फॉर्म हाइड्रा नॉवेल्स अभी तक जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ऐसे ही, और स्टोरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वन सिस्टम शुरू में फुल लेवल पर है और समझ जबरदस्त है। ये कहाँ है? चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों है? मैं हाथ भी नहीं बढ़ा पा रहा। जियाओ यान, जिसे एक बड़े ट्रक से टक्कर लगने के बाद होश आ गया था, ने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे यह नामुमकिन लगा। यहाँ तक कि उनके शरीर में भी समस्याएं आ रही थी। वह पहले से ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे वह अपने भ्रूण अवस्था में वापस आ गया हो, बाहर हाथ फैलाने या अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो। जियाओ यान को बस इतना पता था कि वह अभी गर्म पानी में है। जैसे ही जियाओ यान सोच रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, अचानक उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग, होस्ट, सफल ट्रांसमाइग्रेशन के लिए बधाई। मैक्स लेवल कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम बाउंड हो गया है। ट्रांसमाइग्रेशन सफल रहा, जियाओ यान ने धीरे से कहा। उसके दिल में तुरंत एक अजीब सी लहर उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ट्रक से टकराने के बाद वह सच में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। इसके अलावा वह भ्रूण बन गया था। तभी बाहरी दुनिया की बातचीत ने जियाओ यान के लिए इस बात को कंफर्म कर दिया। यंग मास्टर, निश्चिंत रहें, मैडम का शरीर बिल्कुल ठीक है। ये बुरा आदमी मैडम के लिए एंटीफीटल दवा की कुछ डोज लिख देगा और यंग मास्टर जरूर हेल्दी पैदा होंगे। जियाओ जान ने राहत की सांस ली और बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। मैंने आपको परेशान किया ओल्ड हान। आप बहुत दयालु हैं यंग मास्टर। बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराए और लगन से प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया। किन यूयाओ, जिसके पहले ही 2 बेटे हो चुके थे, इस मामले में काफी अनुभवी थी। उसने अपने हल्के से उभरे हुए पेट के निचले हिस्से को अपने सुनहरे हाथ से धीरे से सहलाया। शुरू में कुछ भी गलत नहीं था, बस ये छोटा सा बच्चा थोड़ा ज्यादा शरारती है। जियाओ जान ने हंसते हुए कहा, अभी भी सावधान रहना बेहतर है। अपनी स्थिति जानकर जियाओ यान का दिल शांत हो गया और उसने तथाकथित मैक्स लेवल कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट समझने के बाद जियाओ यान को पता चला कि यह बात बहुत आसान थी। इसमें कोई फैंसी फंक्शन नहीं थे, इसने बस उसकी समझ को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा दिया। मैक्स लेवल कॉम्प्रिहेंशन क्या कर सकता है? जियाओ यान ने धीरे से कहा और वह सोचने लगा कि फीटल स्टेज में जन्मजात एनर्जी होती है। अगर वह इस समय का सही इस्तेमाल कर पाए तो भविष्य में जो भी करेंगे उसमें आम लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे। जैसे ही उसने ये सोचा, एक पल में जियाओ यान को अचानक लगा जैसे उसने कुछ समझ लिया है, हालांकि यह बहुत साफ नहीं था। नींद की एक तेज लहर ने उसे घेर लिया और जियाओ यान ने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर नहीं किया। आखिरकार वह अभी भ्रूण अवस्था में था और उसे बढ़ने के लिए आराम की जरूरत थी। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर सोया, लेकिन दोबारा जागने पर तरोताजा जियाओ यान को आखिरकार अपने सिस्टम की ताकत समझ में आ गई। इसके लिए उसे कोई काम पूरा करने की जरूरत नहीं थी। इसने बस एक तरफा उसकी समझ को आसमान को मात देने वाले लेवल तक बढ़ा दिया। यहाँ तक कि जिन चीजों को सीखने में एक जीनियस को 10 साल लग सकते हैं, उन्हें सीखने में उसे सिर्फ 1 दिन या उससे भी कम समय लग सकता है। और अगर उसके पास कुछ समझने का दिमाग होता, जिस पर रिसर्च करने में कोई जीनियस दशकों या एक सदी भी लगा सकता है, तो उसे शायद कुछ महीने या कुछ दिन ही लगते। अच्छी और लंबी नींद के बाद जियाओ यान को लगा कि उसे अब साफ पता चल गया है कि अंदरूनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है। अगले आधे महीने तक जियाओ यान जागने के बाद अंदरूनी एनर्जी के इस्तेमाल के बारे में सोचता रहता था और जब उसे थकान महसूस होती तो वह सो जाता था। इस साइकिल को दोहराते हुए जियाओ यान को आखिरकार एक ठोस नतीजा मिला। आपने अपनी असाधारण आत्मा शक्ति से अपने जन्मजात भ्रूण की सांस लेने की स्थिति को महसूस किया। आपको एक एहसास हुआ और आपने जन्मजात भ्रूण सांस लेने की तकनीक बनाई। जियाओ यान को उम्मीद नहीं थी कि यह सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होगा। उसे सच में एक आइडिया आया था और उसने एक भ्रूण के लिए सही कल्टीवेशन टेक्निक बनाई थी। जन्मजात भ्रूण श्वास तकनीक, अपनी जन्मजात ऊर्जा के एक अंश को गाइड के रूप में इस्तेमाल करके मां द्वारा दिए गए पोषक तत्वों को अवशोषित और बदलना ताकि आपकी शारीरिक बनावट मजबूत हो और आपकी बुनियादी योग्यता बढ़े। ध्यान दें, केवल भ्रूण ही विकसित हो सकते हैं। साधना तकनीक का ज्ञान पूरा होने के बाद जियाओ यान ने तुरंत जन्मजात भ्रूण श्वास तकनीक की साधना शुरू कर दी। क्योंकि यह कल्टीवेशन तकनीक फीड्स के लिए थी, इसलिए सिर्फ एक राउंड की कल्टीवेशन के बाद ये तकनीक अपने आप काम करने लगेगी। जियाओ यान लगातार खेती के फायदों का आनंद लेता रहेगा। अंदरूनी एनर्जी लगातार बढ़ रही थी और जियाओ यान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बालों जैसी अनगिनत हल्की एनर्जी की धाराएं बह रही हों। जैसे ही ये हल्की एनर्जी बढ़ी, जियाओ यान को अपनी ताकत में थोड़ी बढ़ोतरी और अपने शरीर में हल्का सा विकास महसूस हुआ। इन फायदों को महसूस करते हुए जियाओ यान, जो लगातार आधे महीने से समझ रहा था, ने ब्रेक लेने और शांति से गहरी नींद में सोने का फैसला किया। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान जन्मजात भ्रूण श्वास तकनीक स्वचालित रूप से काम करती रही, जिसके लिए जियाओ यान को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 महीने से ज्यादा समय बाद, मैडम, आजकल आपकी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ गड़बड़ है क्या? अपनी पत्नी को देखकर, जो 2 आदमियों के खाने के बराबर खाना खा चुकी थी, जियाओ जान थोड़ी परेशान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं था कि जियाओ जान बेवजह चिंता कर रहा था, बात बस इतनी थी कि उसकी पत्नी की भूख सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। असल में वह हर मील में एक बड़े आदमी के 3 दिन का खाना खा रही थी और ये जियाओ फैमिली के किचन से सावधानी से तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजन थे, न कि मोटे अनाज के स्टीम बंस। इससे भी जरूरी बात यह है कि इतना ज्यादा खाने के बावजूद प्रेग्नेंट पेट के थोड़ा बड़ा होने के अलावा उसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा था। किन युवाओं ने चाय का एक घूंट लिया, उसका चेहरा गहरे मां के प्यार से चमक रहा था और उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। हाल ही में ओल्हान ने आकर मेरी जांच की थी और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे की बनावट बहुत अच्छी है और उन्होंने मुझे ज्यादा खाने के लिए भी कहा। ये सुनकर जियाओ जान ने थोड़ा सिर हिलाया, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। ओल्हान मेडिसिन में काफी माहिर थे और बुतान शहर के जाने माने डॉक्टर थे। अफसोस की बात है कि उनमें अल्केमिस्ट की काबिलियत नहीं थी, नहीं तो वह बेशक एक ऐसा अल्केमिस्ट होता जिसे शहर का मालिक भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता। कपल की बातचीत सुनकर जियाओ यान हल्के से मुस्कुराया। भविष्य में इस स्थिति की जरूरत नहीं होगी। आपने आगे कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक का पता लगाया। कई दिनों की साधना और रिसर्च के बाद आपको एक आइडिया आया और आपने कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक वर्जन 2.0 बनाया। जन्मजात भ्रूण श्वास तकनीक वर्जन 2.0 अपनी जन्मजात ऊर्जा के एक अंश को गाइड के रूप में इस्तेमाल करके मां के शरीर के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को डू-ज़ेड-क्यू-ई में अवशोषित और परिष्कृत करें, अपनी शारीरिक संरचना को मजबूत करें और अपनी बुनियादी योग्यता को बढ़ाएं। साथ ही जैसे जैसे डू-ज़ेड-क्यू-ई सर्कुलेट होता है, मां के शरीर पर भी मैरो और मेरिडियंस को साफ करने का ऐसा ही असर होता है, जिससे उसकी बेसिक काबिलियत और फिजिकल बनावट बहुत बढ़ जाती है। ध्यान दें, केवल भ्रूण ही विकसित हो सकते हैं। कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक वर्जन 2.0 को दोबारा पढ़ने के बाद जियाओ यान के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। इस बार उसे 1 महीने से ज्यादा समय लग गया। जियाओ यान ने शुरू में अपने जन्म तक सोने का प्लान बनाया था। हालांकि वह जिस जगह रहता था वह सच में बहुत बोरिंग थी। इसके अलावा क्योंकि वह कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक सीख रहा था, इसलिए इस दुनिया में उसकी मां को कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक से होने वाले डाइजेशन की भरपाई के लिए हर दिन बहुत सारा खाना खाना पड़ता था। जियाओ यान को इस बात का बहुत बुरा लगा। कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक की खेती में मां के शरीर से एनर्जी ली जाती है। पहले से ही बोर हो चुके उन्होंने कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात यह थी कि साधना तकनीक अब मां के शरीर से एनर्जी न ले, बल्कि मां के शरीर के जरिए स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को सोखकर और बेहतर बनाए। इस तरह स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी से चलने वाली खेती की तकनीक से उसकी मां को अब ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, ये सबसे अच्छा होगा अगर उसकी मां को भी कुछ फायदे मिले, जिससे उसकी काबिलियत और शारीरिक बनावट बेहतर हो। हालांकि इस तरह के सुधार का असर 1 या 2 दिन में मुश्किल से ही दिखेगा, लेकिन लंबे समय तक, लगातार सैकड़ों दिनों तक इससे जरूर बड़ा सुधार होगा। रीड ग्रुप 76,53,50,279 रोमांचक प्लॉट चर्चा, सुंदर वॉलपेपर, वो सब कुछ जो आप चाह सकते हैं। 2 मां के गर्भ में अभ्यास करते हुए याओ लाओ चौंक गए। जब खेती के तरीके को कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक 2.0 वर्जन से बदल दिया गया, तो किन युवाओं का शरीर एक छोटे ब्लैक होल में बदल गया, जो लगातार आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को सोख रहा था। हालांकि यह असर बहुत हल्का था और आम लोग इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। फिर भी किन युवाओं के हाथ की पुरानी अंगूठी में छिपे याओ लाओ को बुरी तरह घायल होने के बावजूद बाहरी दुनिया के बारे में एक खास समझ थी। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा एकत्रित हो रही है, क्या हो रहा है? फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अल्केमिस्ट के तौर पर अपने अनुभव के साथ इतनी पास से उन्होंने नेचुरली किन युवाओं में बदलाव को पहचान लिया, जो उसके पेट में पल रहे बच्चे से आ रहा था। कोई सच में गर्भ में खेती कर सकता है? याओ लाओ बहुत हैरान हुआ। हालांकि गर्भ में खेती करना एक मजाकिया बात थी जो किसी जीनियस से बहुत तेज खेती करने पर कही जाती थी, लेकिन सब जानते थे कि यह नामुमकिन है। वह व्यक्ति अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, वह खेती कैसे करेगा? याओ लाओ ने खुद को अलर्ट रखने के लिए उन सभी जादुई शरीरों को देखा जिन्हें वह जानता था, लेकिन उसे ऐसा कोई शरीर नहीं मिला जो स्वर्ग को मात दे सके। ये बच्चा गर्भ में ही खेती कर सकता है, क्या उसमें डूडी की क्षमता हो सकती है? याओ लाओ के मन में एक अजीब विचार आया। आमतौर पर डूजी की स्टेज नींव रखने का एक फेज है, यहाँ खेती की स्पीड मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि नींव कितनी अच्छी बनी है। कुछ जीनियस लोग तो अपनी सफलता को दबा भी देते हैं। इस बच्चे ने गर्भ में ही साधना शुरू कर दी थी, इसलिए जन्म के समय उसकी नींव उन बच्चों से कई गुना ज्यादा मजबूत थी जिन्होंने 5 या 6 साल की उम्र में साधना शुरू कर दी थी। ऐसा टैलेंट बहुत ज्यादा कहा जा सकता है।
याओ लाओ का सोया हुआ दिल एक बार फिर जल उठा, लेकिन वह भी बहुत कमजोर था और अपने प्लान को अमल में लाने से पहले वह बस इस बेमिसाल जीनियस के जन्म का इंतजार कर सकता था। कुछ समय तक इस दुनिया में रहने के बाद ज़ियाओ यान ने भी अपने आसपास की बातचीत के टुकड़ों से इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। हालांकि उसे यह समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन जिस परिवार से वह जुड़ा था उसे समझने के बाद ज़ियाओ यान सच में हैरान रह गया। जिस जगह पर वह गया था वह एक काल्पनिक दुनिया थी, और ये दुनिया कोई और नहीं बल्कि फाइटिंग क्यूबी कॉन्टिनेंट थी, जिससे वह काफी हद तक परिचित था। वह इस दुनिया का हीरो भी बन गया था। ये जानकारी जानने के बाद ज़ियाओ यान पूरे 2.5 मिनट तक हैरान रहा। जिस दुनिया में वह था उसे समझने के बाद ज़ियाओ यान की आसमान को मात देने वाली समझ को तुरंत इस्तेमाल करने की दिशा मिल गई। पहले क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह किस तरह की दुनिया में है। हालांकि ज़ियाओ यान के मन में कई अजीब विचार थे, लेकिन कोई ठोस सहारा नहीं था। आखिरकार वे आइडिया बहुत डरावने थे और ज़ियाओ यान को नहीं पता था कि वह उन्हें समझकर हासिल कर पाएगा या नहीं, या इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि वह फाइटिंग क्यूबी कॉन्टिनेंट पर है, तो ज़ियाओ यान को एक साफ दिशा मिल गई थी। इस कंजेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक 2.0 का असर डू ज़ेड क्यूबी के कुछ असर को मिलाकर बनाया गया था। ज़ियाओ यान को बेशक ये नहीं पता था कि डूज़ीकी को कैसे तैयार किया गया था। हालांकि वह डूज़ीकी के सबसे बुनियादी असर को जानता था, ठीक वैसे ही जैसे वह ज़ियानिटिन के फायदों को जानता था। अपनी आसमान को मात देने वाली समझ के आशीर्वाद से ज़ियाओ यान ने लगभग एक जैसे असर को समझने में लगभग 1 महीना लगाया। डूज़ीकी एक बहुत ही कोमल एनर्जी है। इसका मुख्य काम मेरिडियन को गर्म करना, नसों को बनाना और एक ठोस नींव रखना है। सिर्फ एक अच्छी नींव रखकर ही मेरिडियन के टूटने और मौत की दुखद घटना से बचा जा सकता है, क्योंकि मेरिडियन तेजी से बढ़ते डाउ जी के असर को झेल नहीं पाते। डू ज़ेड क्यू स्टेज को पार करने के बाद डू ज़ेड क्यू के फायदों का फिर से मजा ले पाना मां के लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। अपनी पहचान जानने के बाद ज़ियाओ यान जानता था कि इस जीवन में उसकी मां और दादा दोनों की उम्र बहुत कम होगी। हर दिन जरूरी नींद के अलावा ज़ियाओ यान ने खुद को खेती की पढ़ाई में लगा दिया। वह भी दादा शियाओलिन के दुश्मनों का मामला नहीं सुलझा सकता था, इसलिए वह पहले अपनी मां की शारीरिक हालत को जितना हो सके उतना मजबूत बनाने का तरीका ढूंढ सकता था। हालांकि यह कॉन्जेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक 2.0 वर्जन अच्छा था, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से उनकी जरूरतों के लिए कुछ कम था। हालांकि खेती के इस 2.0 वर्जन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना काफी मुश्किल होगा, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे खेती का कोई अनुभव नहीं है। ज़ियाओ यान दी ब्लू स्टार से था, उसने कई नॉवेल पढ़े थे, लेकिन उसकी पर्सनल साधना ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद ही शुरू हुई और उसने कॉन्जेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक बनाने के लिए अपनी स्वर को चुनौती देने वाली समझ पर भरोसा किया। इसके बाद उन्होंने कुछ डू ज़ेड क्यू इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके कॉन्जेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक को वर्जन 2.0 में अपग्रेड किया। उसके बाद ज़ियाओ यान के दिमाग में आगे बढ़ने के लिए कोई बारीक ज्ञान नहीं था। वह लगातार तरक्की के लिए लगभग पूरी तरह से अपनी आसमान को मात देने वाली समझ पर निर्भर था। एक चालाक गृहिणी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती, ज़ियाओ यान की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया। पूरे 3 महीने बाद आपने कॉन्जेनिटल फीटल ब्रीदिंग टेक्निक 2.0 वर्जन के आधार पर आगे का अनुमान लगाया। कई दिनों की साधना और रिसर्च के बाद आपने ज़ियनटिन प्रिमोडियल केस क्यूई टेक्निक को समझा और बनाया। ज़ियनटिन प्रिमोडियल केस क्यूई टेक्निक अपनी जन्मजात ज़ियनटिन क्यूई को ली की तरह इस्तेमाल करके ये लगातार पोषण और मजबूती देता है। मां को स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और बेहतर बनाने में गाइड करता है। मां और बच्चे दोनों के शारीरिक गुणों को मजबूत करता है, किसी की बुनियादी काबिलियत को बढ़ाता है और पहले से ही डू ज़ेड क्यूई को साधना शुरू करता है। जैसे जैसे ज़ियनटिन क्यूई में लगातार सुधार होगा, मां के मेरिडियन की सफाई और नैरो रिफाइनिंग का असर लगातार बढ़ेगा और तकनीक के कच्चा असर भी बढ़ेगा। ध्यान दें, सिर्फ ज्यादा मैच्योर भ्रूण ही बढ़ सकते हैं। खेती के उस तरीके को देखकर जिसका नाम बदल गया था, ज़ियाओ यान को पता था कि इन 3 महीनों में उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। शियाटिन क्यूई के पोषण और समय के साथ उसके शरीर में पहले से ही मेरिडियन बन गए थे, जिससे वह डू ज़ेड क्यूई की साधना शुरू कर सका। लेकिन अकेले खेती करने का क्या मतलब था? अपनी गर्भवती मां को साथ मिलकर खेती करने के लिए प्रेरित करना, यही वह प्रभाव था जो एक शक्तिशाली भ्रूण खेती पद्धति का होना चाहिए। हालांकि ज़ियाओ यान ये भी जानता था कि उसकी भ्रूण संवर्धन विधि समझ के चरम पर पहुंच गई थी। ऐसा नहीं था कि उसकी आसमान को मात देने वाली समझ नकली थी, लेकिन समय कम था। जब तक ज़ियाओ यान को खेती का नया तरीका समझ में आया, तब तक शायद उसका जन्म हो चुका होगा। भ्रूण संवर्धन के तरीकों पर आगे की गहरी रिसर्च का अब ज्यादा महत्व नहीं रहा। आखिरकार ज़ियाओ यान के मन में साधना का ज्ञान सच में सीमित था और साधना के इस तीसरे तरीके ने ज़ियाओ यान को पहले ही तनाव में डाल दिया था। इस पहले से ही बहुत शक्तिशाली खेती के तरीके को कम समय में और आगे बढ़ाना तो दूर की बात है। जैसे ही ज़ियाओ यान ने ज़ियनटिन प्रिमोडियल केस क्यूई टेक्निक की साधना शुरू की, बेटी तो मैडम घटना के बाद ज़ियाओ परिवार में एक और अजीब घटना दिखाई दी। किन युयाओ की डू मास्टर लेवल की ताकत तेजी से बढ़ने लगी और वह जल्दी ही अपने पति शियाओ झान से आगे निकल गई और उसकी साधना की स्पीड भी बढ़ रही थी। इस मामले के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, सिर्फ किन युयाओ, शियाओ झान और शियाओलिन को ही पता था। लेकिन ज़ियाओलिन इस पर जोर से हंसा, मेरे पोते की बॉडी जरूर बहुत अच्छी होगी, इसीलिए तुम्हें युयाओ को भी फायदा हो रहा है। ये पूरी तरह से हमारे ज़ियाओ परिवार का आशीर्वाद है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बेफिक्र रहो और उसके पैदा होने का इंतजार करो। 3 लड़ने की भावना, तीसरा चरण। महीनों बाद थप्पड़, नए जन्मे शियाओ यान को जोरदार चोट लगी। ज़ियाओ यान इस झटके से हैरान रह गया और दोबारा चोट लगने से बचने के लिए वह कुछ बार बेबस होकर रोया। मैडम, यह एक लड़का है। ज़ियाओ यान को साफ करने के बाद दाई ने उसे किन युयाओ के पास रख दिया। अपने बच्चे को देखकर किन युयाओ प्रसव के कारण थकी होने के बावजूद अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराई। ये छोटा सा साथी बहुत प्यारा है, बहुत जीवंत है, अपने 2 बड़े भाइयों की तुलना में बहुत मजबूत है। उसके पास खड़ी 2 नौकरानियों ने कहा, युवा मालिक मोटा है और बहुत प्यारा दिखता है। मुझे लगता है कि जब वह बड़ा होगा तो वह ज़ियाओ परिवार का एक और जीनियस बनेगा। जीनियस। ज़ियाओ यान को हंसी आ गई। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कितना जीनियस हूं। एल्डियाओ, जो कई महीनों से चुप थे, अब अपनी आत्मा की शक्ति को बाहर निकालकर देखने लगे। इस समझ ने उन्हें सच में चौंका दिया। 2 ज़ेड क्यू 3 हिस्से। कुछ ही महीनों में एक भ्रूण जो कभी भी डू ज़ेड क्यू खेती के तरीकों के संपर्क में नहीं आया था, असल में डू ज़ेड क्यू के तीसरे हिस्से तक बढ़ गया था। अगर कोई टैलेंटेड बच्चा भी डूजी की साधना के तरीकों में माहिर हो जाए, तो भी उसे उस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 1 साल लगेगा। ये सोचना मुश्किल है कि अगर यह बच्चा पहले डूजी की साधना के तरीके सीख पाता तो उसमें कितनी भयानक साधना प्रतिभा दिखती। आखिरकार जब वह छोटा था तब उसने किसी भी टेक्निक में महारत हासिल नहीं की थी। ये पूरी तरह से उसके शरीर पर आधारित था। एल्डियाओ को लगा कि इस जीनियस के डूजी से मिलने वाले पोषण पर भरोसा करके उनकी सोल पावर के अपने पीक पर वापस आने की बहुत ज्यादा संभावना थी। तब तक इस दूर दराज के इलाके में वह और उनके शिष्य अपनी मर्जी से घूम सकते थे। भविष्य के लिए बड़े सपने देखते हुए एल्डियाओ एक बार फिर गहरी नींद में सो गए। अगली बार जब वे जागे तो उनके होने वाले शिष्य ने एक डू क्यू साइक्लोन बनाया। कमरा साफ होने के बाद ज़ियाओलिन और ज़ियाओ ज़ान एक के बाद एक अंदर आए। गोरा और मोटा बच्चा देखकर दोनों बहुत खुश हुए। जैसे ही सब लोग बहुत खुश थे, स्टीवर्ट मोड़ दौड़कर अंदर आया। पादरी, बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी मैडम के नए जन्मे बच्चे को देखने की जिद कर रहा है। यह आदमी कमजोर नहीं है। हवेली के गेट पर गार्ड उसके कपड़ों को छू भी नहीं सके। ज़ियाओ झान ने गुस्से से कहा, हमारे ज़ियाओ परिवार के लिए परेशानी पैदा करने का इतना दुस्साहस कौन कर रहा है? ज़ियाओलिन ने गुस्से वाले ज़ियाओ झान की तुलना में ज्यादा शांत होकर कहा, बच्चा कुछ ही समय पहले पैदा हुआ है। हमारे ज़ियाओ परिवार में कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे पता चला? ज़ियाओ झान भी शांत हो गया। हाँ, इस बाहरी आदमी को कैसे पता चला? ज़ियाओलिन ने गहरी आवाज में कहा, कृपया उसे अंदर बुलाएं। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। अचानक कमरे के बाहर से एक आवाज आई। आवाज के गिरते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में आ गया। अधेड़ उम्र का आदमी लगभग 40 साल का लग रहा था, आम लग रहा था। उसने सादे लिनन के कपड़े पहने थे, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिससे लोग थोड़ा आराम महसूस कर रहे थे और उसकी शांत नजर लोगों के दिलों में झांक रही थी। इस आम अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर ज़ियाओलिन, जो पहले से ही डूकिन था, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आया। एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने इस व्यक्ति की शक्ल पर ध्यान भी नहीं दिया था। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, सर? और मेरे ज़ियाओ परिवार के साथ आपका क्या रिश्ता है? ज़ियाओलिन ने सम्मानपूर्वक पूछा। गु युआन ने ज़ियाओलिन की तरफ देखा। मौजूदा ज़ियाओ कबीले के लिए डूकिन की ताकत बुरी नहीं थी। गु युआन ने हल्के से कहा, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, ये जानकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरे कभी ज़ियाओ कबीले से पुराने रिश्ते थे। मैंने सुना कि ज़ियाओ कबीले के मुखिया के यहाँ आज एक पोता पैदा हुआ है, इसलिए मैं उसे देखने आया था। ज़ियाओ परिवार के साथ पुराने संबंध। ज़ियाओलिन ज़ियाओ परिवार का एक बुजुर्ग था, लेकिन उसे इस व्यक्ति का बिल्कुल भी आभास नहीं था। लेकिन ज़ियाओलिन ने ज्यादा नहीं सोचा और अपने बगल में खड़ी नौकरानी की तरफ देखा और उसे कहा कि वह बच्चे को गु युआन को दे दे ताकि वह उसे देख सके। बच्चे को लेते हुए गु युआन को रोक नहीं सका और धीरे से हम कहा, चूंकि उसके पास पहले से ही डू ज़ेड क्यू साधना के 3 खंड हैं, तो क्या ये हो सकता है? डू ज़ेड क्यू साधना के 3 हिस्से। गु युआन की बातें सुनकर कमरे में मौजूद लोग नए जन्मे युवा गुरु
को हैरानी से देखने लगे। जियाओ जान और दूसरे लोग बच्चे की खास बनावट देखकर हैरान थे। उसे जन्म के तुरंत बाद ही दूसरों की साल या 6 महीने की मेहनत का नतीजा मिल गया था। दूसरी ओर जियाओ लिन के विचार गहरे थे। दूजी की अपने शुरुआती स्टेज में अस्पष्ट और कमजोर दूजी की उतार चढ़ाव लोगों के लिए पता लगाना मुश्किल था। इसलिए अगर कोई जांच के लिए दूजी की या टेस्टिंग स्टोन का इस्तेमाल नहीं करता तो आमतौर पर यह ठीक से पता लगाना मुश्किल होता था कि उसका मालिक कितने सेगमेंट तक पहुंचा है। ये व्यक्ति एक नजर में बता सकता था कि बच्चे में दूजी की साधना के 3 हिस्से थे। उसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा थी। गहरी गोल आंखों से जियाओ यान ने अपने ससुर को देखा जो उसे अपनी पत्नी देगा। अचानक जियाओ यान ने भौहें चढ़ाईं। उसका छोटा सा चेहरा कड़वा हो गया। क्या मुझे देखकर भी तुम खुश नहीं हो? गु युआन भी पिता बनने वाला था। अपनी गोद में प्यारे बच्चे को देखकर उसने अपना हाथ उठाया और उसके गोल मटोल गाल पर चुटकी काटी। अरे नहीं, मैं इसे रोक नहीं सकता। जियाओ यान की भौहें ढीली पड़ गईं और तुरंत बाढ़ आ गई। एक तेज धार को अपने ऊपर आते देखकर गु युआन जो इतने सालों से जी रहा था भी थोड़ा हैरान हुआ। जब कमरे में पानी टपकने की आवाज गूंजी तो जियाओ लिन को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ है और उसने जल्दी से नौकरानी से युवा मालिक को ले जाने के लिए कहा। माफी मांगते हुए कहा, बच्चा नासमझ है, कृपया उसे दोष न दें सर। गु युआन ने अपने लिनन के कपड़ों पर बड़े गीले धब्बे को देखा और खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। एक 9 स्टार डूशिंग होने के नाते वह जाहिर है कि अपना गुस्सा किसी नए जन्मे बच्चे पर नहीं निकालेगा। उन्होंने बच्चे को ध्यान से देखा और सोचा, जैसा कि उस व्यक्ति के वंशज से उम्मीद थी, मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में निश्चित रूप से महाद्वीप पर अपना नाम बनाएगा। गु युआन ने हाथ हिलाते हुए मेन टॉपिक उठाया। हाल ही में मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मुझे डर है कि मेरे अपने बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। मैं उसे कुछ समय के लिए जियाओ कबीले में पालने की उम्मीद करता हूं। जियाओ लिन को थोड़ा अजीब लगा। ये दूसरी बार था जब इस अधेड़ उम्र के आदमी ने उन्हें जियाओ क्लैन कहा था। हालांकि शियाओ परिवार के सभी सदस्यों का सरनेम शियाओ था, लेकिन शियाओ कबीला नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा था और वुतान शहर में उनके मौजूदा परिवार से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। दूसरी अजीब बात यह थी कि अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत के बावजूद क्या उसे अभी डर लगेगा कि उसके बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। शायद पहला वाला तो बस एक बहाना था और असली मकसद तो जियाओ फैमिली में बच्चे को पालना पोसना था। किन युआओ धीरे से उठी और उस अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, आप निश्चिंत रहें सर, जब तक शियाओ परिवार रहेगा आपके बच्चे को जरा भी परेशानी नहीं होगी। जियाओ परिवार के युवा मालिक की पत्नी बनने के लिए किन युआओ ऐसी कोई नहीं थी जिसे बड़ी तस्वीर की समझ की कमी थी। इस व्यक्ति की ताकत असाधारण थी और वह सिर्फ एक बच्चे को पालने के लिए जियाओ परिवार में आया था। उसका उद्देश्य चाहे जो भी हो, इस अनुरोध को पूरा करने से शायद कोई लाभ न हो, लेकिन इससे निश्चित रूप से कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये तो बस एक बच्चे की देखभाल करना था। शियाओ परिवार के लिए तो ये कुछ भी नहीं था। गु युआन ने उस महिला की ओर देखा जिसका चेहरा बच्चे के जन्म के कारण पीला पड़ गया था और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 4 जीनियस ट्रीटमेंट। गु युआन का तोहफा उसके बैकग्राउंड और उम्र को देखते हुए डू लिन के पीक तक पहुंचने के लिए वो शायद ज्यादा समय में डू1 तक पहुंच जाएगी। टैलेंट का ये लेवल तो जियाओ लिन से भी ऊपर था। आप ज्यादातर औरतों से अलग काफी समझदार हैं। गु युआन ने तारीफ में थोड़ा सिर हिलाया। मैं आपकी जियाओ फैमिली को अपनी बेटी की देखभाल बिना किसी फायदे के नहीं करने दूंगी। ये कहते हुए गु युआन ने आराम से एक्वामी लाइट की 2 धाराएं छोड़ी जो बिस्तर के पास गिरी। रोशनी कम हो गई और किन युआओ और बाकी सभी के सामने 2 बहुत सुंदर सजावटी स्क्रॉल दिखाई दिए। गु युआन ने कहा, मैं आज जल्दी में आया था और कोई गिफ्ट नहीं लाया। ये कल्टीवेशन मेथड और डू टेक्निक एक तरफ आपके जियाओ क्लैन में एक जीनियस के जन्म का जश्न मनाने के लिए है और दूसरी तरफ मेरी बेटी की देखभाल करने का इनाम है। जियाओ लिन प्यार से धन्यवाद देने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसके शब्द निकले वह आदमी उसकी नजरों से ओझल हो गया। इस लेवल की ताकत देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जियाओ लिन के शांत होने के बाद वह और उसका बेटा जियाओ जान बिस्तर की ओर गए और अपनी बहू से कहा, युआओ पहले उस कल्टीवेशन मेथड और डू टेक्निक को देखो। किन युआओ ने थोड़ा सा हिलाया, साधना का तरीका खोला और जल्दी से उस पर नजर डाली और तुरंत बहुत हैरान हो गई। फिर उसने डू टेक्निक को देखा और कहा, ये असल में एडवांस डी साधना के तरीके और डू टेक्निक है। क्या भले ही वह 50 पार कर चुका था और उसमें बहुत ज्यादा शांत स्वभाव था, लेकिन इस समय जियाओ लिन अपना आपा को बैठा। जियामा साम्राज्य में निम्न श्रेणी के डी साधना के तरीके और डू तकनीकें थी या नहीं, ये बहस का विषय था। फिर भी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उन्हें 2 उन्नत डी साधना के तरीके और डू तकनीकें आसानी से दे दी थी। खास बात यह थी कि वे एक सेट थे, इसलिए उनकी वैल्यू खेती के तरीकों और डू टेक्निक के 2 रैंडम स्क्रॉल से कहीं ज्यादा थी। जियाओ लिन ने तुरंत खुद को संभाला। कमरे में नौकरानियों और बटलर को बहुत सख्त नजर से देखा। आज जो हुआ उसके बारे में कोई भी लापरवाही से बात नहीं करेगा। अगर मुझे बाहर फुसफुसाहट भी सुनाई दी। आज ही अपने पोते के जन्म के कारण जियाओ लिन कुछ ज्यादा बुरा नहीं कहना चाहता था, लेकिन कोई भी उसके लहजे से आज रात की घटनाओं की गंभीरता का अंदाजा लगा सकता था। जियाओ लिन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बहू को कहा, ये साधना के तरीके और डू टेक्निक तुम्हें उस मिस्टर ने साफ-साफ बताए थे, इसलिए तुम्हें इन्हें साधना चाहिए। लेकिन तुम्हें इन्हें किसी और को नहीं सिखाना चाहिए, यहाँ तक कि जान ए को भी नहीं, तुम उसे ये नहीं दिखा सकती। किन युआओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह समझदार थी और अपने पिता का मतलब समझती थी। डी रैंक खेती के तरीके और डू टेक्निक बहुत कीमती थे। अगर बात फैल गई तो यह जियाओ परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसके अलावा उस अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत काफी थी। कौन जानता था कि उसका स्वभाव कैसा था। अगर वह नाराज हो जाता तो नतीजा पहले से भी बुरा हो सकता था। जियाओ यान भी गु युआन की दी हुई चीजों से थोड़ा हैरान था। उस आदमी ने पत्नी का इंतजाम करने के अलावा और कुछ नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके आने से तितली के पंख पहले ही चुपचाप फड़फड़ाने लगे थे। अगर उसने खुद खेती के तरीके नहीं बनाए होते और अपनी मां की प्रतिभा को नहीं बढ़ाया होता तो गु युआन को डी रैंक खेती के तरीके और डू टेक्निक देने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। खासकर उसकी मां की अभी की ताकत जो सच में जियाओ यान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। कुछ दिन पहले समुद्री अर्चिन के आकार के डू जिंक युद्ध क्रिस्टल के 9 स्पाइक्स अब पीछे हट गए थे, जो साफ तौर पर डूलिंग के शिखर तक पहुंच रहे थे। जियाओ परिवार के साधना के तरीकों से वे असल में लगभग 30 साल के एक बेहतरीन डूलिंग एक्सपर्ट की खेती कर सकते थे। इस जियामा एम्पायर में इसे पहले से ही एक बहुत ही भयानक जीनियस माना जा सकता है। अगर वह बीच में नहीं मरती तो बड़े होने के बाद जियाओ परिवार में शायद डू1 लेवल का एक्सपर्ट पैदा होता। ये सिर्फ टैलेंट पर आधारित एक प्योर कैलकुलेशन था। अगर कोई अपने ससुर गु युआन से मिले एडवांस डी रैंक कल्टीवेशन मेथड और डू टेक्निक रिसोर्स पर भी विचार करे तो जियाओ यान को लगा कि उसकी मां के मौजूदा टैलेंट के साथ डू जोंग बनना भी बहुत मुमकिन है। जैसे ही उसने सोचा कि उसने अपने जन्म के समय ही जियाओ परिवार को किस्मत को चुनौती देने की इजाजत दे दी थी, जियाओ यान बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। एक डू जोंग जिसके पास एडवांस डी रैंक कॉम्बैट स्किल है, वह इस जियामा एम्पायर में एक अजय अस्तित्व होगा। हालांकि जियाओ यान जिसे जन्म से पहले लंबे समय तक सताया गया था, जल्द ही थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा। जियाओ यान ने प्लान किया कि जागने के बाद वह जल्दी से डू जी को तुरंत बढ़ाने का तरीका फिर से समझ लेगा और अपना फायदा बढ़ाता रहेगा। जियाओ यान के जन्म से वुतान शहर में सनसनी फैल गई। जन्मजात 3 स्टेज वाली डू जी वुतान शहर में परिवारों के कई शिष्य 1.5 साल तक साधना करने के बाद भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर भी इस छोटे से लड़के जियाओ यान में जन्म से ही बहुत ताकत थी। हर कोई शक किए बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने सच में अपनी मां के गर्भ में ही खेती करना शुरू कर दिया हो? बेशक लोगों ने इस बारे में सिर्फ दिल से सोचने की हिम्मत की, लेकिन बोलकर उन्होंने जियाओ फैमिली को एक जीनियस के जन्म पर बधाई दी, जो बेशक भविष्य में पुराने फैमिली हेड से कम डू1 एक्सपर्ट नहीं बनेगा। 1 महीने बाद जियाओ परिवार ने जियाओ यान के लिए एक बड़ी पूर्णिमा दावत रखी। जियाओ यान को पूर्णिमा की दावत से कोई खुशी नहीं हुई। असल में अस्त व्यस्त शोर से उसके सिर में दर्द हो गया। ये ज्ञान के लिए उनके पिछले माहौल से एक अलग दुनिया थी। वह आराम से अपने गले में लटकी पुरानी अंगूठी से खेल रहा था, जिससे उसका डिप्रेशन कुछ कम हो गया। उसके असाधारण टैलेंट के कारण उसकी मां ने समय से पहले ही ओल्ड याओ की आत्मा वाली अंगूठी उसके गले में लटका दी थी। मुझे आश्चर्य है कि मैं किस उम्र में ओल्ड याओ को पुनर्जीवित कर पाऊंगा। जियाओ यान ने चुपचाप सोचा। ओल्ड याओ को फिर से जिंदा करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी थी। पहला, उसे डू प्रैक्टिशनर लेवल तक पहुंचना था और दूसरा, ओल्ड याओ 3 साल तक डू जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही कुछ ताकत वापस पा सकेगा और दिखाई देगा। जियाओ यान को पता था कि ओल्ड याओ 3 साल की प्रक्रिया के दौरान असल में होश में थे। डू जी को 3 साल तक अपने अंदर समाहित करने के बाद आने का इंतजार सिर्फ कुछ ताकत पाने के लिए था, ताकि अगर उसका सामना हॉल ऑफ सोल से किसी से हो तो उसके पास उनसे निपटने की ताकत हो। थोड़ी देर दिखाने के बाद और अपने छोटे से बिस्तर पर लौटने के बाद जियाओ यान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज्ञान पाना जारी रखा। एक जीनियस के तौर पर जन्मे उनकी मां अक्सर उनसे डू जी की खेती के बारे में बात करती थी और उन्हें बड़ा होकर एक मजबूत इंसान बनने के लिए कहती थी। सही साधना का ज्ञान होने पर जियाओ यान की आसमान को मात देने वाली समझ ने उसके फायदों का पूरा फायदा उठाया। डू जी की साधना के पारंपरिक तरीके में मुझे बनाना और ध्यान करना जरूरी था, जिससे व्यक्ति साधना पर ध्यान लगा सके और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को गाइड कर सके। अब जियाओ यान को जिस चीज से निपटना था वह थी खेती की मुद्रा का मुद्दा। ध्यान करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कभी भी लेटकर साष्टांग प्रणाम करके या खड़े होकर साधना कर सकता है। हालांकि ये सफलता जियाओ यान की उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित हुई।
ये जानना जरूरी है कि फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में बड़े पैमाने पर प्रचलित डू-जेड क्यूई खेती का तरीका पुराने डू सम्राटों द्वारा रिसर्च किए गए डू-जेड क्यूई स्टेज के लिए सबसे अच्छा खेती का तरीका था, इसलिए इसे पूरे फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में हर जगह इस्तेमाल किया जा सका। अब ज़ियाओ यान के लिए डू सम्राट के बनाए खेती के तरीके को बदलना कितना मुश्किल था, ये सोचा जा सकता था। कई महीने बाद ज़ियाओ यान को एक बार फिर डू-जेड क्यूई खेती का ज्ञान दिया गया और उसने डू-जेड क्यूई खेती के तरीके में पूरी तरह महारत हासिल कर ली। साथ ही इस दौरान ज़ियाओ परिवार के कई सदस्यों को खेती करते हुए देखा। इतनी सारी जानकारी के साथ ज़ियाओ यान की ज्ञान की गति काफी तेज हो गई और आखिरकार उसने एक सफलता हासिल कर ली। आपने डू-जेड क्यूई कल्टीवेशन मेथड से निष्कर्ष निकाला और कई दिनों की रिसर्च के बाद आपको ज्ञान मिला। आपने डू क्यूई ब्रीदिंग टेक्निक को समझ लिया। 5 स्वर्गीय समझ के खिलाफ डूडी द्वारा बनाई गई साधना पद्धति को अपग्रेड करें। डूजी की ब्रीदिंग टेक्निक से हर सांस के साथ दुनिया की एनर्जी अंदर आती है। इसे बहुत ज्यादा शुद्ध डूजी की में बदला जाता है। मेरिडियन को पोषण मिलता है, हड्डियों को मजबूत किया जाता है और नींव को मजबूत किया जाता है। कोई भी व्यक्ति कैसे भी चले, सांस लेना ऐसी चीज है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। सिस्टम मैसेज पढ़ने के बाद ज़ियाओ यान का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। डूजी की यह ब्रीदिंग टेक्निक सच में उस साधना के तरीके पर खरी उतरी जिसे समझने में उन्होंने कई महीने लगाए थे। इस तरीके से न सिर्फ खास साधना आसनों की जरूरत खत्म हो गई, बल्कि एक खास नजरिए से इसकी साधना की स्पीड भी असल में दोगुनी हो गई। सबसे ज्यादा फोकस जीनियस को भी रोज के काम करने की जरूरत होगी, लेकिन सांस लेना अलग बात है। चाहे कोई भी गड़बड़ी हो, सांस को रोका नहीं जा सकता। इस बार ज़ियाओ यान की इतनी ज्यादा समझ पूरी तरह से एक कल्टीवेशन मेथड को बदलने की वजह से थी, जिसे डूडी मेटल एम्परर के पावर हाउस ने अपडेट किया था और दोहराया था और उसने इसे काफी अपग्रेड भी किया था। इससे कोई भी मैक्स लेवल कॉम्प्रिहेंशन के स्वर्ग को चुनौती देने वाले नेचर को भी देख सकता है। आखिरकार कुछ महीने एक डूडी युद्ध सम्राट के लिए पलक झपकने के बराबर थे, फिर भी किसी भी डूडी युद्ध सम्राट ने कभी भी डू-जेड क्यूई साधना के तरीके को इतनी अच्छी तरह से नहीं बदला था। डूजी की ब्रीदिंग टेक्निक को समझने के बाद ज़ियाओ यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत साधना शुरू कर दी। पहली बार डूजी की ब्रीदिंग टेक्निक की साधना करते हुए ज़ियाओ यान बहुत ज्यादा फोकस्ड और सीरियस था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने मन को शांत किया और धीरे-धीरे सांस लेना शुरू कर दिया। एक पल बाद ज़ियाओ यान की छाती ऊपर नीचे हुई और उसकी सांसों का एक परफेक्ट साइकिल बन गया। एक हल्की सफेद हवा ज़ियाओ यान के मुंह और नाक से उसके शरीर में घुसी, जिससे उसकी हड्डियों और मेरिडियन को पोषण मिला। दुनिया की एनर्जी को शुद्ध डूजी की में बदल दिया गया, जिससे एक गर्म और नमी वाला एहसास हुआ, जैसे ठंडी झील पर चमकता हुआ शुरुआती बसंत का सूरज और धीरे-धीरे गर्मी का एहसास फैल रहा था। जैसे ही ज़ियाओ यान ने स्थिर होकर सांस ली, उसकी हड्डियां, मेरिडियन और सेल्स मजबूत हो गए। जैसे-जैसे ज़ियाओ यान की सांसें गहरी होती गईं, हल्की सफेद हवा का बहाव भी तेज होता गया। ज़ियाओ यान ने अपनी मां के पेट में कई दिनों तक साधना की थी और न सिर्फ 3 स्टेज वाले डूजी की लेवल तक पहुंचा था, बल्कि उसकी काबिलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जंग के बाद भले ही ज़ियाओ यान ने एक्टिवली खेती नहीं की, फिर भी उसकी ताकत धीरे-धीरे बढ़ती गई। अब डूजी की ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाते हुए और दुनिया की एनर्जी को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हुए ज़ियाओ यान का 3 स्टेज वाला डूजी की दायरा तुरंत आगे बढ़ने लगा। बहुत सारी वर्ल्ड एनर्जी अंदर खींची गई और हवा से हल्की सफेद एनर्जी की धारें रिसने लगी, फिर लगातार ज़ियाओ यान के शरीर में घुस गईं। जैसे ही ज़ियाओ यान आगे बढ़ रहा था, उसके पहले जन्मदिन पर आए मेहमान और ज़ियाओ परिवार के सदस्य एक बार फिर चौंक गए। हालांकि कमरे में सभी लोग भूटान शहर के जाने-माने लोग थे, लेकिन इस समय वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ज़ियाओ यान जैसी स्थिति से हर कोई अच्छी तरह परिचित था। एक सफलता, डू-जेड क्यूई स्टेज में एक सफलता। हालांकि ये सफलताएं आमतौर पर उनके परिवारों के युवा पुरुषों और महिलाओं में होती थी। 1 साल का बच्चा, हालांकि इन परिवार के मुखियाओं ने खूब यात्रा की थी और उन्हें अनुभव भी था, लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था और उनमें से हर कोई बहुत हैरान था। ये जानना जरूरी है कि जब ज़ियाओ यान पैदा हुआ था, तब वह पहले से ही 3 स्टेज वाले डूजी की में था। एक और ब्रेकथ्रू, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह 4 स्टेज डूजी की में था? 1 साल का बच्चा, 4 स्टेज का डूजी की, कौन जानता है कि यह छोटा बच्चा भविष्य में कैसा जीनियस बनेगा? यह अफसोस की बात थी कि इस छोटे लड़के की सगाई पहले ही नालान परिवार से हो चुकी थी, जो जियामा साम्राज्य के 3 बड़े परिवारों में से एक था। नहीं तो अलग-अलग परिवार के मुखिया जरूर अपनी बेटियों को आगे बढ़ा देते। भूटान शहर के परिवार के मुखियाओं की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ओल्ड हान, जिसकी पुरानी अंगूठी ज़ियाओ यान के गले में लटकी हुई थी, इस समय पूरी तरह से डर गया था। शुरू में यह महसूस करने के बाद कि ज़ियाओ यान ने जंग के बाद गढ़ में जितनी मेहनत की थी, उतनी मेहनत नहीं की थी, ओल्ड हान ने एक लंबी झपकी लेने का प्लान बनाया था। लेकिन ज़ियाओ यान की तेजी से फिर से सफलता, 4 स्टेज वाला डूजी की छोटा सा बंदा बनना सच में उसे बहुत हैरान कर गया। ओल्ड हान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि गढ़ में स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऑटोमेटिक खेती कुछ समय की सुस्ती के बाद फिर से शुरू हो गई थी। एक बच्चा जो हर समय स्वचालित रूप से डू-जेड क्यूई की खेती करता था, बूढ़े हान को इसके बारे में सोचकर ही डर लगता था। आम लोगों को डू प्रैक्टिशनर बनने में 10 साल से ज्यादा लगते थे, ज़ियाओ यान को ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल लगते थे। असल में ज़ियाओ यान की डूजी को समझने की जीनियस स्पीड को देखते हुए इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल लगेंगे। 4 या 5 साल के दाव प्रैक्टिशनर को जब तक कि उसे 7वीं या 8वीं क्लास की दवा की गोली से खास पोषण न मिला हो, ऐसी बढ़त नहीं मिल सकती। हालांकि उस लेवल की दवा वाली गोलियां मौजूदा ज़ियाओ परिवार के लिए सिर्फ एक सपना थी। सिर्फ अपने शरीर से साधना करके इतनी स्पीड पाना कॉन्टिनेंट के नंबर 1 अल्केमिस्ट ओल्ड हान ने भी कभी नहीं सुना था। भूटान शहर के कई परिवार जो ज़ियाओ यान का पहला जन्मदिन मनाने आए थे, जाहिर है तारीफ किए बिना नहीं रह सके। काफी देर बाद ज़ियाओ यान को किन्युओ बच्चों के लिए एक जरूरी पारिवारिक रस्म जुआ जो पहले जन्मदिन पर सामान उठाना के लिए सामने वाले हॉल में ले गई। ज़ियाओ लिन, एक डू किंग बैटल किंग पावर हाउस, अभी भी जिंदा है और ज़ियाओ फैमिली की मौजूदा काबिलियत के साथ कंबल अनोखे खजानों से भर गया था। ज़ियाओ यान ने अपनी छुट्टी को सहारा दिया, उसकी गहरी आंखें उसके सामने रखी चीजों को देख रही थी, वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब जब वह डूजी की साधना शुरू कर सकता है, तो वह न केवल भविष्य में ओल्ड हान को फिर से जिंदा कर पाएगा, बल्कि फिर से जिंदा होने के बाद ओल्ड हान और भी मजबूत हो सकता है। अभी ताकत के बारे में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण चीजें उनके दादा और मां थी। उनकी मां की मौत एक अनजान बीमारी से हुई थी और हालांकि उनकी बॉडी काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि उन्हें इससे दूर रखा जाएगा। लेकिन उनके दादा, जिनकी दुश्मनी के बाद गंभीर चोटों से मौत हो गई थी, उन्हें अभी भी टॉप टियर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। डू किंग बैटल किंग के पावर हाउस का आम मेडिकल तरीकों से इलाज करना एक बड़ी चुनौती थी। ज़ियाओ यान ने फैसला किया और एक मेडिकल बुक और जेड ग्रीन फर्स्ट ईयर मैजिक कोर की ओर रेंगता हुआ चला गया। उन्हें उम्मीद थी कि अगले 2 सालों में उन्हें बहुत सारी मेडिकल जानकारी मिल जाएगी, ताकि उनकी स्वर्ग को मात देने वाली समझ से इलाज करने वाली पवित्र दवाइयों को और बेहतर बनाया जा सके। ज़ियाओ यान ने दोनों चीजें उठाई, खिलखिलाते हुए। साफ तौर पर वह अपने हाथ में जो था उससे खुश था। मेडिकल बुक, मैजिक कोर। ज़ियाओ यान के हाथों में सामान पहचानकर ओल्ड हान, जिसने कभी किन्युओ का इलाज किया था, ने उत्साहित होकर कहा, ये युवा मास्टर भविष्य में एक सम्मानित अल्केमिस्ट बनेगा। अल्केमिस्ट, सबने हौंकते हुए कहा। किसी भी अल्केमिस्ट को अलग-अलग ताकतें किसी भी कीमत पर अपनी तरफ खींच लेंगी और उनका रुतबा बहुत बड़ा था। किन्युओ ने ज़ियाओ यान को फिर से उठाया और भीड़ से कहा, यानी कि खूबी लकड़ी से आग लगाना है। अगर उसकी सोल पावर भी मैच करती है और उसका कोई अल्केमिस्ट टीचर है, तो वह अल्केमिस्ट बन सकता है। उसे अभी भी एक और टीचर की जरूरत है। फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट का नंबर 1 अल्केमिस्ट इस छोटे से लड़के की गर्दन पर है। ओल्ड हान इस बच्चे ज़ियाओ यान की नेचुरल चॉइस से बहुत खुश था। ऐसी चॉइस ने उसे असल में उसका चेला बनने के लिए तैयार कर दिया था। 3 साल का चमत्कारी डॉक्टर, नरक का राजा, अपना सिर झुकाता हेलम कॉरिडोर के नीचे कई छोटे बच्चे एक घेरे में जमा थे। उनके नाजुक छोटे चेहरों पर बहुत ज्यादा गंभीरता साफ दिख रही थी, जिससे बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल बन गया था। चचेरे भाई ज़ियाओ यान, क्या इस बार छोटा आदमी हिल पाएगा? लाल कपड़ों वाली लड़की ने पूछा। हालांकि लड़की अभी भी जवान थी, लेकिन उसकी भौं और आंखों के बीच पहले से ही एक आकर्षण झलक रहा था। वह बेशक एक उभरती हुई सुंदरी थी, कमल के फूल की तरह सुंदर और शांत हरी ड्रेस पहने। जुन ए ने धीरे से उसे चुप कराया। कजिन ज़ियाओ मेई, भाई ज़ियाओ यान को परेशान मत करो। पास में शियाओ यू नीली ड्रेस में खड़ी थी, उसके जेड जैसे पैर ज्यादातर लोगों से लंबे थे। थोड़ी बड़ी होने के कारण हालांकि वह टेंशन में भी थी, वह चुप रही। ज़ियाओ यान अपने आसपास की लड़कियों की मौजूदगी से बेखबर लग रहा था। वह पूरी तरह से अपने हाथों में रंगीन आयरन मैन के साथ छेड़छाड़ करने पर ध्यान दे रहा था। उसका दाहिना हाथ जोड़ने के बाद उसके छोटे हाथों ने जमीन पर पड़े कई कीमती मैजिक कोर को छान मारा। उसने एक ठीक-ठाक फर्स्ट ग्रेड डायमंड एट्रिब्यूट मैजिक कोर चुना और उसे रंगीन आयरन मैन की छाती पर बने खांचे में फिट कर दिया। जैसे ही ज़ियाओ यान ने मैजिक कोर लगाना खत्म किया, कोर से हरी एनर्जी का एक उछाल आयरन मैन के पूरे शरीर में फैल गया। तुरंत उस छोटे से आयरन फिगर को एक सोल मिली हुई लगी। उसके हाथ पैर हिलने लगे और उसकी आंखें हल्की हरी रोशनी से चमकने लगी। इतने शानदार बदलाव को देखकर बड़ी उम्र की शियाओ यू भी हैरान रह गई और इस चमत्कारी छोटी सी चीज को देखने के लिए झुक गई। कई बार गुड़िया बनाने के अपने अनुभव से आपको एक नई बात समझ में आती है और आप एलिमेंट्री पपेट क्राफ्टिंग मेथड को समझ जाते हैं।
एलिमेंट्री पपेट क्राफ्टिंग मेथड मैजिक कोर को एनर्जी के तौर पर और रिफाइंड आयरन को बॉडी के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे सिंपल मूवेबल पपेट्स बनाए जा सकते हैं। सिस्टम मैसेज देखकर जियाओ यान ने लोहे की कठपुतली तीनों लड़कियों को खेलने के लिए दे दी। वह धीरे-धीरे जमीन से उठा और खींचा। समय धीरे-धीरे बीतता गया। किस्मत बदलने की रस्म के दिन से 2.5 साल बीत चुके थे। इन 2 से ज्यादा सालों में क्योंकि उसने सेरेमनी के दौरान मेडिसिन और मैजिक कोर से जुड़ी चीजों को समझ लिया था, इसलिए जियो यान को मेडिसिन के फील्ड में वह सपोर्ट मिला जो वह चाहता था। उनकी कम उम्र के बावजूद बड़े लोग जानबूझकर उन्हें दवा वाली जड़ी बूटियों और उनके गुणों के बारे में जानकारी देते थे। अपनी हेवन डिफाइन कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर भरोसा करते हुए जियाओ यान को बाकी सब समझने के लिए बस थोड़ा सा सीखना था। सिर्फ 1 साल में उसने एक चमत्कारी दवा बना ली थी। जब तक सांस बाकी है, ये दवा लेने से वह खतरे से बाहर आ सकता है। बेशक आम जड़ी बूटियों से बनी गोली, हड्डी बढ़ाने वाली, खून पिघलाने वाली गोली जैसी टॉप टियर 7वीं क्लास की मेडिसिनल गोली से पूरी तरह से मेल नहीं खा सकती। जियाओ यान की बनाई दवा सिर्फ डुहुआन लेवल से नीचे के लोगों के लिए ही असरदार थी। अगर घायल व्यक्ति बहुत ताकतवर था, तो ऐसे पावर हाउस का भयानक फिजिकल शरीर इस दवा की ठीक करने की ताकत से बाहर था। शायद थोड़ा समय देकर और अलग-अलग दवा वाली जड़ी बूटियां मिलाकर जियाओ यान डॉक्टर के तरीकों का इस्तेमाल करके डूजोंग या डूजोंग लेवल के पावर हाउस को ठीक करने में काबिल गोली बना सकता है। लेकिन आम तरीकों से बनी गोली में क्वालिटेटिव बदलाव लाने के लिए जरूरी मेहनत निश्चित रूप से 1 साल जितनी आसान नहीं होगी। अपने दादाजी की चोट की चिंता का भारी पत्थर आखिरकार उसके दिल से हट गया। जियाओ यान ने अपनी हेवन डिफाइन कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को बेकार नहीं जाने दिया और कठपुतलियों के दाव में गहराई से उतरना शुरू कर दिया। शुरू में जियाओ यान में ऐसी काबिलियत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वह अपनी होने वाली छोटी पत्नी जुन ए को खुश करने के लिए गुड़िया बनाता था। लेकिन उसकी हेवन डिफाइन कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से वह जो कुछ भी समझना शुरू करता, उसमें तेजी से छलांग लगाकर अपग्रेड हो सकते थे। कई कोशिशों के बाद जियाओ यान ने शुरू से शुरुआत की, कुछ मैकेनिकल असेंबली, पपेट्स पर एनर्जी पैटर्न बनाना और आखिर में मैजिक कोर एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखा। अगर उसे कुछ और साल दिए जाएं, तो जियाओ यान को भरोसा था कि वह लड़ाई के लिए कुछ समय के लिए ताकतवर कठपुतलियां बना सकता है और यह भी बहुत मुमकिन था कि वह याओ लाओ के लिए एक टेम्पररी बॉडी बना सके। इस तरह जो उनकी होने वाली पत्नी को खुश करने का एक आसान काम था, वह कई तरह से बड़ा फायदा बन गया। अपनी कलाई मोड़ते हुए जियाओ यान ने छोटे आयरन मैन के साथ खेल रही 3 लड़कियों को सोच समझकर देखा। इस बार जियाओ यान ने पपेट क्राफ्टिंग की बारीकियों में गहराई से नहीं जाना। इसके बजाय उसने सोल पावर को बढ़ाने के तरीकों पर सोचा। सोल पावर, जिसे जियामा एम्पायर के लोगों के दिलों में कल्टीवेशन टेक्निक से बढ़ाया नहीं जा सकता था, असल में सेंट्रल प्लेन्स में पिल टावर जैसी डरावनी ताकतों के अंदर वैसी ही कल्टीवेशन टेक्निक थी। क्योंकि पुराने कल्टीवेटर सोल पावर से जुड़ी कल्टीवेशन टेक्निक बना सकते थे, इसलिए जियाओ यान, जिसके पास हेवन डिफाइन कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी थी, उसे यह यकीन नहीं था कि वह इन सीनियर से बहुत कमजोर है। एपिफेनी तो बस समय की बात थी। अचानक कॉरिडोर के दूसरे छोर से जोरदार आवाजें आने लगीं। खून की गंध। जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया, उसकी नाक थोड़ी सी खुल गई। अपनी जबरदस्त सोल पावर पर भरोसा करते हुए जियाओ यान ने जियाओ फैमिली एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप द्वारा ले जाए जा रहे बेहोश व्यक्ति की पहचान को तुरंत भांप लिया। आज ही जियाओ यान की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। इतने लंबे समय से इस पल के लिए तैयार होने के बाद वह अपने प्यारे दादाजी को मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। कजिन जियाओ यू को अपनी छोटी पत्नी का ध्यान रखने का आदेश देकर जियाओ यान उनके पीछे चलने के लिए आगे बढ़ा। ओल्ड हान, तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। ओल्ड हान को देखते हुए जो अपना सिर हिलाता रहा, जियो जान ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज में निराशा थी। बूढ़े हान का चेहरा उतर गया और उसने फिर से सिर हिलाया। यंग लॉर्ड, बूढ़े मास्टर डुवान के पावर हाउस हैं। उनका फिजिकल बॉडी आम लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा है। यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर मेरी गोलियां, जिन्हें आम आग से रिफाइन किया गया है, असर कर सकें। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर भी दुख के भाव थे। एक डुवान पावर हाउस जो डुक्यूई के पंखों को उड़ाने के लिए कंडेंस कर सकता था, बहुत पहले ही आम लोगों के लेवल से ऊपर उठ चुका था। छोटी-मोटी चोटों के लिए शक्तिशाली डुक्यूई के साथ दवा का कुछ असर हो सकता है, लेकिन अब जब बूढ़े मालिक का शरीर बुरी तरह घायल हो गया था और मौत के कगार पर था, तो जाहिर है दवा और पत्थर बेबस थे। पति, अभी निराश मत होइए। किन याओ ने जियाओ जान को सहारा देते हुए उसे दिलासा दिया। जियाओ जान की आंखें चमक उठीं। उसकी पत्नी एक वाटर एट्रीब्यूट डुक्यूई कल्टीवेटर थी। इस तरह की डुक्यूई दूसरों को ठीक करने के लिए सबसे सही थी, जिससे उन्हें मोबाइल हीलिंग पोशन का टाइटल मिला। अगर उनकी पत्नी अपनी अभी की ताकत से बीच बचाव करती, तो शायद उनके पिता की चोटें कोई बड़ी समस्या नहीं होती। जैसे ही किन याओ बोलने वाली थी, उनकी खूबसूरत आंखों ने भीड़ में से एक छोटे से व्यक्ति को देखा। जियाओ जान को छोड़कर किन याओ उस छोटे बच्चे की तरफ शान से चला गया जो किसी की नजर में नहीं आया था। यानी तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अभी बाहर जाना चाहिए। अब जब फादर शियाओलिन बुरी तरह घायल हो गए थे, खून से लथपथ थे और उनकी सांस बहुत धीमी चल रही थी और वे किसी भी पल गिरने वाले थे, तो एक बच्चे के लिए देखना अच्छा नहीं था। मैंने देखा कि दादाजी को चोट लगी है। मेरे पास दवा है, जियाओ यान ने कहा। वह पहले ही बिस्तर के पास जाकर बैठ गया था। अपने दादाजी का पीला चेहरा देखकर भले ही वह जानता था कि वे एक पल में ठीक हो सकते हैं, उसका दिल अजीब तरह से दुख रहा था। ये बचकानी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। आम इंसानी दवा, जब तक कि यह किसी अल्केमिस्ट द्वारा रिफाइन की गई कोई रेयर मेडिसिनल पिल न हो, शायद अभी भी कुछ चांस हो सकता है। अपने कपड़ों से एक छोटी सुंदर जैक की शीशी निकालकर जियाओ यान ने उसमें से एक सफेद गोली निकाली और जियाओ लिन के मुंह में डाल दी। जाओ अपनी बहन जुन ए और बाकियों को ढूंढो। किन याओ ने जियाओ यान का छोटा हाथ पकड़ते हुए कहा। एक बुरी तरह घायल इंसान को इस तरह दवा खिलाना, क्या वह उसे निगल भी पाएगा? उस समय किन याओ ने बिस्तर पर खून से लथपथ बूढ़े आदमी को हैरानी से देखा। बाकी सबकी आंखें भी काफी चौड़ी हो गईं और उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि जियाओ लिन के शरीर पर अनगिनत भयानक घाव असल में इतनी तेजी से भर रहे थे कि उन्हें नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। जियाओ लिन के चेहरे का पीलापन भी तेजी से वापस आ रहा था। जियाओ लिन के होठों से एक धीमी सी आह निकली। बूढ़ा आदमी जो अभी मरने वाला था, चमत्कारिक रूप से बिस्तर से उठ बैठा। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए और खून से सने होने के अलावा क्या ये ठीक जियाओ लिन नहीं था, जो उनके जियाओ परिवार का सबसे ताकतवर मुखिया था? जियाओ यान ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने जो दवा बनाई थी वह गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उस स्थिति के बारे में सोचा जहां वे बेहोश हो सकते थे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह निकल नहीं सकते थे। इसलिए दवा लेते ही घुल जाना और दवा का असर तेजी से शुरू होना इमरजेंसी दवा के लिए जरूरी गुण थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ लिन को सिर्फ बहुत ज्यादा घाव और खून की कमी थी। अगर चोटें कई गुना ज्यादा गंभीर भी होती, तो भी जब तक सांस बची होती, उसे बचाया जा सकता था। इस दिव्य औषधि का नाम था नरक का राजा अपना सिर झुकाता है। अगर नरक का राजा खुद भी आ जाए तो उसे सिर झुकाकर जाना होगा। साथ आत्मिक शक्ति साधना विधि का ज्ञान, निम्न स्तरीय नश्वर, यह क्या है? जियाओ लिन को लगा जैसे वह सपने में हो। क्या वह अपने दुश्मनों के हमले में बुरी तरह घायल और मौत के कगार पर नहीं था? उसका शरीर पहले से ज्यादा शक्तिशाली क्यों महसूस हो रहा था? पिताजी, आपकी चोटें। जियाओ जान ने हाथ बढ़ाकर जियाओ लिन को छुआ और अत्यधिक उत्साह से कहा। वे ठीक हो गई हैं, पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। जियाओ परिवार के 3 बड़े बुजुर्ग पूरी तरह हैरान थे। क्या हो रहा था? परिवार का मुखिया, जो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, ऐसे ही ठीक हो गया था। उनका तो कहना ही क्या, ओल्ड हान भी हैरान रह गया। उसने जियाओ यान को कोई कीमिया की तकनीक नहीं सिखाई थी, फिर भी इस छोटे से लड़के ने सिर्फ जियाओ परिवार की मेडिकल किताबों पर भरोसा करके ऐसी स्वर्ग को मात देने वाली दवा की गोली बना ली थी। अपने अच्छे दिनों में ओल्ड हान के लिए जियाओ लिन की चोटों का इलाज करने के लिए गोली बनाना हाथ हिलाने जितना आसान होता, लेकिन पूरे फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट में उनके लेवल के कितने अल्केमिस्ट थे। हालांकि जियाओ यान ने इन दवाइयों को बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वह आम था, लेकिन सही दवाइयों वाला कोई भी डॉक्टर इन्हें आसानी से बना सकता था। ओल्ड हान की शानदार गोलियों का मजा कुछ ही लोग ले पाते थे, लेकिन जियाओ यान की बनाई दवाइयों का इस्तेमाल बहुत से लोग आसानी से कर सकते थे। इस तरह से तुलना करने पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। आखिर कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वह आखिर में एक मशहूर चीज बनकर रह जाएगी जिसे ऊंचे शेल्फ पर रखा जाएगा। जियाओ यान ने जो चीजें बनाई वे ज्यादा प्रैक्टिकल थी। मेडिसिन में जियाओ यान का टैलेंट समझने के बाद ओल्ड हान और भी ज्यादा उम्मीद करने लगा। ये जीनियस शिष्य भविष्य में कॉन्टिनेंट के नंबर 1 अल्केमिस्ट उसके गाइडेंस में किस लेवल तक बढ़ेगा? जियाओ लिन जो उठकर बैठ गया था, अपनी ठीक हुई चोटों पर खुशी नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसकी आंखें सोच से भरी हुई थी। जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव हमेशा इंसान की सोच में बदलाव लाते हैं, और ये तो छोड़ ही दीजिए कि वह मौत के कगार पर खड़ा था। इतने सालों में डुकिंग एक्सपर्ट के तौर पर उनके आने से शियाओ परिवार और भी मजबूत होता गया। हालांकि इस प्रक्रिया में जिन लोगों को उन्होंने उकसाया था वे भी और मजबूत होते गए। इस बार वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दुश्मन को मारने के लिए लड़े। लेकिन अगली बार अगर विरोधी जीत गया और एक बार विरोधी संभल गया, तो उसके बिना जो टॉप एक्सपर्ट है जियाओ फैमिली को शायद मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक परिवार की खुशहाली के लिए न सिर्फ अच्छे खानदानी लोगों की जरूरत होती है, बल्कि पीछे से पहरा देने के लिए एक मजबूत एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है, ताकि जियाओ परिवार के लिए हालात बदल सकें। इस समय जियाओ लिन के मन में जियाओ जान को त्यागने और कठिन साधना के लिए एकांत में जाने का विचार आया।
यह उस सफेद औषधीय पदार्थ का औषधीय प्रभाव है। एक जोरदार चीख ने सबको चौंका दिया और उनका ध्यान खींचा। बूढ़े हान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जियाओ यान को देखा, जो कि न्यूयॉर्क की बाहों में था। शुरू में मुझे लगा कि इस छोटे से लड़के ने फार्मेसी से जो भी दवाई ली है, वह सब बेकार हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह चुपचाप ऐसी चमत्कारी दवा बना देगा जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके और मांस और हड्डियां फिर से उगा सके। मैं सचमुच बुरा हो गया हूं टिल्डा। बूढ़े हान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तीनों बड़े बुजुर्गों को वह दवा भी याद आ गई जो जियाओ यान ने निकाली थी और उनकी तीन जोड़ी बुरी आंखें जियाओ यान को देखते हुए चमक उठी। लड़ाई में कौन घायल नहीं होगा? अगर उनके हाथ में ऐसी चमत्कारी दवा हो तो क्या यह एक एक्स्ट्रा जिंदगी मिलने जैसा नहीं होगा? पहले बुजुर्ग ने अपने हाथ मलते हुए न्यूयॉर्क की तरफ एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखा। मुझे हैरानी है कि इस छोटे से जियाओ यान ने कितनी चमत्कारी दवाइयां बनाई होंगी। अगर वह हम बुजुर्गों को कुछ 100 दवाइयां दे तो हमारा जियाओ परिवार जल्द ही भूटान शहर से आगे बढ़ जाएगा। कुछ 100 जैसे कि वे खाना हो। जियाओ यान ने अपनी आंखें घुमाई और अपना सिर अपनी मां के सुंदर बालों में दबा लिया। उन्होंने इतने लंबे समय तक बहुत मेहनत की थी और केवल एक ही बना पाए। क्या वे सचमुच सोचते थे कि चमत्कारी दवा हवा के साथ आ जाती है? किन युवाओं ने जियाओ यान को अपनी बाहों में थपथपाया, बेबसी से सबको देखते हुए और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये छोटा सा लड़का सो गया लगता है। इस समय वह कैसे सो सकता था? जियाओ परिवार में बहुत बड़े बदलाव होने वाले थे। पहले एल्डर चाहते थे कि किन युवाओं जियाओ यान को जगाए, लेकिन वह सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते थे क्योंकि वह इस काबिल अधिकारी को परेशान नहीं करना चाहते थे जिसने अभी जियाओ परिवार की बहुत सेवा की थी और चिंता से उनके माथे पर पसीना आने लगा। जियाओ लिन ने गहरी आवाज में कहा, यहाँ खून की गंध बहुत तेज है जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। युयाओ तुम्हें पहले याने को आराम करने के लिए ले जाना चाहिए। जियाओ लिन के आदेश से तीनों एल्डर्स अपने दिल की इच्छा को कुछ समय के लिए ही दबा पाए। किन युयाओं ने थोड़ा सिर हिलाया, खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। जियाओ लिन के छोटे से आंगन से बाहर निकलने के बाद किन युयाओं ने अपनी पतली उंगली से जियाओ यान के छोटे चेहरे को दबाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, ये छोटा सा लड़का, चुपचाप इस लेवल की कोई चीज कर पाओगे। और तुम बहुत चालाक हो, दवा मांगने वाले उन बुरे लोगों से बचने के लिए सोने का नाटक करना जानते हो। तुम सच में मेरे किन युयाओं के बेटे हो। जियाओ यान ने किन युयाओं की गर्दन को अपनी बाहों में कस लिया लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में हो। ये पता नहीं चल पाया कि जियाओ यान सोने का नाटक कर रहा था या नहीं, इसलिए किन युयाओं से वापस अपने घर ले जा सका। बिस्तर पर लेटे हुए जियाओ यान ने ध्यान किया और आत्मा साधना का तरीका समझा। अब जब उसकी मां और दादा बच गए थे तो उसे खेती पर ध्यान देने की जरूरत थी। इंसान की ग्रोथ और ताकत में बढ़ोतरी के साथ सोल पावर भी बढ़ेगी। हालांकि जियाओ यान की उम्र और जूजी की लेवल को देखते हुए दोनों में से किसी की भी वजह से हुई कोई भी बढ़ोतरी बहुत कम थी। लेकिन हेवन डिफाइन कॉम्प्रिहेंशन को हेवन डिफाइन कॉम्प्रिहेंशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बारीक चीजों को देखने और गहरी चीजों को जानने की जबरदस्त काबिलियत थी। गिरते पत्ते से पतझड़ को जानना, बसंत के जन्म से सर्दियों के अंत को जानना। चाहे साधना की तकनीकें, दूर तकनीकें या गुप्त तकनीकें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सभी बनाई गई थी। जियाओ यान जिसके पास स्वर्ग को मात देने वाली समझ थी, उसे ये बनाने की काबिलियत थी। अपनी ग्रोथ के दौरान अपनी सोल पावर में थोड़ी बढ़ोतरी और अपनी डू जेड ब्रेकथ्रू के दौरान सोल पावर में बढ़ोतरी के आधार पर कई दिनों की रिसर्च के बाद आपको ज्ञान मिला है। आपने मॉडल रियल लो ग्रेड जीफू तियान यान टेक्निक को समझ लिया है। मॉडल रियल लो ग्रेड जीफू तियान यान टेक्निक सोल पावर को बढ़ाने का एक आसान तरीका है जो उन लोगों के लिए सही है जिनकी सोल पावर मॉडल रियल लो ग्रेड लेवल पर या उससे कम है। जिनकी सोल पावर मॉडल रियल लो ग्रेड से ऊपर है उनके लिए कल्टीवेशन का असर बहुत कम हो जाएगा। सफलता। जियाओ यान अपने दिल में बहुत उत्साहित था। जैसे जैसे समय बीता, फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के पास अब सोल पावर के लिए बहुत कम साधना तकनीकें थी। और अब जो लोग आत्मा की शक्ति से जुड़ी साधना की तकनीकें जानते थे वे सभी फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के बहुत शक्तिशाली राक्षस थे। फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के एक दूर के हिस्से में होने के कारण 4 साल की उम्र में ही उसके पास एक सोल पावर कल्टीवेशन टेक्निक आ गई थी और उसने उसे साधना शुरू कर दिया था और लगभग अनजाने में ही फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के सभी लोगों से आगे निकल गया था। आत्मा की शक्ति के लिए साधना के तरीके मुश्किल और समझने में मुश्किल थे। एक आम बच्चा उन्हें कैसे साधना कर सकता था? ताकतवर ग्रुप में भी अगर उनके पास ऐसी टेक्निक होती भी तो भी उनके कबीले के सदस्यों के लिए 4 साल की उम्र में खेती शुरू करना मुश्किल होता। एक बार जब आत्मा शक्ति के लिए साधना तकनीक समझ में आ गई तो जियाओ यान ने स्वाभाविक रूप से तुरंत जीफू तियान यान तकनीक की साधना शुरू कर दी। जियाओ यान के ग्लैबेला पर जमा हुई आत्मा की शक्ति धीरे धीरे अपने आप घूमने लगी और हल्की सी झुंझुनी उसके ग्लैबेला से फैल गई। फिर जियाओ यान ने देखा कि उसके ग्लैबेला से एक अजीब सक्शन फोर्स निकल रहा है। 4 साल का फाइटर आसपास की दुनिया में हल्का हल्का उतार चढ़ाव आया और दुनिया की एनर्जी से बिल्कुल अलग खास एनर्जी की धाराएं चुपचाप उसकी भौहों के बीच की जगह में बहने लगी। इस बीच जीफू तियान यान टेक्निक के अनुसार काम करते हुए उनकी आत्मा शक्ति एक शुद्ध सफेद भंवर में बदल गई। इस बवंडर ने इस सारी खास एनर्जी को तोड़ दिया और उसे बेहतर बना दिया। एक बार जब ये खास एनर्जी आत्मा की शक्ति के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई तो वे ध्यान से उसकी आत्मा में मिल गई। इस जीफू तियान यान टेक्निक से आज से मेरी सोल पावर आखिरकार बेहतर होने लगेगी। अपनी भौहों के बीच भरापन महसूस करते हुए जियाओ यान के जवान चेहरे पर तारीफ का भाव आ गया। 4 साल की उम्र में साधना शुरू करने वाले और 11 साल की उम्र में दुखी हुई साइक्लोन को गाढ़ा करने वाले जीनियस बनने के लिए उन्होंने आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत आत्मा की शक्ति पर भरोसा किया। अब उसकी शक्तिशाली आत्मा शक्ति एक बार फिर बेहतर हो गई थी और दूसरी की साधना की गति को भी बढ़ावा मिलेगा। बूढ़े याओ जो हड्डी की लौ के छल्ले में रह रहे थे ने इस एनर्जी को तेजी से महसूस किया जिसे उन्होंने कई सालों से महसूस नहीं किया था। कुछ देर बाद वह धीरे से बोले, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी जैसा कि इसे कहा जाता था स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एनर्जी थी जो आत्मा की शक्ति को पोषण और मजबूत कर सकती थी। पुराने जमाने के सभी अल्केमिस्ट आत्मा की शक्ति के लिए साधना की तकनीकों में माहिर थे और अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मौजूदा फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ पुराने ताकतवर ग्रुप्स के पास ही ऐसी टेक्निक बची रही। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है इस छोटे से लड़के जियाओ यान का अजीब शरीर और भी मजबूत हो गया है? बूढ़े याओ को लगा कि अब उन्हें जीनियस शब्द की सही समझ हो गई है। जीनियस सिर्फ वो नहीं है जो कम उम्र में ही बहुत ज्यादा कल्चर करने का टैलेंट दिखाता है, बल्कि वो है जिसके पास जन्म से ही एक अनोखी कल्चर करने वाली बॉडी होती है। जियाओ यान जैसा जीनियस जो अपनी मां के पेट से ही खेती कर रहा है उसका भविष्य बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ जियाओ लिन जियाओ परिवार के सदस्यों को अपने आखिरी निर्देश दे रहा था। आज से जियाओ जान ऑफिशियली जियाओ फैमिली का मुखिया बन जाएगा जबकि वह खुद एकांत साधना में जाएगा और जब तक जियाओ फैमिली की जिंदगी और मौत से जुड़ी कोई बात नहीं होती तब तक वह फिर से पब्लिक में नहीं दिखेगा। समय चुपके से उसकी उंगलियों से फिसल गया और एक और साल बीत गया, उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही रात हुई चांदनी पुरानी खिड़की से होकर जियाओ यान के कमरे में आ रही थी। कमरे का सामान साफ दिख रहा था, ऐसा चमक रहा था जैसे दिन हो। बिस्तर के सिरहाने रखा एक मूनस्टोन हल्की रोशनी दे रहा था जिससे हर कोना रोशन हो रहा था। आज जियाओ यान हमेशा की तरह जल्दी सोने नहीं गया बल्कि वह अजीब तरह से खेती में पालती मारकर बैठा था। इसका कारण यह था कि 1 और साल के बाद जियाओ यान ने आखिरकार इतना जूजी की जमा कर लिया था कि जूजी साइक्लोन बनाना शुरू कर सके। बोन फ्लेम रिंग में बूढ़ा याओ बेसब्री से खुद को तैयार कर रहा था। वह शियाओ यान के जन्म के बाद से ही इस दिन का इंतजार कर रहा था। छोटे दोस्त, मेरी आत्मा की शक्ति बहुत खराब हो गई है। मैं अपनी चोटों को कम करने के लिए सिर्फ तुम्हारी बहुत कोमल जूजी का इस्तेमाल कर सकता हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करूंगा। एक बार मेरी चोटें ठीक हो जाएंगी तो मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो मैं फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट का नंबर 1 केमिस्ट जानता हूं। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे दादाजी को कुछ अर्थ कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक भी गिफ्ट करूंगा ताकि उनकी कल्टीवेशन में तेजी आए। मुझे विश्वास है कि आपकी साधना की गति से मुझे अपनी आत्मा की शक्ति को उसके चरम पर वापस लाने में ज्यादा साल नहीं लगेंगे। बूढ़े याओ ने खुद से कहा। वह बहुत पहले से लेन देन की शर्तों के बारे में सोच रहे थे। धीरे धीरे सांस लेते हुए भले ही उसे पता था कि रिंग में ओलियाओ इस समय उसकी जूजी को सोख लेगा, फिर भी जियाओ यान ने ध्यान भटकाने वाले सभी विचारों को एक तरफ रख दिया और जल्दी से ब्रेकथ्रू हैंडसील बना ली। उसकी सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसके शरीर के अंदर की हल्की जूजी की उसकी इच्छा के अनुसार हिलने लगी। बड़े कमरे में शांत हवा अचानक जोर से हिलने लगी। हवा से हल्के सफेद जूजी की बूंदें फैली, फिर लगातार जियाओ यान के शरीर में बहने लगी। लगभग 1 साल तक जीफू तियान यान टेक्निक की साधना करने की वजह से जियाओ यान की सोल पावर एक बार फिर बढ़ गई थी और उसके साधना टैलेंट में भी उसी हिसाब से सुधार हुआ था। दुनिया की एनर्जी सोखने की उसकी स्पीड पहले से लगभग 50% ज्यादा हो गई थी। दुनिया की एनर्जी की कभी न खत्म होने वाली धारा को जियाओ यान ने बहुत ही शुद्ध जूजी में बदल दिया जो लगातार जियाओ यान के मेरिडियन में बढ़ रही थी। जियाओ यान के तेजी से सुधार के कारण ज्यादा समय नहीं लगा कि उसके अलग-अलग मेरिडियन जूजी से भर गए। जूजी की टक्कर से जियाओ यान के मेरिडियन हल्के से हिल गए और तेज दर्द की लहरों से उसके होंठ फटकर हल्के से मुंह बना दिए। गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान के हाथ की मुहरियां अचानक बदल गईं।
उसकी तर्जनी और अंगूठा मिले, उसकी बीच की उंगलियां छू गईं और उसकी 10 उंगलियों ने एक अजीब सी हाथ की मुहर बना दी। जैसे ही जियाओ यांग के हाथ की सील बदली, उसके शरीर के अंदर उमड़ता हुआ दूजी की जैसे किसी जोरदार सक्शन से तेजी से उसके पेट के निचले हिस्से की ओर सिकुड़ गया। उसके शरीर के सभी मेरिडियन में हल्का सफेद दूजी की एक साथ सिकुड़ने लगा और जब सारी दूजी की पेट के निचले हिस्से तक सिकुड़ गई तो पीली सफेद दूजी की दुधिया सफेद होने लगी थी। जियाओ यांग ने अपना दिमाग एकाग्र किया, उसकी शक्तिशाली आत्मा की शक्ति ने हर समय दूजी की पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा और तेजी से दूजी साइक्लोन को दबाता और गाढ़ा करता रहा। उसके पेट के निचले हिस्से में दुधिया सफेद दूजी की दबने पर तुरंत विरोध करने लगी और जोर से मथने लगी। लेकिन जियाओ यांग ने एक साल तक अपनी सोल पावर को खास तौर पर डेवलप किया था, इसलिए दूजी का विरोध बिना किसी शक के एक मैजिक की तरह था जो रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत में इसका विरोध थोड़े समय के लिए ही हुआ और फिर इसे पूरी तरह से दबा दिया गया। यहाँ तक कि बूढ़ा याओ भी शियाओ यांग की आत्मा शक्ति से हैरान था। जियाओ यांग अभी सिर्फ 4 साल से थोड़ा ज्यादा का था, अगर वह बड़ा होता तो कौन जानता था कि वह किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। टकराना, लगातार दबाने से एक के बाद एक हल्की धमकियां जियाओ यांग के शरीर में धीरे-धीरे गूंजने लगी। उसकी चेतना उसके पेट के निचले हिस्से में डूब गई। हथेली के आकार का दूधिया सफेद साइक्लोन धीरे-धीरे घूम रहा था और उसके चारों ओर दूधिया सफेद एनर्जेटिक गैस की एक परत जो एक नेबुला जैसी थी ने उसे घेर लिया था। अंदरूनी नजर एक सहायक स्किल है जिसे सिर्फ डाउ प्रैक्टिशनर लेवल के साधक ही सीख सकते हैं। साधक जितना मजबूत होगा वह अपने शरीर के अंदर की स्थितियों को उतनी ही अच्छी तरह से देख पाएगा। जियाओ यांग ने इस छोटे से साइक्लोन को अपने मन से देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि अब साइक्लोन बहुत छोटा था, लेकिन उसमें मौजूद एनर्जी निश्चित रूप से उसके पिछले 9 डाउजी सेगमेंट से 10 गुना ज्यादा ताकतवर थी। डू प्रैक्टिशनर और डूजी के 9 सेगमेंट लगभग पूरी तरह से अलग थे। डू प्रैक्टिशनर बनने से पहले एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को डूजी की कहा जाता था, लेकिन डू प्रैक्टिशनर बनने के बाद एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को असली डूजी की कहा जाता था। हालांकि दोनों के बीच सिर्फ एक शब्द का फर्क था, लेकिन उनके बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा था जिसकी कोई तुलना नहीं थी। जियाओ यांग ने धीरे से एक गंदी सांस छोड़ी, उसका मन तेजी से अतीत को याद करने लगा। ब्रेकअप थ्रू के दौरान इंसाइट का ऐसा मौका बहुत कीमती था। आप एक डाउ प्रैक्टिशनर बन गए। डाउ की ब्रीदिंग टेक्निक सीखने के सालों के अनुभव का फायदा उठाते हुए आपको एक नई बात समझ में आई और आपने डाउ की फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल को समझ लिया। 9 याओ लाओ रुको। डू ज़ेड का फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल 2 कल्टीवेशन मोड में बंधा हुआ है। पैसिव कल्टीवेशन मोड कोई भी चलते, बैठते या लेते हुए ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन कर सकता है। जो डू ज़ेड एब्जॉर्ब और रिफाइन होती है, वह डू ब्रीदिंग टेक्निक से ज्यादा प्योर होती है और स्पीड 50% बढ़ जाती है, जिससे डू ज़ेड के मेरिडियन एक्सपेंडिंग और बोन फोर्जिंग इफेक्ट्स और बढ़ जाते हैं। एक्टिव कल्टीवेशन मोड हाथ की मोहरों के साथ पालथी मारकर कल्टीवेट करना। कल्टीवेटर इस कल्टीवेशन मेथड को एक्टिवेट करता है, जिससे डू ब्रीदिंग टेक्निक की तुलना में कल्टीवेशन स्पीड 100% बढ़ जाती है, जिससे डू ज़ेड के मेरिडियन एक्सपेंडिंग और बोन फोर्जिंग इफेक्ट्स और बढ़ जाते हैं। जियाओ यांग थोड़ा मुस्कुराया, जैसा कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली समझ से उम्मीद थी। ये जानते हुए कि उसका डूजी की खाया जाने वाला है, वह कैसे इंतजार कर सकता था। डू ब्रीदिंग टेक्निक के कल्टीवेशन इफेक्ट को बढ़ाना भी बहुत जरूरी था। इस समय वह खेती के बारे में अनजान बच्चा नहीं रह गया था। उन्होंने साधना के कुछ ज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। कई सालों तक डू ब्रीदिंग टेक्निक को लगन से सीखा था और इसके अलावा ये साधना का तरीका भी उन्होंने ही बनाया था। वह दूसरी बातों के बारे में तो नहीं बता सकता था, लेकिन सिर्फ डूजी की साधना के मामले में डूडी बैटल एम्परर का पावर हाउस भी जियाओ यांग के अनुभव की बराबरी नहीं कर सकता था। भले ही डूडी युद्ध सम्राट की उम्र लंबी हो, लेकिन उसके लिए जियाओ यांग की तरह कई सालों तक डूजी की साधना में खुद को लगाना नामुमकिन था। इसके अलावा डूडी बैटल एम्परर पावर हाउस की समझ असल में जियाओ यांग से कम थी, जिससे अंतर और भी बढ़ गया। अगर जियाओ यांग की जबरदस्त समझ को उन बेमिसाल ताकतवर लोगों से तुलना की जाए तो ये कम से कम जोड़ 1 लेवल की होगी, यानी समझ में बिल्कुल टॉप टियर। हे डू प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस का समय आ गया है। वेनेरेबल याओ हंसे और बोन फ्लेम रिंग जहां वे रहते थे सफेद रोशनी से टिमटिमाने लगी, जिसने तुरंत जियाओ यांग की ताकत को खत्म करना शुरू कर दिया। डू साइक्लोन अचानक आया, जिससे जियाओ यांग का माथा चढ़ गया और डू की फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल के बारे में उसे जो एहसास हुआ उसकी खुशी तुरंत गायब हो गई। जियाओ यांग के हाथ की मुहरें बदल गईं और उसने तुरंत डू की फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल को साधना शुरू कर दिया। एक पल में जियाओ यांग के शरीर के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत ज्यादा एनर्जी फैल गई और यह एनर्जी और ज्यादा घनी होती गई। ऐसी एनर्जी डाउ जी के 9वें स्टेज पर भी डाउ प्रैक्टिशनर तक पहुंचने के लिए पक्का काफी होगी। लेकिन जियाओ यांग ने ये सब मान लिया। उसका शरीर एक कभी न भरने वाले ब्लैक होल की तरह था, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाता था और उसे बेहतर बना देता था। शुद्ध डू ज़ेड को सोखने से आदरणीय याओ की बुरी तरह घायल आत्मा को आखिरकार ठीक होने के लिए एनर्जी मिल गई। जियाओ यांग के शरीर में कभी न खत्म होने वाली डूजी को महसूस करके वेनेरेबल याओ की चोटें ठीक हो रही थी और उनकी हालत में काफी सुधार हुआ था। वह जियाओ यांग के बदलाव से डर गए थे। उसने असल में जियाओ यांग को बड़ा होते देखा था और जानता था कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। अगर ऐसा जीनियस येलो टीयर कल्टीवेशन मेथड भी अपना ले तो भी वह एक सेट का ग्रैंड मास्टर बन सकता है। फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट पर साधना के तरीके अचानक से नहीं आए, वे सभी उन शानदार पहले के लोगों ने अपनी समझ से बनाए थे। जियाओ यांग ऐसी काबिलियत वाला एक जीनियस था। क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ यांग के डूजी को सोखने के मेरे काम ने उसकी फिजिक को और ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया हो। फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट के नंबर 1 अल्केमिस्ट होने के नाते वेनेरेबल याओ को स्वाभाविक रूप से अच्छी जानकारी थी। कॉन्टिनेंट पर मौजूद कुछ डरावने कल्टीवेशन बॉडी में से कैलेमिटी पॉइजन बॉडी को जहर खाने के बाद ही एक्टिवेट किया जा सकता था। जियाओ यांग की बॉडी कैलेमिटी पॉइजन बॉडी से कई गुना ज्यादा मजबूत थी और उसे नहीं पता था कि अब जियाओ यांग की बॉडी में क्या बदलाव होंगे। आदरणीय याओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर जियाओ यांग के शरीर में डू ज़ेड को तेजी से निकल लिया। इस समय जियाओ यांग के शरीर के चारों ओर इकट्ठा हुई स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी सच में बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि डू प्रैक्टिशनर द्वारा अपने तरीकों को अपनाने पर इकट्ठा हुई एनर्जी से भी ज्यादा। डू की स्टेज एक मेरिडियन एक्सपेंडिंग और बोन फोर्जिंग फेज था, जो हेवन और अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की स्पीड पर फोकस नहीं करता था, बल्कि अपनी फाउंडेशन को मजबूत करने पर फोकस करता था। डू प्रैक्टिशनर से कहीं कम जिन्होंने डू की साइक्लोन को कंडेंस किया और सही मायने में कल्टीवेशन मेथड शुरू किए। जियाओ यांग की अभी की हालत लगभग येलो टीयर खेती के तरीके के बराबर थी। अगर उसने खाने की गति तेज नहीं की तो वेनेरेबल याओ को सच में डर था कि जियाओ यांग हेवन एंड अर्थ एनर्जी से फट जाएगा। डू की एक और बड़ी लहर को गायब होते देखकर जियाओ यांग जो अब नई खेती के तरीके में माहिर हो गया था और भी तेजी से खेती करने लगा। अभी उसने पहली बार डू की फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल सीखी थी और वह अभी भी थोड़ा अनजान था। अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी उमड़ पड़ी, यहाँ तक कि एक डाउ प्रैक्टिशनर का किसी तारे को आगे बढ़ाना भी ज्यादा तेज नहीं होगा। आदरणीय याओ का दिल चौंक गया और जैसे ही वह पूरी ताकत से खाने वाला था, वह ये देखकर हैरान रह गया कि जियाओ यांग के शरीर में तेजी से आ रही स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को उसने तेजी से रिफाइन करके बेमिसाल शुद्ध डू की बना दिया। ये डू की जियाओ यांग के मेरिडियन से तेजी से नहीं गुजरी, बल्कि धीरे-धीरे उनमें मिल गई। मेरिडियन को फैलाने के बाद इसने मेरिडियन के जरिए जियाओ यांग की हड्डियों को पोषण दिया, जिससे जियाओ यांग का मांस और सल्ज मजबूत हुए। स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को इस तरह सोखना, फिर भी सबसे शुद्ध डू की साधना करना, सिर्फ यही स्पीड लगभग सभी को हैरानी से देखने पर मजबूर कर सकती है। आदरणीय याओ के लगातार आत्मा शरीर के रूप में निगलने और अवशोषित करने के कारण जियाओ यांग को अपनी ताकत लगातार कम होती हुई महसूस हो रही थी। डू साइक्लोन गायब हो गया, डू ज़ेड के 9वें स्टेज पर गिर गया। डू ज़ेड के 8वें स्टेज पर, डू ज़ेड के 7वें स्टेज पर, डू ज़ेड के 6ठे स्टेज पर रुक गया। जियाओ यांग ने डू के फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल का ऑपरेशन जारी रखा, थोड़ा हैरान हुआ। ये तो डू का सिर्फ 6ठा स्टेज है, क्या वेनेरेबल याओ और ज्यादा नहीं सोखेंगे? वेनेरेबल याओ जियाओ यांग को डू के तीसरे स्टेज तक ले जाना चाहते थे, लेकिन अब वे वेनेरेबल याओ नहीं थे जो कभी फाइटिंग की कॉन्टिनेंट पर राज करते थे, बल्कि एक बची हुई आत्मा थे जो लगभग खत्म हो चुकी थी। जियाओ यांग के डरावने शरीर में आम लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा डू ज़ेड थी और जब वह उसे सोख रहा था तो वह उसे फिर से भरने के लिए बहुत ज्यादा हेवन और अर्थ एनर्जी भी सोख रहा था। अगर वह सोखता रहा तो उसकी बची हुई आत्मा का यह हिस्सा इसे सह नहीं पाएगा, उसे इसे धीरे-धीरे सोखना होगा। साफ-साफ कहें तो आदरणीय याओ ने बहुत ज्यादा खा लिया था और अब उनका पेट भर गया था। जियाओ यांग उठी और आह भरी नाकाम सफलता के लिए अफसोस का दिखावा करते हुए अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत करने के बाद जियाओ यांग चुपचाप छोटे से आंगन से बाहर निकल गया। 4 साल की उम्र काफी जरूरी समय नोट थी, यह उसके मेरिडियन को पोषण देने का समय था। रात काफी हो चुकी थी और शांति थी, भले ही जियाओ परिवार के पास जागदार थे, जियाओ यांग की शक्तिशाली आत्मा की समझ उन्हें पहले ही पहचान सकती थी। छोटे से आंगन से बाहर निकलते हुए जियाओ यांग ने आराम से घास का एक छोटा सा तिनका मुंह में दबाए और शांत रास्ते पर आराम से चलने लगा। सब कुछ पटरी पर आने लगा था, बस वेनेरेबल याओ के पूरी ताकत के साथ आने का इंतजार था। डू को वेनेरेबल याओ ने यूं ही नहीं सोख लिया था, इससे न सिर्फ वेनेरेबल याओ को अपनी चोटों से उबरने में मदद मिली, बल्कि उनकी सोल पावर भी अपने पीक पर वापस आ गई। तब तक भले ही वेनेरेबल याओ अभी भी एक आत्मा शरीर होंगे, उनकी ताकत यूंशान और प्रोटेक्टिव को पूरी तरह से महत्वहीन बना देगी। इसके अलावा डू के मेरिडियन एक्सपेंडिंग और हड्डी बनाने वाले असर से उसकी फिजिकल क्वालिटी लगातार मजबूत होगी, जिससे भविष्य में एक्सोटिक आग को निकलते समय उसे होने वाला दर्द बहुत कम हो जाएगा। रात की ठंडी हवा चली और जियाओ यांग को लगा कि उसका दिमाग साफ है।
उसके कदम थोड़े रुके और उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने मेरिडियन को पोषण देने के लिए सिर्फ डू ZQE का इस्तेमाल करूं तो क्या यह मेरी स्वर्ग को मात देने वाली समझ की बर्बादी नहीं होगी। 10 मेरिडियन को पोषण दें और अचानक आई स्किन और जेड बोन को पोषण दें का एहसास करें। जियाओ यान ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा, उसे उतना ही लगा कि चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। यह न सिर्फ मेरी जबरदस्त समझ को बर्बाद कर रहा है, बल्कि यह ज़ुन ए की ग्रोथ के लिए भी सही नहीं है। मुझे इस मामले में पहले कोई अनुभव नहीं है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूं और इससे परिचित हो सकूं। दूसरों के मेरिडियन को पोषण देने के बारे में सोचते हुए जियाओ यान मुड़ा और दूसरे छोटे आंगन की ओर चला गया। जियाओ मेई का घर। अब हालात अलग थे। जियाओ परिवार के ज्यादातर लोगों के दिलों में जियाओ यान जन्म के समय अभी भी डू ZQ के चौथे स्टेज में ही था। मैजिक स्टोन टैबलेट टेस्ट पास किए बिना डू ZQ स्टेज की ताकत का पता लगाना बहुत मुश्किल था। डू ZQ की फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल के साथ जिसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश थी, याओ लाओ को ठीक करने और उसकी ताकत वापस पाने में बस कुछ साल लगेंगे। जीनियस का नाम नहीं गिर सकता, वह हम सोच से भी कहीं आगे निकल जाएगा, जो शियाओ मेई जैसे किसी के लिए जरूर जानलेवा होगा, जो ताकत को पसंद करता है। कौन ऐसा इंसान नहीं चाहेगा जो पूरी तरह से समर्पित हो, खासकर तब जब ये समर्पित व्यक्ति अब उसके लिए योगदान देने वाला था। जियाओ यान एक फुर्तीली बिल्ली की तरह जियाओ मेई के कमरे में घुसा और हल्की चांदनी में उसकी बहुत अच्छी नजर से उसने जियाओ मेई को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उसका फिगर बहुत छोटा और खूबसूरत था, उसकी स्किन तराशी हुई जेड जैसी चांदनी में चमक रही थी और उसने लाल बेली बैंड पहना था जिससे उसके गोरे कंधे दिख रहे थे। उसके छोटे हाथ और पैर भी गुलाबी और मुलायम थे, चार छोटे स्टीम बंस की तरह जिन्हें देखकर किसी को भी उन्हें दबाने का मन करे। कितना सुंदर भ्रूण है। जियाओ यान ने गहरी सांस ली और धीरे से जियाओ मेई के जेड पैर को पकड़ लिया। शुद्ध सफेद डू ZQE के साथ जियाओ यान ने सबसे बुनियादी तकनीकों का उपयोग करके जियाओ मेई की हड्डियों और मेरिडियन को गर्म और पोषण देना शुरू किया। उसके शरीर में एक छोटे सांप की तरह एक गर्म कट बढ़ रहा था और गहरी नींद में जियाओ मेई को बहुत ज्यादा आराम और सुकून महसूस हो रहा था। जब आपने मेरिडियन बनाने के लिए डू ZQE का इस्तेमाल किया और वार्मिंग टेक्निक की, तो आपको एक एहसास हुआ और आपने आइस मसल जेड बोन वार्मिंग टेक्निक को समझ लिया। आइस मसल जेड बोन वार्मिंग टेक्निक प्योर डू ZQE का इस्तेमाल बेहतरीन डू ZQE मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ मिलाकर यह एक लड़की की हड्डियों और मेरिडियन को मजबूत करने, उसकी काबिलियत बढ़ाने और उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है। नोट: अगर ये तकनीक किसी जवान आदमी पर की जाए तो यह उसके प्राइमल यान को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे वह नेचुरली कैस्ट्रेटेड आदमी जैसा हो जाएगा। जियाओ यान की सांस फूल गई। ये सच में थका देने वाला था। अपनी 6 स्टेज वाली डू Z की ताकत और डू Z की फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल से लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को सोखने के बाद भी उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। हालांकि इसके प्रभाव भी महत्वपूर्ण थे। डू ZQ से दूध पीने के बाद जियाओ मेई का चेहरा पके सेब की तरह लाल हो गया था और उसका छोटा सा मुंह कोमल गुलाबी पंखुड़ियों जैसा उसे चूमने का मन कर रहा था। जियाओ मेई के माथे से पसीना धीरे से पोंछते हुए जियाओ यान चुपचाप जियाओ मेई के कमरे से बाहर निकल गया, जैसे वह कभी आया ही न हो। थोड़ी देर बाद जियाओ यान अपनी डू ZQ के साथ जियाओ यू के कमरे में पहुंचा। चूंकि जियाओ मेई को ऐसे फायदे मिले थे, इसलिए जियाओ यान जाहिर है जियाओ यू को नजरअंदाज नहीं करेगा। आइस मसल जेड बोन वार्मिंग टेक्निक को अभी समझा गया था, इसलिए शियाओ यू पर प्रैक्टिस करना एकदम सही था। जियाओ यू बिस्तर पर लेटी थी, उसके जेड जैसे पैर लंबे और सुंदर थे जैसे बढ़िया पोर्सिलेन। उसने सफेद थाई हाई स्टॉकिंग्स पहनी थी जो उसके पैरों पर एकदम फिट थी, जिससे उसकी खूबसूरती साफ दिख रही थी। उसके सुंदर पैर एक दूसरे से जुड़े हुए थे जैसे नाजुक किन तार हों और एक मीठी सपनों की धुन बजा रहे हों। उसकी गहरी नजरें उन खूबसूरत पैरों पर टिक गईं और जियाओ यान थोड़ा रुका। कजिन जियाओ यू लेग गॉडेस हमेशा से बहुत शानदार रही हैं। क्या इसलिए कि वह स्टॉकिंग्स पहनकर सोती हैं? जियाओ यान की समझ के बावजूद भी वह इसका पता नहीं लगा सका। एक अनुभव होने के कारण जियाओ यान इस मामले में और भी कुशल था। जैसे ही डू ZQ धीरे-धीरे अंदर आई, जियाओ यान ने दोनों तरीकों के बीच का अंतर साफ तौर पर देखा। आइस मसल जेड बोन वार्मिंग टेक्निक के बाद शियाओ यू की पहले से ही मेमने जितनी मोटी सफेद जेड जैसी त्वचा और भी साफ हो गई, बर्फ से भी ज्यादा। ये तरीका हल्का था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, फिर भी शियाओ यू के शरीर में पहले से ही बड़े बदलाव शुरू हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जियाओ यू, जिसने पहले ही डू ZQE की साधना शुरू कर दी थी, ने जियाओ यान की आइस मसल जेड बोन वार्मिंग टेक्निक की हल्की खुराक के तहत धीरे-धीरे इसे सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा जाग उठी और शियाओ यू के शरीर में भर गई। वह डू ZQ, जिसे उसने हाल ही में उगाया था, तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही वह बाधा जिसे तोड़ने के लिए जियाओ यू को कई और दिनों की साधना की आवश्यकता होती, उसकी चकित अवस्था में टूट गई। वह आधिकारिक तौर पर डू ZQ के पहले चरण में पहुंच गई। ये आइस मसल जेड बोन वार्मिंग टेक्निक सचमुच बहुत जबरदस्त है। 2 बार वार्मिंग टेक्निक करने के बाद जियाओ यान को मेरिडियन और हड्डियों को पोषण देने का काफी अनुभव हो गया था और बहुत साहस से जुनर के घर की ओर चल पड़ा। जियाओ यान जानता था कि वार्मिंग टेक्निक को तुरंत समझ पाना और उसे अपग्रेड कर पाना न सिर्फ उसकी जबरदस्त समझ की वजह से था, बल्कि यह उसके कई सालों के डेडिकेटेड डू ZQ कल्टीवेशन के अनुभव से भी जुड़ा था। एक ही डू ZQE खेती के तरीके के लिए कुछ लोग तेजी से खेती करते हैं, जबकि दूसरे धीरे-धीरे खेती करते हैं। ये काबिलियत के महत्व को दिखाता है। एक सच्चा जीनियस बेसिक डाओजी की साधना का तरीका इस्तेमाल करके भी एडवांस साधना तकनीकों से कमजोर नहीं, डरावने असर दिखा सकता है। चुपचाप जुनर के कमरे में पहुंचकर जियाओ यान में अब लड़कियों के बेडरूम में पहले की तरह सावधानी नहीं थी। वह आराम से बिस्तर के पास ऐसे चला गया जैसे अपने घर लौट रहा हो। जुनर, जिसके पास भी बहुत ज्यादा आत्मा की शक्ति थी, ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं। नए आने वाले की पहचान का एहसास होने पर उसकी आंखें, जो खुलने ही वाली थी, बहुत घबराहट में कसकर बंद हो गईं। असल में ये भाई शियाओ यान था। वह इस समय यहाँ क्या कर रहा था? जुनर ने हरे कमल की कढ़ाई वाला एक बहुत सुंदर बेली बैंड पहना था, जो पहले से ही एक जवान लड़की की सुंदरता दिखा रहा था, जिससे ये सोचना आसान था कि जब वह बड़ी होगी तो कितनी खूबसूरत दिखेगी। बिना किसी रस्म के जियाओ यान ने अपने गोरे, नाजुक, छोटे और सुंदर जेड पैर उठाए और उन्हें उसकी गोद में रख दिया। जियाओ मेई और जियाओ यू के मामले में जियाओ यान सावधान था। उसे डर था कि कहीं वे जाग न जाएं और वह एक बिगड़ेल इंसान की इमेज न बना ले। लेकिन अपनी छोटी पत्नी के लिए जियाओ यान को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि वह जानबूझकर अपनी हरकतों को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। अगर जुनर को इस बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह गहरी नींद में सोती रही, तो वह भविष्य में उसके प्रति समर्पित कैसे रह सकती थी? वैसे जियाओ यान ने जियाओ मेई और जियाओ यू पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी टेक्निक को बेहतर बनाया था। उसके मुलायम कोमल तलवे ऐसे लग रहे थे जैसे उंगली के हल्के से छूने से पिघल जाएंगे और पैर की हर उंगली जेड की तरह बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई बारीकी से तराशी गई कलाकृति हो। एक्यूपॉइंट्स का पता लगाने के बाद जियाओ यान की उंगलियों पर शुद्ध सफेद डू ZQE दिखाई दिया और उसने आइस मसल जेड बोन वार्मिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया। जुन ए, जो हैरानी से चिल्लाने ही वाली थी, उसे लगा कि उसकी पिंडली में कट दौड़ रहा है। जुन ए तुरंत समझ गई कि जियाओ यान इस विजिट का मकसद क्या कर रहा है, उसके मेरिडियन को पोषण देना। जैसे-जैसे कट बढ़ता गया, जुन ए का टेंशन में अलग शरीर धीरे-धीरे ढीला पड़ गया, जिससे डू ZQ उसके मेरिडियन में बहने लगी। 11 जो फिर से लड़ते हैं, जीनियस की प्रतिष्ठा फीकी नहीं पड़ी है, इतनी बढ़िया पौष्टिक तकनीक। जुनर ने बड़े आश्चर्य से इसका आनंद लिया। अगर उसे आमतौर पर अपने शरीर को पूरी तरह से मैच्योर होने और डू ZQ की खेती शुरू करने में आधे साल से 1 साल तक का समय लगता है, तो इस पोषण देने वाली तकनीक से वह कल से ही खेती शुरू कर सकती है। इतनी मेहनत के बाद शायद जुन ए की अनोखी बॉडी की वजह से जियाओ यान भी, जिसके पास डू ZQ के 6 हिस्से थे और जो डू ZQ की फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल का इस्तेमाल करके लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी सोखता था, आखिर में पसीने से भीग गया था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए बिस्तर के पास से कुछ उठाया और एक तेज सांस छोड़ी। उसने जुनर पर इतना ज्यादा डू ZQ खर्च करने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता था कि एक पुराने कबीले के लोगों की फिजिक आम लोगों के मुकाबले काफी अलग थी। कुछ मिनट आराम करने के बाद जियाओ यान को एहसास हुआ कि उसने जो पकड़ा हुआ था वही पतली बेली बैंड थी। मेरी गलती, मेरी गलती। जियाओ यान ने थोड़ी घबराहट में जुनर को नाजुक बेली बैंड वापस पहना दिया, फिर उसके चेहरे को देखा जो पके सेब की तरह लाल था और हल्का सा मुस्कुराया। मैं कल रात फिर आऊंगा। उसे एक पतले कंबल से ढकने के बाद जियाओ यान धुएं के गुबार की तरह कमरे से बाहर निकल गई। जियाओ यान के जाने के काफी देर बाद जुन ए ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उस दिशा में देखते हुए जहां वह गायब हो गया था। उसके जेड होंठ थोड़े से खुले हुए थे, उसकी बादाम जैसी आंखें धुंधली सी दिख रही थीं। भाई जियाओ यान, उन शरारती छोटे हाथों के बारे में सोचकर जुनर का सुंदर चेहरा फिर से लाल और गर्म हो गया और उसने अपने छोटे से सिर को पूरी तरह से ढकने के लिए पतला कंबल खींच लिया। अगले दिन पूरा बुतान शहर हंगामा में था, क्योंकि जियाओ फैमिली के जीनियस जियाओ यान ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही साधना शुरू कर दी थी। अपने पहले जन्मदिन पर ही डू ZQ के 4 हिस्से होने के कारण जियाओ यान का नाम बुतान शहर में फैल गया था।
हर कोई बहुत उत्सुक था, एक जीनियस जो लगभग डूजिकी के साथ पैदा हुआ था, अब जब वह साधना कर रहा था तो कितना साधारण बन जाएगा। अपनी अंगूठी में एक बुरे केमिस्ट के साथ जो पागलों की तरह डूजिकी को खा रहा था, जियाओ यान ने दिखाया कि उसने आज ही साधना शुरू की है और हर दिन पालथी मारकर बैठकर लगन से प्रैक्टिस कर रहा है। बेशक जियाओ में जियाओ यू और जुनर के लिए आइस मसल और जेड बोन नरिशिंग टेक्निक से रोजाना मेरिडियन को नरिश करना धीरे-धीरे एक आदत बन गई। अपनी जबरदस्त समझ के बावजूद जिससे वह इस टेक्निक को और भी बेहतर असर के लिए फिर से अपग्रेड कर सका, जियाओ यान कभी नहीं रुका। समय पानी की तरह बहता गया, चुपचाप उसकी उंगलियों से फिसलता गया और 7 साल पलक झपकते ही बीत गए। डू ज़ेडक्यूई 7वां खंड, जियाओ में डू ज़ेडक्यूई 7वां सेगमेंट, लेवल एडवांस्ड। ये टेस्टर के चिल्लाने पर रिजल्ट सुनकर वह जवान लड़की मुड़ी और दूर खड़े काले कपड़े पहने लड़के की तरफ हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। हालांकि उस छोटी लड़की की उम्र से बहुत खूबसूरत नहीं बनाती थी, लेकिन उसके अभी भी बचकाने चेहरे में एक हल्का सा आकर्षण था, पवित्रता और आकर्षण का एक साथ होना जिसने उस पल से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। परिवार के दूसरे सदस्यों की जलन के बिना काले कपड़े पहने लड़के के बगल में सियान रंग की ड्रेस में लड़की ने बेपरवाही से कहा, 7वां हिस्सा डूजिकी, ऐसा लगता है कि किसी ने कजिन जियाओ में पर बहुत मेहनत की है। 7 सालों में जुनर एक सुंदर जवान औरत बन गई थी, उसका शांत और ठंडा व्यवहार खिले हुए हरे कमल जैसा था। जुनर के साफ शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ने के लिए हाथ उठाया, डूजिकी स्टेज को बाहरी चीजों से मदद नहीं मिल सकती। ये सब जियाओ में की अपनी कोशिश है, कोई और उसकी मदद कैसे कर सकता है। जुन ए ने अपनी नाजुक नाक पर हल्के से शिकन करते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि कजिन जियाओ यू जियानान अकेडमी में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, वरना देखने के लिए एक अच्छा शो होता। जियाओ यान की गहरी आंखें हल्की सी झपकी, उसकी शानदार पोषण देने की तकनीक से तीनों लड़कियों की काबिलियत में काफी सुधार हुआ था। उदाहरण के लिए जियाओ में तय समय से 3 साल पहले ही डूजिकी के 7वें सेगमेंट में पहुंच गई थी। शियाओ यू की असली काबिलियत ने भविष्य में उसके जियानान अकेडमी में शामिल होने को पक्का कर दिया था, बहुत नर्वस थी। अगला जियाओ जुनर, शोरगुल भरी भीड़ में टेस्टर की आवाज फिर गूंजी। जैसे ही ये थोड़ा सुंदर नाम पुकारा गया, भीड़ अचानक शांत हो गई और सबकी नजरें एक तरफ हट गईं। चाहे वह सुंदरता हो, स्वभाव हो या टैलेंट हो, जुन ए पिछली जियाओ में से कई पॉइंट ज्यादा मजबूत थी, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि सबने इस तरह रिएक्ट किया। मुझे हैरानी है कि इस साल डूजिकी में जुनर की ताकत किस हिस्से तक पहुंच गई है। अनगिनत लोग उम्मीद से जादुई पत्थर की गोली की तरफ देख रहे थे। अपने कमल जैसे कदमों को थोड़ा हिलाते हुए जुनर जादुई पत्थर की गोली के सामने पहुंची, अपना छोटा हाथ बढ़ाया और हल्के से गोली को छुआ। थोड़ी देर की शांति के बाद पत्थर की पट्टिका से एक बार फिर चमकदार रोशनी निकली। डू ज़ेडक्यूई 9वां सेगमेंट, लेवल एडवांस्ड। पत्थर की पट्टिका पर लिखे अक्षरों को देखते ही पूरी जगह तुरंत सन्नाटे में डूब गई। तसक तसक 9वां सेगमेंट डूजिकी, सच में कमाल का। इस रफ्तार से मिस जुनर शायद सिर्फ आधे साल में एक सच्ची डू प्रैक्टिशनर बन जाएंगी, जैसा कि परिवार के टॉप जीनियस लोगों में से एक से उम्मीद थी। चुप्पी के बाद आसपास के सभी लोग कुछ निगलने से खुद को रोक नहीं पाए, उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। डूजिकी वह रास्ता है जिसे हर डू प्रैक्टिशनर को अपनाना चाहिए, सिर्फ इसे अपने पीक तक ले जाकर और डू की साइक्लोन को कम करके ही कोई एक इज्जतदार डू प्रैक्टिशनर बन सकता है। जियाओ मेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया, पत्थर की पट्टिका के सामने खड़ी लड़की को घूरते हुए उसका चेहरा काफी उदास था। वह इस साल भी मेहनत से खेती कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस लड़की से इतना पीछे रह जाएगी। जियाओ यान ने ये देखा, लेकिन वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। कुछ चीजें सिर्फ कोशिश से नहीं पकड़ी जा सकती, सबके पास खेती करने के लिए बराबर समय होता है। जब जियाओ मेई मेहनत से खेती कर रही थी तो जुन ए भी खाली नहीं बैठी रहती थी। अभी वह और जुनर एक ही डू की कल्टीवेशन मेथड से कल्टीवेशन कर रहे थे। आखिर में ये प्योर टैलेंट पर निर्भर था। अगर जुन ए डू प्रैक्टिशनर स्टेज तक पहुंच जाती और उसे अलग-अलग पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक और स्किल्स मिल जाती तो उनके बीच का गैप और बढ़ जाता। जियो यान, जब टेस्टर ने ये नाम पुकारा तो उसकी आवाज सम्मान से भर गई। हॉल में सभी की नजरें आवाज के साथ घूम गईं और सबकी नजरें काले कपड़े पहने उस सुंदर नौजवान पर टिक गईं। यह जियाओ फैमिली का नंबर 1 जीनियस था। सिस्टर जुनर, एक पल में हैरान मत होना, ठीक है। हरे रंग की ड्रेस में पीछे आती हुई जवान लड़की को देखकर जियाओ यान ने जुनर की तरफ एक आईब्रो उठाई और कहा। जुनर ने अपने हरे बालों की एक लट घुमाते हुए बुदबुदाया, क्या वह शायद डू प्रैक्टिशनर बन गया है। उसकी आत्मा की समझ के लिए आम लोगों की डू की ताकत में कोई राज नहीं था। हालांकि भाई शियाओ यान की ताकत हमेशा एक रहस्य की तरह रही थी। काले कपड़े पहने उस नौजवान को धीरे-धीरे आगे बढ़ते देखकर ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ शांति थी और कुछ जोशीली आंखें बिना पलके झपकाए उस नौजवान को ध्यान से देख रही थी। अखाड़े में सबकी नजरों के नीचे जियाओ यान ने हाथ बढ़ाकर आइस स्पिरिट काले पत्थर की गोली पर दबाया, उसकी बहुत बड़ी डूजिकी उसके अंदर तेजी से उमड़ रही थी। जैसे ही डू ज़ेडक्यूई को डाला गया, काले पत्थर की पट्टिका एक पल की शांति के बाद अचानक चमकदार रोशनी के साथ फट गई। डू प्रैक्टिशनर, एक सितारा। काले पत्थर की पट्टिका पर 4 चमकदार सुनहरे अक्षरों को देखकर ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर ठंडी हवा के बड़े-बड़े झोंके ऐसे निकले जैसे किसी पागलपन में हो और उस पल सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यंग मास्टर जियाओ यान, 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर। 4 शानदार सुनहरे अक्षरों को देखकर थोड़ा हैरान होकर टेस्टर हैरानी से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और जोर से चिल्लाया। 12 याओ लाओ प्रकट होता है, उसका आत्मा शरीर खून से भरा हुआ है। 11 साल का डू प्रैक्टिशनर। वह सच में जियाओ फैमिली के नंबर 1 जीनियस के तौर पर अपनी रेपुटेशन पर खरा उतरता है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की घोषणा सुनकर ट्रेनिंग ग्राउंड पर मौजूद सभी लोग हैरानी से चौंक गए, उनके चेहरे शौक से भर गए। जैसे-जैसे खेती का लेवल बढ़ता है, खेती में आने वाली रुकावटों को दूर करना और मुश्किल होता जाता है। डूजिकी को पार करने और डू प्रैक्टिशनर बनने के लिए शरीर के अंदर डू की साइक्लोन को गाढ़ा करना जरूरी है। लेकिन डू क्यू साइक्लोन को कंडेंस करने में फेलियर रेट काफी ज्यादा होता है। फेल होने पर 9 स्टेज वाला डू ज़ेडक्यू 8 स्टेज वाला हो जाएगा। कुछ बदकिस्मत लोगों को सफल होने से पहले 10 से ज्यादा बार कंडेंसेशन की कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन बार-बार ऐसी कोशिशों की वजह से लोग खेती का सही समय चूक जाते हैं, जिससे उनके भविष्य को बहुत नुकसान होता है। यंग मास्टर जियाओ यान सच में जीनियस लोगों में जीनियस हैं। डूजिकी स्टेज के दौरान न सिर्फ उनकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज है, बल्कि वे अपनी पहली कोशिश में ही अपने डू की साइक्लोन को कंडेंस करने में भी कामयाब रहे। काले पत्थर की पट्टिका पर 4 चमकदार सुनहरे अक्षरों को देखकर उसकी आंखें चमक से थोड़ी धुंधली हो गईं और उसने हैरानी से अपना चेहरा जैसा मुंह चौड़ा कर लिया। 11 साल की उम्र में ही वह एक स्टार डू प्रैक्टिशनर बन चुका था। 15 साल की उम्र तक वह शायद डू मास्टर पावर हाउस बन जाएगा। नॉर्थ वेस्ट रीजन के इतने सालों के इतिहास में सिर्फ कुछ ही लोग इसे हासिल कर पाए हैं और ये लोग बहुत पहले ही डू की खेती की दुनिया के पिलर बन गए हैं। भीड़ के पीछे जुन ए भी हैरान थी, अपने जेड होंड भींचते हुए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आंशाओ इतनी जल्दी डू प्रैक्टिशनर के पास पहुंच जाएगा। खेती की इतनी भयानक स्पीड तो लगभग अनसुनी है, यहाँ तक कि किसी पुराने कबीले में भी नहीं। पुराने कबीले शरीर के अंदर के खून को महत्व देते हैं, खून के जागने से पहले आम लोगों से उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता। यहाँ तक कि अपनी अभी की ताकत पाने के लिए वह अपनी जबरदस्त आत्मा की शक्ति और मेरिडियन पर निर्भर थी, जिन्हें दिन रात पोषण मिलता था, जिससे इतनी तेजी से तरक्की हुई। पत्थर की तख्ती के पास खड़े काले कपड़े पहने नौजवान को देखकर जुन ए ने अपनी तेज आंखें झपकाईं और धीरे से कहा, अगर यंग मास्टर जियाओ यान की ताकत पर किसी रहस्यमय इंसान का असर नहीं हुआ होता तो उसकी अभी की ताकत शायद परिवार के बुरे लोगों को चौंका देती। मुझे उम्मीद है कि उस इंसान का कोई बुरा इरादा नहीं होगा, वरना भले ही तुम यंग मास्टर जियाओ यान के शरीर के अंदर छिप जाओ, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। एक हल्की आग के साथ जुनर की पतझड़ जैसी आंखों में हल्की सुनहरी लपटें धीरे से चमक उठीं। धीरे-धीरे अपनी हथेली पीछे हटाते हुए जियाओ यान को अपने दिल में पता था कि आज का दिन उसके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि बुरा आदमी लगातार अपनी डूजिकी खा रहा था, लेकिन उसकी खाने की स्पीड साफ तौर पर सीमित थी। जैसे-जैसे उसकी साधना का तरीका उसकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली समझ के आशीर्वाद से लगातार सफल होता गया, वह जल्दी ही बुरे आदमी की खाने की स्पीड के बराबर पहुंच गया और फिर उससे आगे निकल गया। इसलिए उसकी ताकत सिर्फ एक बार कम हुई, उसके बाद के समय में उसकी ताकत लगातार बेहतर होती गई और आज तो उसने अपने डू क्यू साइक्लोन को फिर से गाढ़ा कर लिया। सबसे जरूरी बात यह है कि कई सालों तक डूजिकी से सीख मिलने के कारण उनकी नींव पहले से ही इतनी मजबूत हो चुकी थी कि किसी जीनियस के लिए भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज यंग मास्टर जियाओ यान का डू प्रैक्टिशनर बनने का खुशी का दिन है, इसलिए यंग मास्टर जियाओ यान को हमें ट्रीट देना चाहिए। जुन ए ने मजाक में जियाओ यान को देखकर अपना छोटा सा मुंह बनाया जब वह वापस चला गया। ठीक है, जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह आखिरकार डूजिकी की खेती शुरू करने वाला था, जो सच में जश्न मनाने लायक था। उन्हें डर था कि जल्द ही उन्हें मुश्किल खेती करनी पड़ेगी। हे, मुझे सबसे महंगा चाहिए। ये सुनकर जुनर प्यार से मुस्कुराई। उस जवान लड़की की साफ घंटी जैसी आवाज ने कई दिलों को हिला दिया। हालांकि वे ये भी जानते थे कि केवल जियाओ यान जैसा जीनियस ही मिस जुनर जैसी पवित्र और प्यारी लड़की के लायक हो सकता है। जियाओ में जो आग जैसी लाल ड्रेस पहनी थी, शान से आगे बढ़ी, उसका सुंदर चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उसने कहा, कजिन यानशाओ, डू प्रैक्टिशनर बनने के लिए बधाई। आपकी काबिलियत को देखते हुए कजिन, मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्द डू प्रैक्टिशनर में भी सफल हो जाएंगे। जियाओ यान हल्के से मुस्कुराया। शियाओ में ने व्यंगपूर्वक हंसते हुए कहा, या शायद अब से 2 या 3 साल बाद होगा। लाल ड्रेस के नीचे थोड़े उभरे हुए कप को देखकर जियाओ यान ने इस छोटी लड़की को नजरअंदाज नहीं किया, जिसे उसने बचपन से बड़ा होते देखा था, और उसे बुलाया। आगे की बातें बाद में करते हैं।
हम बाहर बड़े खाने पर जाने वाले हैं। कजिन, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाती? कजिन जियाओ मेई, चलो, जुनर ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बाल ठीक करने के लिए हाथ उठाया। शियाओ मेई ने सिर हिलाया। मैं जानना चाहती थी कि ड्यूक्यू साइक्लोन को कंडेंस करना कैसा होता है। ड्यूजी की खेती की आने वाली शुरुआत का जश्न मनाने के लिए जियाओ यान खास तौर पर जुनर और जियाओ मेई को भूटान शहर में काफी देर तक घुमाने ले गया, इससे पहले कि वे फैमिली एस्टेट पर अलग हो जाएं। चांद चांदी की डिस्क जैसा था और आसमान तारों से भरा था। चट्टान की चोटी पर जियाओ यान अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और अपने दाहिने हाथ में एक पुरानी अंगूठी को हल्के से घुमा रहा था। एक पल बाद जियाओ यान ने हवा से कहा, बुरे राक्षस, तुमने इतने सालों तक मेरी ड्यूजी को अपने अंदर समाये रखा है। बाहर आओ और खुद को दिखाओ, है ना? छोटे दोस्त, तुम्हें इस बुरे आदमी के होने का कैसे पता चला? हवा थोड़ी कांपी और अंगूठी की सतह पर एक हल्की सफेद रोशनी टिमटिमाई जैसे ही एक बुरा आदमी बाहर निकला। जियाओ यान ने कंधे उचकाए। एक बार जब मैंने अंगूठी नहीं पहनी थी तो ड्यूजी का गायब होना बंद हो गया। जब मैंने अंगूठी वापस पहनी तो ड्यूजी की तेजी से गायब हो गई। इस तरह कुछ बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई बेवकूफ भी ड्यूजी के गायब होने का कारण समझ जाएगा। छोटे बदमाश, तुम बहुत चालाक हो। बुरे आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। जियाओ यान ने आंखें घुमाई। बेकार की बातें बंद करो। तुमने इतने सालों से मेरी ड्यूजी की सीख ली है। जल्दी से अपनी अच्छी कल्टीवेशन टेक्निक का कलेक्शन निकालो। मुझे अभी कल्टीवेशन टेक्निक का एक स्क्रॉल चाहिए। अगर तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि तुम्हें, बुरे आदमी, कोई और बदकिस्मत इंसान ढूंढ लेना चाहिए। नीचे गहरी चट्टान को देखते हुए जियाओ यान ने हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर मैं इसमें गिर गया तो पता नहीं मुझे और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। जियाओ यान की मामूली धमकी सुनकर बुरा आदमी मुस्कुराया। दूसरों में तुम्हारे जितनी शक्तिशाली आत्मा की समझ नहीं होती। क्योंकि इस बुरे आदमी ने खुद को सामने लाने का फैसला किया है तो मैं तुम्हें स्वाभाविक रूप से बहुत फायदे दूंगा। वे हाई ग्रेड साधना तकनीकें क्या हैं? क्या तुम एक अल्केमिस्ट बनना चाहते हो? फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट पर जिस किसी की भी नब्ज है वह अल्केमिस्ट बनना चाहता है। जियाओ यान ने मुंह बनाया। मेरा नाम ओल्ड मैन है। जहां तक मेरी शुरुआत की बात है मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, कहीं आपका ध्यान न भटक जाए। आपको बस ये जानना है कि जो लोग खुद को पिलकिंग कहते हैं असल में वे बस छोटे लोग हैं। जैसे ही उसने अपनी पहचान बताई बुरे आदमी का शरीर थोड़ा कांपने लगा, जैसे कोई जागा हुआ पुराना जानवर हो। उसकी डरावनी ताकत से आसमान में हवाएं और बादल तेजी से उड़ने लगे। अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए ड्यूजी की लगातार ढाल लेते हुए बुरे आदमी की आत्मा की चोटें इतने सालों में पूरी तरह से ठीक हो गई थी। हालांकि उनकी पहले की सबसे ज्यादा ताकत की तुलना में अभी भी काफी अंतर था, फिर भी जिया माइम्पाई में बिना रोक टोक के चलना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। जियाओ यान ने अपनी हथेली को अपने सामने सीधा रखा। एकदम सफेद ड्यूजी की और उसकी अपनी आत्मा की शक्ति एक साथ बाहर निकल रही थी और उसके सामने एक गोल सुरक्षा कवच बन गई। इस दबाव से एक कदम पीछे हटकर जियाओ यान धीरे से रुका और बुरे आदमी को हैरानी से देखा। तेरा, मुझे वे सब चाहिए। क्या यह एक सच्चे एक्सपर्ट की ताकत है? सिर्फ एक आत्मा के रूप में भी वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। जियाओ यान की गहरी आंखें हल्की सी झपकी। याओ लाओ अभी बस अपना प्रेशर कम कर रहा था। अगर वह जानबूझकर उसे टारगेट करता तो भले ही जियाओ यान की ताकत एक आम प्रैक्टिशनर से कहीं ज्यादा हो, वह एक भी बार नहीं झेल पाता। अपना सिर उठाकर इधर उधर देखते हुए याओ लाओ ने दो खास दिशाओं की ओर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। क्या उसने सच में मुझे खोज लिया? पहाड़ों के बीच छिपे लिंग यांग की भौहें तन गईं। उसका दिल सदमे से भर गया। उसने डार्क एट्रिब्यूट फाइटिंग क्यूई को कल्टीवेट किया था और उसके पास छिपाने की बहुत मजबूत काबिलियत थी, फिर भी उसकी छिपी हुई मौजूदगी को सिर्फ एक नजर से ही देखा जा सकता था। दूसरी तरफ यह महसूस करते हुए कि उसे खोज लिया गया है, किन याओ की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। इस याओ लाओ की ताकत सच में जबरदस्त है। इतने सालों से यह ओल्ड मिस्टर कभी सामने नहीं आया। अब इसके बारे में सोचकर लगता है कि उसकी चोटें ठीक हो गई होंगी। ऐसे एक्सपर्ट से गाइडेंस मिलना याने के लिए मौका है। किन याओ ने थोड़ा सिर हिलाया और उसकी पीठ पर पानी जैसे नीले फाइटिंग क्यूई के पंख। शियाओ फैमिली बैक माउंटेन में गायब हो गए। जियाओ यान से अपनी फिजिक बेहतर होने और अर्थ रैंक एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक मिलने के बाद किन याओ की ताकत हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। बस बात ये थी कि वह लोगों के बीच बहुत कम जाती थी, इसलिए बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। जब दोनों पूरी तरह से गायब हो गए तो याओ लाओ एक नीले पत्थर पर पालती मारकर बैठ गया। अपना सिर हिलाते हुए उसने कुछ बेसब्री से पूछा, छोटे दोस्त, तुम सीखोगे या नहीं? मैं सीखूंगा। क्यों नहीं सीखूंगा? अगर मैं नहीं सीखूंगा तो क्या मेरे ड्यूजी के वे सारे साल तुम बेकार में नहीं गंवा दोगे? जियाओ यान ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सिर हिला दिया। हे, अगर तुम तैयार हो तो अप्रेंटिसशिप सेरेमनी कर लो। याओ लाओ की नजर कई बार जियाओ यान पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक सफल स्कीम की अजीब सी मुस्कान तुरंत आ गई। मुझे अभी भी फॉर्मल अप्रेंटिस करना है। जियाओ यान की काली आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह पहले से ही इस हद तक जीनियस था, फिर भी उसे इतने रेट को फॉलो करना था। बकवास, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बिना अप्रेंटिस के सब कुछ सिखा दूं? तुम्हारे सपनों में? याओ लाओ ने आंखें घुमाई। उसका पंडित स्वभाव साफ तौर पर जियाओ यान की कल्पना से कहीं ज्यादा था। बेबसी से होंठ सिकोड़ते हुए उसने फॉर्मली याओ लाओ के पास अप्रेंटिसशिप ले ली। ये देखकर कि जियाओ यान ने सही शिष्टाचार पूरा कर लिया था, याओ लाओ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हे गुरु, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूं तो आप मुझे एक स्वर्ग रैंक एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक क्यों नहीं देते? जियाओ यान आराम से घास पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसे मांगा। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि हेवन रैंक एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक जमीन पर पड़े बेकार आलू हैं? मुझे हैरानी है कि तुम्हें ये पूछने की हिम्मत है। ये सुनकर याओ लाओ का चेहरा मुस्कुराया और वह हंसी और आंसू के बीच फंसकर गाली देने लगा। जियाओ यान काफी उदास था। मौजूदा फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट पर डू एम्परर तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो रास्तों में से एक होने के नाते बर्निंग टेक्निक को अभी पहले की तरह ही खराब रेटिंग मिली हुई थी। बर्निंग टेक्निक कल्टीवेशन टेक्निक की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं थी, बस इसमें कंपैटिबल यूजर की कमी थी। ये किसी व्यक्ति के दो पैरों की तरह था, यह ऐसा मामला नहीं था कि लंबा वाला बेहतर हो। जियाओ यान के उदास छोटे से चेहरे को देखकर याओ लाओ की धुंधली बुरी आंखों में अचानक एक साजिश का एहसास भर गया। मेरे पास स्वर्ग रैंक साधना विधि नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी तकनीक है जो स्वर्ग रैंक वाली तकनीक से भी ज्यादा विचित्र है। जियाओ यान को चुपचाप देखते हुए याओ लाओ के चेहरे पर एक मुश्किल भाव उभर आया। क्या तुम्हारे मन में जुन ए नाम की उस लड़की के लिए फीलिंग्स हैं? अरे, याओ लाओ के अजीब सवाल से हैरान होकर जियाओ यान ने अपना मुंह खोला। टीचर, हम अभी कल्टीवेशन के बहुत सीरियस मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप ये बात क्यों उठा रहे हैं? तुम्हारी मंगेतर तो तय हो चुकी है, फिर भी हर रात तुम तीन अलग-अलग लड़कियों के कमरों में बारी-बारी से जाते हो। याओ लाओ ने उंगलियों पर गिनती की। तुम्हारे टीचर होने के नाते मुझे जरूर साफ-साफ पूछना होगा कि तुम, ये छोटा बिगड़ा हुआ आदमी, क्या सोच रहा हो? पिछले कुछ सालों में जियाओ यान ने जो किया था उसके बारे में सोचकर याओ लाओ अपने दिल में कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। ये शिष्य सच में एक जीनियस था, लेकिन वह थोड़ा ज्यादा ही कामुक था। हालांकि भविष्य के एक्सपर्ट के लिए यह असल में कोई कमी नहीं थी, बस बात ये थी कि उन लड़कियों में से एक सच में खास थी। जियाओ यान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। पत्नी जल्दी ढूंढनी पड़ती है। इतने सालों में उसने उन तीन लड़कियों को बड़ा करने में मदद करने के लिए अक्सर मेरिडियन नरिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। नहीं तो अपने टैलेंट के साथ उनके लिए अपनी मौजूदा ताकत तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन होता। जियाओ यान को बहुत देर तक चुप देखकर याओ लाओ ने गहरी आवाज में कहा, जियाओ फैमिली अभी कमजोर है और तुम्हारी मंगेतर की फैमिली मुश्किल से ही दिखी है। मैंने सुना है कि वह पहले ही क्लाउड मिस्ट सेक्ट में शामिल हो गई है। मुझे डर है कि यह बस कुछ ही समय की बात है जब वह सगाई तोड़ने आएगी। मेरा सुझाव है कि आप जितनी जल्दी हो सके सगाई तोड़ दें और मेरी शिक्षाओं पर ध्यान देने के लिए जुन ए के अलावा अन्य लड़कियों से दूरी बनाए रखें। धीरे-धीरे उसका चेहरा गंभीर होता गया। याओ लाओ ने अपनी जीभ चटकाई और कुछ कंफ्यूजन के साथ कहा, उस लड़की जुनर का बैकग्राउंड थोड़ा डरावना है। मुझे नहीं पता कि उसके बैकग्राउंड वाला कोई तुम्हारे जैसे छोटे परिवार से कैसे जुड़ा हो सकता है, लेकिन इससे आपके बीच की दूरी कम नहीं होती। आपके स्टेटस में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर वह लड़की आपको पसंद भी करती है तो उसके पीछे वाले लोग कभी राजी नहीं होंगे, खासकर तब जब आप पहले से ही एक आदमी हैं और आपकी एक पत्नी भी है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो इस बात की बहुत संभावना है कि तुम भविष्य में उस छोटी लड़की से जुड़ सकोगे। इससे तुम कम से कम 20 साल की मुश्किल से बच सकते हो। याओ लाओ ने चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। एक अमीर औरत से चिपके रहना, साथ रहने वाला दामाद बनना। जियाओ यान की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने अपने मुंह में लगी जंगली घास की एक पत्ती थूक दी। ये सब कहने के बाद, टीचर, आप बस यही चाहते हैं कि मैं वह टेक्निक चुनूं जो हेवन रैंक वाली टेक्निक से भी ज्यादा अजीब हो, है ना? हे, याओ लाओ ने अपना मुरझाया हुआ बुरा चेहरा रगड़ा और शर्म से मुस्कुराते हुए कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा मनाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि चाहे मेरे नजरिए से हो या आपके, मुझे सच में उम्मीद है कि आप इसे अपना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी सिर्फ आत्मा की अवस्था में हूं, है ना? याओ लाओ ने अपने हाथ फैलाए और पूछा। जियाओ यान ने सिर हिलाया। इस हालत में नॉर्मल लॉजिक से मुझे मरा हुआ मान लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरी सोल पावर आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए मैं इस अजीब तरीके से जिंदा रह पाया हूं। याओ लाओ मजाक में हंसा। उसकी मुस्कान में थोड़ी कड़वाहट थी। मुझे ये भ्रम वाले दिन पसंद नहीं है। मेरे पास अभी भी कुछ काम है जिन्हें मुझे पर्सनली पूरा करना है, इसलिए मुझे इस सोच स्टेट से बाहर निकलने की जरूरत है।
मैंने जिस टेक्निक के बारे में बताया, जब उसे एक खास लेवल तक कल्टीवेट किया जाता है तो उसमें किसी इंसान को फिर से जिंदा करने की चमत्कारी काबिलियत होती है। जियाओ यान ने एक पल सोचा और कहा, मैं टेक्निक सीखूंगा। लेकिन जहां तक टीचर ने जिस एंगेजमेंट को तोड़ने की बात कही थी उसे भूल जाते हैं। मैं जियाओ यान शायद कोई संत ना हो, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपनी बात से मुकर जाए। दूसरे लोग कह सकते हैं कि जियाओ परिवार का सगाई तोड़ना खुद को लेकर जागरूक होने की वजह से है, ये जानते हुए कि हम नालांग परिवार तक नहीं पहुंच सकते, जो जियामा साम्राज्य के 3 बड़े परिवारों में से एक है। लेकिन आपको कागज में नहीं लपेटा जा सकता। भविष्य में जियामा एम्पायर के लोग जरूर जानेंगे कि मैंने जियाओ यान ने अपने शुरुआती सालों में एक एक्सपर्ट को अपना टीचर बनाया था। अगर मैं आज सगाई तोड़ने के लिए राजी हो जाता हूं तो मैं नालांग फैमिली से कैसे अलग रहूंगा, जो टीचर के शब्दों में अपने पावरफुल बैकग्राउंड की वजह से भविष्य में सगाई तोड़ देंगे। याओ लाओ थोड़ा हैरान हुआ, तो फिर तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? मुझे ये सब चाहिए। जियो यान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। 14 क्या ये फेंग जुए की ट्रेनिंग स्पीड है? याओ लाओ डर गया। अनुभवी याओ लाओ भी एक पल के लिए हैरान रह गए। काफी देर बाद याओ लाओ ने अपनी उंगली हिलाई और रोशनी की एक काली किरण शियाओ यान के हाथ में आ गिरी। जैसे ही काली रोशनी दूर हुई, एक काला स्क्रॉल दिखाई दिया। ये कल्टीवेशन टेक्निक हेवन रैंक बर्निंग टेक्निक से भी ज्यादा अजीब है। ये कल्टीवेशन टेक्निक अभी सिर्फ येलो रैंक लो लेवल है, लेकिन यह हेवनली फ्लेम्स को खाकर इवॉल्व हो सकती है। मैं बाद में बताऊंगा कि हेवनली फ्लेम्स क्या हैं। अभी के लिए आपको ये जानना होगा कि सिर्फ एक तरह की हेवनली फ्लेम डू हुआन बैटल एम्परर एक्सपर्ट को मौत के घाट उतार सकती है। मेरे लिए भी यह सोचना मुश्किल है कि अगर किसी इंसान के शरीर में 2 या उससे भी ज्यादा हेवनली फ्लेम हो तो कैसा होगा। अगर तुम अपना लक्ष्य पाना चाहते हो तो मेहनत से खेती करो। याओ लाओ ने आह भरी, उम्मीद करते हुए कि इस बार वह अंधा नहीं हुआ होगा। बर्निंग टेक्निक की साधना तकनीक हासिल करने के बाद जियाओ यान खड़ा हुआ और उसने पीछे पहाड़ में वह गुफा ढूंढी जहां वह सालों से अक्सर साधना करता था ताकि कोई उसे परेशान न करे। याओ लाओ शियाओ यान की सावधानी से काफी संतुष्ट था। असल में जियाओ यान के थोड़ा ज्यादा लस्टफुल होने के अलावा वह आमतौर पर उसे बहुत खुश था। पत्थर के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे जियाओ यान ने धीरे-धीरे बर्निंग टेक्निक को खोला, जिससे वह जानकारी की एक धारा में बदल गई जो सीधे जियाओ यान के दिमाग में चली गई। अपनी जबरदस्त समझ के साथ जियाओ यान को बर्निंग टेक्निक की साधना को पूरी तरह समझने के लिए इसे सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत थी और उसे कुछ अजीब बातें भी मिली। कई एपिफनी का अनुभव करने के बाद जियाओ यान इन जानकारियों से अनजान नहीं था। इस समय पैदा हुई समझ अगर भविष्य में ध्यान से पढ़ाई की जाए तो उसे काफी तरक्की होगी और उसे हकीकत में बदला जा सकता है। धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद करके जियाओ यान ने बर्निंग टेक्निक की साधना शुरू कर दी। डू प्रैक्टिशनर तक पहुंचने के बाद सभी को एक कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करने की क्वालिफिकेशन मिली। एक टेक्निक को कल्टीवेट करने के बाद उसके शरीर में मौजूद बिना एट्रिब्यूट वाला दूध या सफेद दूध ज़ेड बैटल क्यूई उस टेक्निक के एट्रिब्यूट के साथ दूध ज़ेड बैटल क्यूई में बदल जाएगा। दूध की बैटल की के पहले ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन बर्निंग टेक्निक बहुत अजीब थी और किसी ने इसे कभी सीखा नहीं था। याओ लाओ हवा में तैर रहा था, जियाओ यान को देख रहा था जो अपनी दूजी की बैटल की को बदलने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था। 2 घंटे बाद याओ लाओ थोड़ा नर्वस होने लगा। इसमें इतना समय कैसे लग सकता है? बर्निंग टेक्निक अभी सिर्फ एक येलो रैंक लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक है। जियाओ यान के टैलेंट के हिसाब से उसे डू ज़ेड बैटल क्यू ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पहले पूरा कर लेना चाहिए था। जियाओ यान ने 10 साल से ज्यादा समय तक दूजी की बैटल की ट्रेनिंग ली थी और उस दौरान दूकी की फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल में कई नए बदलाव आए थे। जियाओ यान ने आखिरकार जिस साधना के तरीके का अभ्यास किया उसे स्कैटर्ड क्यूई ओरिजिन फाउंडेशन बिल्डिंग स्किल कहा गया। इस साधना के तरीके में याओ लाओ के डू ज़ेड बैटल क्यूई सीखने के अनुभव को मिलाया गया और डू ज़ेड बैटल क्यूई साधना में सालों के अनुभव को संक्षेप में बताया गया। लगातार डू ज़ेड बैटल क्यू को एब्जॉर्ब करते हुए साधना करने से न सिर्फ जियाओ यान की शारीरिक बनावट बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, बल्कि उसकी डू ज़ेड बैटल क्यू भी बहुत ज्यादा शुद्ध हो गई, जो लगभग असली डू ज़ेड बैटल क्यू जैसी थी। इतनी शुद्ध डाओ जी बैटल ची के डाओ ची साइक्लोन में घुलने और डाओ प्रैक्टिशनर तक पहुंचने के बाद भी जियो यान की डाओ जी बैटल ची ने अपनी शुद्ध खासियतें बनाए रखी और इसकी जबरदस्त एनर्जी एक डाओ मास्टर एक्सपर्ट की डाओ जी बैटल ची से भी बेहतर थी। इसलिए बदलाव का समय आम डाओ प्रैक्टिशनर की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा होगा। जियाओ यान को अपनी सारी डू ज़ेड बैटल क्यू बदलने में पूरे 5 घंटे लग गए। डू ज़ेड बैटल क्यू साधना तकनीक को ऑफिशियली सीखने के बाद जियाओ यान पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। उसके नाजुक चेहरे पर गर्म जैसी हल्की चमक थी और वह फ्रेश लग रहा था। याओ लाओ जो जियाओ यान को देख रहा था उसने तुरंत जियाओ यान के बदलाव को पकड़ लिया। क्या बदलाव सफल रहा? लेकिन इस समय आसपास की दुनिया में तेजी से बढ़ती एनर्जी तेजी से जियाओ यान की ओर बढ़ी और उसकी स्पीड और तेज होती गई, जैसे जियाओ यान का शरीर लगभग एक ब्लैक होल में बदल गया हो जो तेजी से बहती दुनिया की एनर्जी को लगातार अपने शरीर में सोख रहा हो। याओ लाओ हवा में तैर रहे थे, जियाओ यान की वजह से पैदा हुई स्थिति को देख रहे थे और उनकी भौहें थोड़ी सी खुल गईं। क्या वह आगे बढ़ने वाला है? बस इतनी ज्यादा वर्ल्ड एनर्जी एक डाओ प्रैक्टिशनर के लिए जरूरी लेवल से कहीं ज्यादा है। जब याओ लाओ कुछ हैरान और परेशान था तब जियाओ यान अपनी आंखें कसकर बंद करके अपने रोम छिद्रों से निकलने वाली दुनिया की एनर्जी को सही तरीके से गाइड कर रहा था। जियाओ यान ने ऐसा अनगिनत बार किया था और नई सीखी हुई बर्निंग टेक्निक के साथ भी इसमें कोई अनजानी बात नहीं थी। जियो यान के शरीर में डू ज़ेड बैटल क्यू के लेवल तक पहुंचने और डू क्यू साइक्लोन में डालने से पहले मेरिडियन के जरिए बहुत सारी वर्ल्ड एनर्जी को कई बार रिफाइन और शुद्ध किया गया। पूरे 1 घंटे के बाद दुनिया की एनर्जी बहुत कम हो गई और आखिर में आसपास की सारी दुनिया की एनर्जी जियाओ यान ने सोख ली। जियाओ यान के शरीर के अंदर से एक धीमी आवाज आई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अपनी पलकें झपकाते हुए जियाओ यान ने उस ज्यादा चमकदार गुफा को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। जियाओ यान को स्वाभाविक रूप से पता था कि यह साधना तकनीक विकसित करने से बड़ी हुई इंद्रियों के लाभों में से एक था। 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर याओ लाओ अपनी जीत चक्कर बिना नहीं रह सका। एक साधना तकनीक के बदलाव के दौरान सफलता, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। ऐसा लगता है कि आपने कई सालों तक डू ज़ेड बैटल क्यू की साधना करके काफी फायदा उठाया है। जियाओ यान ने थोड़ा सा हिलाया। मेरी डू ज़ेड बैटल क्यू बहुत शुद्ध है। एक बार जब कल्टीवेशन टेक्निक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया तो मुझे लगा कि मेरे डू क्यू साइक्लोन में डू ज़ेड बैटल क्यू 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर तक पहुंचने वाली है, इसलिए मैंने थोड़ी देर और कल्टीवेशन की और सीधे पहुंच गया। एक पल के लिए कल्टीवेटेड याओ लाओ ने ताने से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जियाओ यान की सफलता का सीन याद करते हुए एक 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर को इस तरह से सफलता नहीं मिलनी चाहिए और न ही यह कल्टीवेशन इफेक्ट था जो येलो रैंक लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक में होना चाहिए। जियाओ यान ने हंसते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि येलो रैंक लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक अपनाने वाले सभी लोगों का असर एक जैसा हो? अगर ऐसा होता तो डू ज़ेड बैटल क्यू स्टेज में सभी ने एक ही कल्टीवेशन मेथड इस्तेमाल किया, फिर भी कल्टीवेशन स्पीड में अंतर होता है। जीनियस लोगों को जीनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी काबिलियत आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। अगर यह काबिलियत खेती की स्पीड पर असर नहीं डालती बल्कि खेती की टेक्निक, रिसोर्स और दूसरी वजहों पर असर डालती तो शायद फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट की एक और कहावत होती, अगर मेरे पास भी एक्स कल्टीवेशन टेक्निक एक्स एलिक्सिर होता तो मैं भी यह कर सकता था। क्या तुम इनडायरेक्टली अपने ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की तारीफ नहीं कर रहे हो? याओ लाओ ने एक नजर में जियाओ यान के विचारों को समझ लिया। जियाओ यान ने अपना हाथ उठाया और सिर खुजाते हुए चुप हो गया। हालांकि जियाओ यान के नार्सिसिज्म से याओ लाओ कुछ हैरान थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उस नौजवान ने जो कहा वह बिल्कुल भी झूठ नहीं था। आपने जो कहा वह बहुत सही है, लेकिन इतने टैलेंट वाला कौन येलो रैंक लो लेवल कल्टीवेशन टेक्निक चुनेगा? ये सुनकर याओ लाओ एक अजीब सी मुस्कान दिखाए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और जियाओ यान को फिर से देखा। येलो रैंक लो लेवल खेती की तकनीक को सिर्फ येलो रैंक हाई लेवल खेती की तकनीक में मिलने वाली खेती की स्पीड से कर पाना जानकर याओ लाओ को भी हैरान कर गया। ये पूरी तरह टैलेंट से हासिल की गई खेती की तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस समय याओ लाओ ने अचानक एक बेसिन में ठंडा पानी डाला। जल्दी खुश मत हो। हालांकि तुम्हारी साधना की गति बहुत धीमी नहीं है, लेकिन इस बर्निंग टेक्निक के विकसित होने से पहले तुम्हारी डू ज़ेड बैटल क्यू सहनशक्ति के मामले में दूसरों से बहुत कमजोर होगी। 15 बाजी का पतन, इसलिए अब से दूसरों से लड़ते समय तुम्हें फैसला लेने वाला और तेज होना चाहिए। जब तुम आगे ना बढ़ो तो आगे मत बढ़ो, लेकिन जब बढ़ो तो अपनी पूरी ताकत लगा दो और लड़ाई जल्दी खत्म करो। याओ लाओ ने कहा। जियाओ यान ने सिर हिलाया, लेकिन उसने इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया। क्योंकि डू क्यू साइक्लोन ज्यादा डू ज़ेड स्टोर नहीं कर सकता था तो क्या वह दूसरे तरीकों के बारे में नहीं सोच सकता था? टीचर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इतने सालों से मेरा सारा ध्यान डू जी को सीखने पर रहा है। मैंने कोई डू टेक्निक बिल्कुल नहीं सीखी है। जियाओ यान ने कहा। याओ लाओ को देखते हुए उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। जियाओ यान का रूप देखकर याओ लाओ, जो उसकी पर्सनैलिटी से अच्छी तरह वाकिफ था, ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि उसे एक और बड़ा त्याग करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद याओ लाओ 2 बार हंसे, अपना सिर हिलाया और फिर ठहाका लगाते हुए बोले, छोड़ो भी, किसने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे बेचारे शिष्य के साथ फंस गया हूं? तुम्हें अपाहिज होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले एक हाई जुबान रैंक डू टेक्निक सिखाऊंगा जो अपनी अटैक पावर के लिए जानी जाती है।
इस डू टेक्निक के लिए ज्यादा जरूरतें नहीं है। डूजी के 5 सेगमेंट के साथ भी तुम इसकी कुछ पावर निकाल सकते हो। ये तुम्हारी अभी की स्थिति के लिए बहुत सही है जब तुम्हारे पास डूजी कम है। याओ लाओ ने अपना हाथ उठाया और उसे अपने माथे पर दबाया, याद करने की कोशिश करते हुए। वह बुदबुदाया, मुझे याद है कि यह हाई मिस्टिक रैंक डू टेक्निक तब किसी ने रोते हुए मुझसे इसे स्वीकार करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अगर मैं उसके जिद से इतना परेशान न होता तो मैं उसे गोलियां रिफाइन करने में मदद नहीं करता। उनके कैजुअल शांत तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन पर पड़े कचरे के बारे में बात कर रहे हों। ज़ियाओ यान दीवार से टिक गया। हाइजुआन रैंक कमजोर नहीं था और अपनी जबरदस्त समझ के साथ वह आखिरकार इसे एक ऐसे रैंक तक अपग्रेड कर पाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस समय याओ लाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अगर आज मुझे तुम्हारी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता तो मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया होता। अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान लगाओ, मैं इसे तुम्हें भेज दूंगा। ज़ियाओ यान को फिर से बैठाने के बाद याओ लाओ ने अपनी उंगली बढ़ाकर धीरे से ज़ियाओ यान के माथे को छुआ। उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी उमड़ पड़ी। अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करते हुए जो नश्वर दुनिया के करीब थी, ज़ियाओ यान को अचानक आई इस जानकारी का सामना करने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। 8 हाथ पैर का गिरना, हाई मिस्टिक रैंक डू टेक्निक, एक क्लोज कॉम्बैट डू टेक्निक जो अपनी जबरदस्त अटैक पावर के लिए मशहूर है। जब इसे मास्टरी तक बढ़ाया जाता है तो इसके अटैक में अंदरूनी ताकत की 8 लेयर होती हैं। 8 लेयर के एक साथ होने पर इसकी पावर एक लो लेवल डी रैंक डू टेक्निक को टक्कर दे सकती है। ज़ियाओ यान सच में पहली बार डू टेक्निक का सामना कर रहा था। ज़ियाओ फैमिली का तीसरा यंग मास्टर होने के नाते 11 साल की उम्र से पहले वह दूसरों के साथ लड़ाई में बिल्कुल शामिल नहीं हो सकता था। पावरफुल डाउ टेक्निक्स के लिए लगभग हमेशा डरावने डाउजीची की जरूरत होती थी और अगर वह उन्हें समझ भी लेता तो भी उसे करने के लिए जरूरी हालात नहीं होते थे। इसलिए डू टेक्निक को समझना बेशक ज़ियाओ यान के कीमती समय की बर्बादी थी। डूजी की और आत्मा शक्ति का अध्ययन करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। 8 हाथ पैरों की कोलैप्स डू टेक्निक के बारे में जानकारी को ध्यान से पढ़ते हुए ज़ियाओ यान धीरे-धीरे गुफा से बाहर निकला। डू टेक्निक की सारी जानकारी अच्छी तरह पढ़ने के बाद उसकी नजर पास के एक पेड़ पर टिक गई जो एक बड़े कटोरे जितना मोटा था और वह उसे आजमाने के लिए उत्सुक था। याओ लाओ ने उसके जोश पर ठंडा पानी डाला। हालांकि एक एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स में बहुत ज्यादा डाउजीची की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल ताकत की जरूरत होती है। यह एक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट डाउ टेक्निक है। डूजी की साधना टैलेंट पर निर्भर हो सकती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन डू टेक्निक साधना के लिए बार-बार मेहनत से प्रैक्टिस की जरूरत होती है। याओ लाओ आगे की ट्रेनिंग के इंतजाम के बारे में सोचते हुए मजाक में हंसे बिना नहीं रह सके। तुम्हारे पतले हाथ और पैर देखकर अगर तुम इसका इस्तेमाल भी करोगे तो शायद सबसे पहले तुम्हारी मसल्स टूटेंगी, तुम्हारा विरोधी नहीं। एक हाई मिस्टिक रैंक डू टेक्निक सीखना इतना आसान नहीं है। आज छोड़ गए। पहाड़ की चोटी पर जंगल में अचानक एक साफ ठंडी चीख गूंजी। ज़ियाओ यान का पैर जमीन पर पड़ा जिससे वह तुरंत एक बहुत तेज परछाई में बदल गया। अगले ही पल परछाई अचानक एक बड़े कटोरे जितने मोटे पेड़ के सामने रुक गई। उसके पैर हिलने से उसका शरीर आधा झुक गया और उसकी कोहनी पीछे की ओर पेड़ से टकरा गई। धमाका, एक हल्की आवाज हुई, लकड़ी के टुकड़े उड़े और टक्कर की जगह से मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। चरमराहट, कोहनी के बार से बड़े पेड़ में एक बड़ा सा खोखलापन आ गया था जिससे चरमराने और हिलने की आवाजें आ रही थीं। एक पल बाद वह आखिरकार बेबस होकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही बड़ा पेड़ गिरा, फुर्तीली परछाई एक फुर्तीले बंदर की तरह एक कदम आगे पीछे हट गई, फिर हल्के से पीछे आकर रुक गई। अपने हासिल किए गए नतीजों को देखकर ज़ियाओ यान थोड़ा मुस्कुराया। ये डू टेक्निक सच में करीबी मुकाबले में बहुत बढ़िया थी। इसे खुद अनुभव करने के बाद ज़ियाओ यान को इस डू टेक्निक की गहरी समझ मिली जिसकी शक्ति डी रैंक को टक्कर दे सकती थी। टीचर, आपने अभी क्या कहा? ज़ियाओ यान ने अपना सिर झुकाकर अपने बगल में तैरते हुए याओ लाओ को देखा और कंफ्यूज होकर पूछा। ज़ियाओ यान के मासूम चेहरे को देखते हुए याओ लाओ ने मन ही मन कहा, क्या राक्षस है? यह 8 हाथ पैर का कोलैप्स एक हाई मिस्टिक रैंक डू टेक्निक थी। एक कल्टीवेशन जीनियस को भी इसमें माहिर होने के लिए कम से कम 3 महीने की कड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ज़ियाओ यान को अभी डू टेक्निक की जानकारी मिली थी, फिर भी वह इसे आसानी से कर पा रहा था। अभी उसकी स्पीड और पावर को देखते हुए वह किसी भी तरह से किसी ऐसे इंसान से कम नहीं था जिसने 1 साल तक प्रैक्टिस की हो। समझ का ये लेवल सच में डरावना था। हम अगली बार ध्यान से सुनना। याओ लाओ ने हल्के से खांसा और दोहराया, सिर्फ इसलिए खुश मत हो जाना कि तुमने अभी एक एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स का इस्तेमाल किया है। इसकी अभी की पावर सच में इसके हाई मिस्टिक रैंक डाउ टेक्निक रैंक को बेइज्जत करती है। जब तुम याओ लाओ ने जंगल को देखा, आखिर में एक बड़े पेड़ पर रुके जिसे कोई बड़ा मुश्किल से पकड़ सकता था और अपने हाथ से इशारा किया। जब तुम उसे तोड़ पाओगे तो माना जाएगा कि तुमने सच में एक हाई मिस्टिक रैंक डू टेक्निक को इस्तेमाल किया है। अगर तुम उस छिपी हुई ताकत में भी माहिर हो जाते हो तो यह 8 हाथ पैरों का कोलैप्स सच में एक डी रैंक डू टेक्निक जितनी ताकत दिखा सकता है। ये पेड़ ज़ियाओ यान धीरे-धीरे आगे बढ़ा, एक बार उसका चक्कर लगाया और सोच समझकर सिर हिलाया। यह कोशिश करने लायक है। ज्यादा जोश में मत आओ बच्चे। याओ लाओ ने लगभग ये शब्द बोल ही दिए थे, लेकिन फिर अचानक रुक गए। वैसे भी इस बच्चे के पास अच्छी दवा थी, इसलिए अगर उसे कोई दिक्कत भी होती तो वह जल्दी ठीक हो जाता। याओ लाओ ने ज़ियाओ यान की मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रतिभा की भी बहुत तारीफ की। हालांकि ज़ियाओ यान अभी तक केमिस्ट नहीं बना था, लेकिन उसे जड़ी बूटियों की अच्छी समझ पहले से ही थी। मेडिकल तरीकों से उसने जो गोलियां और पाउडर बनाए थे वे लगभग फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट के बराबर थे। नुकसान सहना एक आशीर्वाद है, उसे कुछ मुश्किलों का सामना करने देना अच्छा है। याओ लाओ ने मन ही मन थोड़ा सिर हिलाया और चुपचाप किनारे से देखने लगा। ज़ियाओ यान ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी भींची जो हल्के पीले रंग की डूजी से चमक रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने एक दहाड़ मारी जैसे कहीं से अचानक बिजली कड़क गई हो और एक जोरदार आवाज के साथ उसने पेड़ के तने पर मुक्का मारा। आज छोड़ गए। ज़ियाओ यान की अभी की ताकत से हालांकि वह एक मुक्के से पेड़ को 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता था, लेकिन उसकी मुट्ठी कम से कम तने में गहराई तक धंस जानी चाहिए। अचानक जब ज़ियाओ यान ने अपनी मुट्ठी वापस खींची तो वह बड़ा पेड़ जिसकी ओर याओ लाओ ने इशारा किया था, जिसे कोई बड़ा आदमी मुश्किल से गले लगा सकता था, पूरी तरह से सुरक्षित था। उसकी छाल में कोई दरार भी नहीं थी। तुम छोटे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? याओ लाओ ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। टकराना, अचानक उस बड़े पेड़ के अंदर से एक दबी हुई आवाज आई जिस पर ज़ियाओ यान की मुट्ठी लगी थी। छिपी हुई शक्ति। याओ लाओ ने बड़े पेड़ को हैरानी से देखा, उसका पूरा शरीर मानो बिजली से मारा गया हो, हवा में जम गया हो। 16 वॉरक्राफ्ट पर्वत पहली धीमी आवाज के कुछ ही देर बाद पेड़ के तने के अंदर से एक और भी गहरी दबी हुई आवाज आई। दरार, एक पल में अंदर से एक भयानक ताकत फूट पड़ी और इस छिपी हुई ताकत की खतरनाक ताकत के कारण पेड़ का बड़ा तना तुरंत ही खतरनाक हो गया। कुछ सांसें रोकने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पेड़ का तना आराम से गिर गया। जब बड़ा पेड़ जमीन पर गिरा तभी याओ लाओ को होश आया। 2 छिपी हुई ताकतें और उसने 8 हाथ पैरों को गिराने का इस्तेमाल कठोरता और कोमलता को मिलाने के लिए भी किया। जब मुक्का मारा जाता है तो वह कमजोर और बेबस दिखता है, लेकिन जो कोई भी उसे कम मानता है। याओ लाओ चुपचाप अकेले पेड़ के ठुंड को देखता रहा। थोड़ी देर तारीफ करने के बाद याओ लाओ को लगा कि अभी भी थोड़ी कमी है और उन्होंने कहा, छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल बहुत अधूरा है और इसके फूटने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इस दौरान अगर सामने वाले के होश तेज हैं तो वे इस छिपी हुई ताकत को फूटने से पहले ही बेअसर कर सकते हैं। हे कोई बात नहीं, ये तो बस पहली बार है। जब तक मैं कुछ और बार प्रैक्टिस करूं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ज़ियाओ यान ने अपनी थोड़ी सुन्न मुट्ठी हिलाई और मुस्कुराया। सिर हिलाते हुए याओ लाओ एक पल के लिए झिझका और बोला, अभी तुम्हारे साइक्लोन में जो डूजी की है वह ज्यादा से ज्यादा तुम्हें छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल कुछ बार करने में मदद कर सकती है। इसलिए अगर तुम भविष्य में किसी से लड़ते हो तो तुम्हें उन्हें एक ही बार में मारना होगा। यह 8 हाथ पैर का कोलैप्स असल में एक खतरनाक डू टेक्निक है जो बिजली की तरह चलती है। ज़ियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया और आराम से घास पर बैठ गया। असल में इसे एक एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स का छिपा हुआ फोर्स इफेक्ट कुछ हद तक 7 इंजरीज के प्रिंसिपल जैसा ही है। 7 चोटों वाली मुट्ठी में महारत हासिल होने के बाद एक मुक्के में 7 अलग-अलग शक्तियां होती हैं। कुछ कठोर और भयंकर होती हैं, कुछ नर्म और कोमल होती हैं, कुछ में कठोरता के भीतर कोमलता होती है, कुछ में कोमलता के भीतर कठोरता होती है, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ वापस लिए जाते हैं और इसी तरह। अगर कोई दुश्मन पहली फोर्स को ब्लॉक करता है तो हो सकता है कि वह दूसरी फोर्स को ब्लॉक न करे। अगर वह दूसरी फोर्स को ब्लॉक करता है तो तीसरी फोर्स से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 8 हाथियों के गिरने की छिपी हुई ताकत बहुत ज्यादा असर डालती है, जिससे दुश्मन को रिएक्ट करने का समय नहीं मिलता और इसलिए ताकत में ज्यादा बदलाव नहीं होते। याओ लाओ की आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसकी बुरी आंखों में शरारत की झलक दिखी। 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स में शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। इसके बाद की हिडन फोर्स ट्रेनिंग के लिए शरीर को बफर टाइम चाहिए होता है और स्पीड भी ज्यादा तेज नहीं होगी। क्या आप इस डाउ टेक्निक को और तेजी से साधना चाहते हैं? खेती को कैसे तेज करें? मुस्कुराते हुए याओ लाओ को देखकर ज़ियाओ यान को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।
जितनी जोर से मार पड़े उतना अच्छा। याओ लाओ शरारत से हंसा। पीट रहे हो? जियाओ यान कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तुम बूढ़े आदमी एक केमिस्ट हो जो किल गुहे को कुछ भी नहीं समझते। क्या तुम कुछ जादुई गोलियां नहीं बना सकते? मैंने पहले ही डू प्रैक्टिशनर बनने के लिए साधना कर ली है और मैं पहले से ही गोलियां ले सकता हूं। ओह, याओ लाओ चौंक गया। जियाओ यान जो बचपन से ही लगभग ग्रीन हाउस में पला बड़ा था, उसे मुश्किलों को सहने के फायदे समझाना सच में मुश्किल था। हालांकि इस बातूनी लड़के ने ऐसा कहा, अगर उसने कुछ काबिलियत नहीं दिखाई तो उसका पुराना चेहरा सच में टिक नहीं पाएगा। याओ लाओ ने सिर हिलाया। मेरे लिए गोलियां बनाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक होशियार हाउसवाइफ चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। मैं कितनी भी ताकतवर क्यों ना हूं, मैं हवा से गोलियां नहीं बना सकती। आपको सामान देना होगा, पैसे नहीं है। जियाओ यान ने अपने हाथ फैलाए, जिससे एक 11 साल के लड़के की मासूम मुस्कान सामने आई। हे, पैसे की जरूरत नहीं है। याओ लाओ ने चट्टान के पार दूर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में बहुत सारा सामान है, एक भी सोने के सिक्के की जरूरत नहीं है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास उन्हें पाने की ताकत है या नहीं। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज पर चलें। जियाओ यान उठा, उसकी आंखें बेकाबू उत्साह से भर गईं। जियाओ यान का स्वभाव शांत और शांत था, लेकिन उसके अंदर एडवेंचरस जीन्स भरे हुए थे। वह लंबे समय से मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का इंतजार कर रहा था। याओ लाओ ने धीरे से कहा, मैजिकल बीस्ट से लड़ने से तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल सकता है, और मुझे जो रिफाइन करना है उसके लिए बहुत सारे मैजिकल बीस्ट ब्लड की जरूरत है, जिससे एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं। याओ लाओ जिस चीज को बेहतर बनाना चाहते थे उसका नाम ब्लड बर्निंग था। इसका असर सिर्फ उन लोगों पर हुआ जो आग वाले गुण वाले दूजी की खेती करते थे, लेकिन जो लोग पानी वाले गुण वाले दूजी की खेती करते थे उनके लिए यह बेशक जहर था। इसे शरीर पर लगाने से शरीर में डू जेड की खपत तेजी से हो सकती है और साथ ही इसके रीजनरेशन में भी तेजी आ सकती है। खपत और रीजनरेशन के बीच लगातार खींचतान में न केवल डू जेड की ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी, बल्कि शारीरिक ताकत भी बेहतर होगी। ये सुनकर कि बहुत ज्यादा मैजिकल बीस्ट के खून की जरूरत है, जियाओ यान चौंक गया। अरे बाप रे, ये तो खून जल रहा है। इस चीज का इस्तेमाल करने पर ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर गर्म अंगारों पर रख दिया गया हो, और ये दर्द आम लोगों के सहने से कहीं ज्यादा होता है। याओ लाओ के जमाने के लोगों को हमेशा लगता था कि मजबूत बनने के लिए दुख उठाना जरूरी है। हालांकि समय बदल गया है। गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान ने सिर हिलाया। ये बस कुछ जादुई जानवरों का शिकार करना है, मैं ये कर सकता हूं। याओ लाओ हंसा। वह पहले से ही ब्लड बर्निंग लगाने के बाद जियाओ यान की चीखों का अंदाजा लगा सकता था। बिना किसी दर्दनाक ट्रेनिंग के कोई आम लोगों से ज्यादा ताकत कैसे पैदा कर सकता है? जियाओ यान की आस्तीन पकड़कर याओ लाओ ने उसकी आस्तीन को झटका दिया और जिस जगह वे थे वह तुरंत कांप उठी और वे तुरंत जियाओ फैमिली बैक माउंटेन से गायब हो गए। डू की बहुत ज्यादा मात्रा से पोषित होकर याओ लाओ की आत्मा की शक्ति पहले ही अपनी सबसे अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी थी। हालांकि जब वह शरीर में था तब उसकी ताकत की तुलना में कुछ अंतर था, फिर भी वह आम ताकतवर लोगों के बराबर नहीं था। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा थे जो खतरों से भरे थे, लेकिन मौकों से भी भरे थे। मैजिकल बीस्ट के अंदर एक एनर्जी क्रिस्टल कोर था जो बहुत ज्यादा खतरनाक स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी से भरा था। यहाँ तक कि एक डुकिन भी इस खतरनाक एनर्जी को जबरदस्ती सोखने की हिम्मत नहीं करेगा, जिससे विस्फोट का खतरा रहता है। हालांकि मैजिकल कोर को लोग सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, लेकिन यह अल्केमिस्ट के लिए गोलियों को रिफाइन करने के लिए एक जरूरी मेन मटेरियल था। अल्केमिस्ट सीक्रेट तरीकों से रिफाइन किए गए मैजिकल कोर के हिंसक गुणों को कुछ जादुई जड़ी बूटियों से बेअसर कर दिया जाता है, जिससे वे कई तरह के बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले अमृत में बदल जाते हैं जो ताकत बढ़ाते हैं और तुरंत उनकी कीमत आसमान छू जाती है। इसके अलावा मैजिकल कोर को हथियारों पर भी लगाया जा सकता है। मैजिकल कोर से बेहतर किए गए हथियारों में न सिर्फ ज्यादा नुकसान पहुंचाने की ताकत होगी, बल्कि उनमें डूजी को बढ़ाने का खास असर भी होगा, जिससे फाइटिंग की कॉन्टिनेंट पर डू प्रैक्टिशनर क्लास के लोग उन्हें बहुत पसंद करेंगे। इस मान के कारण कॉन्टिनेंट पर मैजिकल कोर की सप्लाई लगभग पूरे साल कम रहती थी। मैजिकल कोर की ज्यादा कीमत की वजह से स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में किराए के सैनिक बन गए जो अपनी रोजी रोटी के लिए मैजिकल बीस्ट का शिकार करने में माहिर थे। हालांकि मैजिकल कोर प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। जादुई जानवर न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि बहुत चालाक भी थे और अक्सर उसी लेवल के इंसानी ताकतवरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे। इसके अलावा सभी मैजिकल बीस्ट के अंदर मैजिकल कोर नहीं थे, यह एक रैंडम संभावना लगती थी जिसका कोई साफ पैटर्न नहीं था। ठीक इसी वजह से फाइटिंग क्यूई कॉन्टिनेंट पर मैजिकल कोर की हमेशा से ही बहुत ज्यादा वैल्यू रही है और वे बहुत पॉपुलर थे। जियाओ फैमिली बैक माउंटेन से भी ज्यादा घने जंगल को देखकर जियाओ यान को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में हो। वह भी अभी जियाओ फैमिली बैक माउंटेन से मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज तक गया था। 17 जुआन जोंगशास कैसा लगता है कि कई सालों तक अपनी डूजी को सोखने के बाद याओ लाओ की ताकत सच में एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जियाओ यान इससे बहुत खुश था क्योंकि इतने सालों तक उसने जो डूजी को पागलों की तरह पाला था वह बेकार नहीं गया था। जब तक तुम मेरे प्लान के हिसाब से खेती करोगे तुम भविष्य में स्पेस की ताकत को भी मैनिपुलेट कर पाओगे। अब इस चीज को अपनी पीठ पर उठाओ, अब से तुम इसे उतार नहीं सकते, सोते समय भी नहीं। याओ लाओ हंसा और अचानक उस पुरानी अंगूठी से एक बड़ी काली चीज निकली जो आखिर में जोर से जमीन पर गिरी, जिससे धूल का गुबार उड़ गया। जैसे ही धूल जमी काली चीज का असली रूप सामने आ गया। काली चीज एक मोटा भारी रूलर था जिसमें कोई तेज धार नहीं थी। इसके सिरे पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने इसे आधा काट दिया हो, जिससे शीशे जैसा चिकना क्रॉस सेक्शन दिख रहा था। काली बड़ी तलवार के ऊपर कुछ धुंधले अजीब पैटर्न थे। ये पैटर्न मुंह से शुरू होकर काले रूलर के लगभग सभी हिस्सों को ढक रहे थे। अपने पुराने गहरे रंग के साथ ये काफी रहस्यमय लग रहा था। मेरे पास बस एक हथियार नहीं है, जियाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस काले विशालकाय शासक को देखते हुए जो उसे बहुत लंबा था। याओ लाओ ने जियाओ यान को देखा जो रूलर खींचने की कोशिश कर रहा था और अपनी हंसी दबा ली। हालांकि जियाओ यान अब टू स्टार डूजे बन गया था, लेकिन इस शासक का मटेरियल बहुत बढ़िया था। रूलर का लुक ऐसा था कि वह अपने असली वजन से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। एक आम दाव मास्टर को भी इसे इस्तेमाल करने से पहले कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होगी। मूंग को पकड़कर जियाओ यान ने उसे जोर से उठाया और उसका भारी वजन देखकर वह हैरान रह गया। डूजी की स्टेज का मुख्य मकसद मेरिडियन बनाना, चैनल को बढ़ाना, फिजिकल फिटनेस को मजबूत करना और एक मजबूत नींव बनाना था। याओ लाओ द्वारा कई सालों तक लगातार डूजी को अपनाने के बाद डूजी ने उसकी फिजिकल फिटनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और उसकी फिजिकल क्वालिटी उसकी डूजी की ताकत से कहीं ज्यादा हो गई थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपनी 50% ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी इसे उठाना इतना मुश्किल होगा। याओ लाओ मुस्कुराए फिर बोले, ये फ्लेम मीटियोराइट प्रोफाउंड आयरन से बना है। शायद पूरे कॉन्टिनेंट पर ऐसी सिर्फ एक ही चीज है। यह न सिर्फ बहुत हार्ड है बल्कि बहुत ज्यादा भारी भी है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें डू जेड को दबाने का चमत्कारी असर है। इसके दबाव में अगर आप इसके हिसाब से ढल जाते हैं तो भविष्य की लड़ाइयों में जब आप इस आइटम को हटाएंगे तो आपकी ताकत का अचानक रिलीज होना सबको चौंका देगा। इसके अलावा जो डी रैंडू टेक्निक मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूं वह भी इसी आइटम से जुड़ी है। उसने अपनी 5 उंगलियां मोड़ी, फिर उस काले विशालकाय रूलर के हैंडल को फिर से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक आम डू मास्टर से ज्यादा ताकत के साथ एक हल्की सी आवाज हुई और जियाओ यान ने आसानी से उस बड़े रूलर को उठा लिया, उसे अपने सामने सीधा रखा और धीरे से उसके शरीर को सहलाया। याओ लाओ हैरान रह गया। उसने देखा कि जियाओ यान ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कोई आम हथियार हो। जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने आराम से उसे कुछ बार घुमाया। काले रंग के बड़े रूलर से कई बार फुसफुसाने की आवाजें आईं। इसकी भयानक शक्ति के कारण बिना सुरक्षा वाला डू मास्टर सिर्फ एक बार के बाद ही गंभीर रूप से घायल हो सकता है या मौत के कगार पर पहुंच सकता है। जियाओ यान ने फिर से रूलर को अपने सामने सीधा रखा और थोड़ा सिर हिलाया। ये सच में बहुत भारी है, ऐसी चीज नहीं जिसे कोई आम आदमी आराम से चला सके। जियाओ यान को पहली बार में ही इतनी आसानी से जुबान हैवी रूलर चलाते देखकर याओ लाओ की सांस अटक गई। यह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था कि जियाओ यान इस रूलर को उठाने के बाद एक इंच भी हिलने में मुश्किल महसूस करेगा। ऐसा लगता है कि कई सालों तक डूजी की साधना करने से आपको बहुत फायदा हुआ है। आपकी शारीरिक क्षमता इतनी मजबूत है कि एक आम डू मास्टर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, याओ लाओ ने हैरानी से कहा। जियाओ यान ने लापरवाही से जुबान भारी रूलर को अपने पीछे फेंक दिया। डू जेड का उपयोग करके इसे अपनी पीठ पर बांधा और हंसते हुए कहा, कुछ लाभ तो होने चाहिए, है ना? इस आसान हरकत ने याओ लाओ के दिल में एक बड़ा झटका दिया। 8 हाथ पैरों के गिरने की खेती करते समय जियाओ यान ने जो लचीली लेकिन ताकत दिखाई थी और बड़े रूलर को आसानी से उठाकर ले जाने की ताकत को मिलाकर याओ लाओ को एहसास हुआ। जियाओ यान का पावर पर इतना कंट्रोल था कि उसकी समझ सच में किसी भी जीनियस से कहीं ज्यादा थी जिसे उसने कभी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मार्शल आर्ट और लड़ाई के लिए ही पैदा हुआ हो। जियाओ यान ने इत्मीनान से कहा, डी रैंडू टेक्निक मेरे शरीर में अभी ज्यादा डू जेड नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्योंकि यह हथियार बहुत भारी है, मुझे लगता है कि क्या इसे थोड़ा छोटा बनाया जा सकता है। इस तरह हथियार खुद ही एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट बना सकता है। याओ लाओ ने उम्मीद नहीं की थी कि डी रैंडू तकनीक के सामने जियाओ यान इतना शांत और तर्कसंगत होगा। कुछ देर सोचने के बाद याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया, मुझे डर है कि नहीं। फ्लेम मीटियोराइट प्रोफाउंड आयरन मटेरियल ज्यादा तापमान झेलने में बहुत मजबूत है, हेवनली फ्लेम भी इसका कुछ खास नहीं कर सकती।
इसे और बनाने की कोशिश करना उतना ही मुश्किल है जितना स्वर्ग में चढ़ना। थोड़ा रुककर याओ लाओ ने आगे कहा, यदि आप भविष्य में कई स्वर्गीय लपटों को शांत करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसे फिर से पिघलाना और परिष्कृत करना संभव हो सकता है। ठीक है, ज़ियाओ यान ने आह भरी। ज़ुबान हैवी रूलर में सच में सादगी में छिपी बड़ी स्किल का एहसास था, लेकिन इसका बड़ा साइज इसके बहुत ज्यादा वजन को एक नजर में साफ कर देता था, जबकि प्रोफाउंड आयरन हैवी स्वॉर्ड में दिखने और वजन में बहुत बड़ा फर्क था। अगर इसे फिर से बनाया जा सके और इसका साइज कम किया जा सके, तो इसका नतीजा इतना अलग होगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। ज़ुबान हैवी रूलर खुद एक बहुत बड़ी किलिंग मशीन बन जाएगा। चलो सीरियस बातें करते हैं, याओ लाओ ने पलकें झपकाईं। मुझे 23 अलग-अलग फायर एट्रिब्यूट मेडिसिनल मटेरियल और 3 सेकंड के फायर एट्रिब्यूट मैजिकल बीज का फ्रेश खून चाहिए। पास में ही 2 मेडिसिनल मटेरियल हैं, तो चलो जल्दी से चलते हैं। ज़ियाओ यान ने सिर हिलाया और याओ लाओ के निर्देशों के अनुसार चल पड़ा। अपनी पीठ पर भारी रूलर के साथ ज़ियाओ यान को भी थोड़ी परेशानी महसूस हुई। जूजी की जो पहले उनके चौड़े मेरिडियन से तेजी से बहती थी, अब दब गई थी और रेंगते हुए कछुए की तरह चल रही थी। इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा वजन की वजह से ज़ियाओ यान को लगातार पूरी कोशिश करनी पड़ती थी ताकि वह नीचे न खींचे और उल्टा कछुआ न बन जाए। लेकिन ज़ुबान भारी शासक को उठाने के बाद ज़ियाओ यान की स्वर्ग को चुनौती देने वाली समझ को तुरंत विकास की दिशा मिल गई। ज़ुबान हैवी रूलर के दबाव में ज़ियाओ यान की ताकत बहुत कम हो गई थी। जब तक किसी के पास बहुत ज्यादा सोल पावर न हो, ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक ऐसा इंसान समझेंगे जो डू प्रैक्टिशनर भी नहीं है। एक पल बाद ज़ियाओ यान को कुछ समझ आया। ज़ुबान हैवी रूलर पहनते समय अपनी ताकत को दबाने के अपने अनुभव पर भरोसा करके आपको एक एपिफनी हुई। आपने ऑरा कंसीलिंग स्किल को समझ लिया। ऑरा कंसीलिंग स्किल किसी के ऑरा को बहुत हद तक छिपा सकती है। बिना शक्तिशाली आत्मा शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसे देख पाना मुश्किल है। एक सहायक सीक्रेट टेक्निक को आसानी से समझकर ज़ियाओ यान को लगा कि जब से उसने साधना शुरू की है, उसकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली समझ का असर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। यह एक बहुत ही नॉर्मल बात थी। साधना के ज्ञान की बुनियाद के साथ ज़ियाओ यान अपनी जबरदस्त समझ के साथ एक घटना से कई घटनाओं का अंदाजा लगा सकता था, उस समय से कहीं ज्यादा जब वह अकेले सीख रहा था। हम क्या कोई जादुई जानवर दवाइयों की रखवाली कर रहे हैं? ज़ियाओ यान ने याओ लाओ को देखते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या तुम्हारी आत्मा की समझ मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत है? याओ लाओ हंसा। अच्छी क्वालिटी की दवाइयों की सुरक्षा सच में जादुई जानवर करते हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। 18 एनलाइटनमेंट अपग्रेड बाजी स्काई कैन। याओ लाओ ने कहा, इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद औषधीय सामग्री और दानव कोर की खोज के अलावा मैं आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए याद दिलाऊंगा। बाकी सब चीजों के लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा। जब तक आपके सामने जिंदगी और मौत की स्थिति न आ जाए, मैं आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आऊंगा। ज़ियाओ यान ने अपनी कलाई मोड़ी। उसे इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही होगा। वह बेबस होकर आगे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक बड़ी खुली जगह थी जहां एक बहुत बड़ा धधकता हुआ आग जैसा तेंदुआ पड़ा था, जिसका पूरा शरीर आग जैसा लाल था। तेंदुए का शरीर मजबूत था, उसका लाल फर धूप में जलती हुई लौ की तरह चमक रहा था। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां इस जादुई जानवर की जबरदस्त ताकत दिखा रही थी। तुम बस ऐसे ही आ गए? याओ लाओ ने बोन फ्लेम रिंग में वापस आकर हैरानी से पूछा। ये बस एक छोटा सा तेंदुआ है, बस इतना ही। मुझे सीधे मुद्दे पर आना पसंद है। ज़ियाओ यान ने इधर-उधर देखा और जल्दी से वे 2 दवा वाली चीजें ढूंढ ली जिनका जिक्र याओ लाओ ने किया था। क्रिम्सन फायर ग्रास, ब्लेजिंग सनफायर। ये 30 से 50 साल पुराने लगते हैं। अगर इन 2 दवाइयों को बाजार में रखा जाए तो ये कम से कम 1 से 2000 सोने के सिक्कों में बिक सकती हैं। और ये सिर्फ 2 तरह की दवाइयां हैं। अगर मुझे पैसे से चीजें खरीदनी पड़ती तो मैं नहीं खरीद पाता। दवाइयों की जानकारी अच्छी तरह जानने वाले ज़ियाओ यान ने एक नजर में ही दोनों दवाइयों की कीमत पहचान ली और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। दहाड़ टिल्डर अपने खजाने पर एक बिन बुलाए मेहमान की टिप्पणी को भांपकर धधकते अग्नि तेंदुए ने गुस्से से आंखों की एक जोड़ी खोली जो धधकती आग से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम्हें अपना बचाव खुद करना होगा। ये ब्लेजिंग फायर लेपर्ड बहुत तेज है और कुछ ब्लेजिंग फायर लेपर्ड में ब्लडलाइन बेस की क्षमता भी होती है। एक बार एक्टिवेट होने पर न केवल इसकी पहले से ही बहुत तेज स्पीड और बढ़ जाएगी, बल्कि इसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। याओ लाओ की हंसी के बाद वह बोन फ्लेम रिंग जहां वह रहता था शांत हो गया। गहरी सांस लेते हुए ज़ियाओ यान ने जमीन पर अपना पैर पटका और बहुत ज्यादा जोर से धरती तुरंत 3 इंच धंस गई और दरारें तेजी से बाहर की ओर फैल गईं। एक जोरदार धमाके के साथ ज़ियाओ यान तोप के गोले की तरह अचानक बाहर निकला और तुरंत एक काली परछाई में बदलकर ब्लेजिंग फायर लेपर्ड की ओर बढ़ा, जो उससे कई गुना बड़ा था। उसकी मुट्ठी पर एक तेज पीली रोशनी चमकी। 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स। याओ लाओ ने सच में ज़ियाओ यान को नहीं छोड़ा था। हालांकि वह बोन फ्लेम रिंग के अंदर था, वह बाहरी दुनिया में ज़ियाओ यान की स्थिति को देख रहा था। क्या जबरदस्त स्पीड है! अगर ज़ुबान हैवी रूलर ने उसकी स्पीड को दबाया न होता तो ब्लेजिंग फायर लेपर्ड को पता भी नहीं चलता कि वह मौत में भी कैसे मरा। अभी उठे ब्लेजिंग फायर लेपर्ड को उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा इंसान इतनी तेजी से दौड़ पाएगा। लेकिन वह कमजोर भी नहीं था। उसके पूरे शरीर में फिर से आग की लपटें उठने लगी और जैसे ही लाल रोशनी फैली, उसकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा फूल गईं। उसका बड़ा शरीर अचानक 90 डिग्री घूम गया। जैसे ही ब्लेजिंग फायर लेपर्ड ने ज़ियाओ यान के हमले की दिशा को चकमा दिया, उसकी मोटी पूंछ आग के कोड़े की तरह सीटी की आवाज के साथ ज़ियाओ यान के चेहरे की ओर बढ़ी। उसकी गहरी आत्मा की समझ लगातार बाहर की ओर फैल रही थी। धधकते आग के तेंदुए की हर हरकत लगभग ज़ियाओ यान की नाक के नीचे थी। बचपन से ही ज़ियाओ यान की सोल पावर आम से कहीं ज्यादा थी और सोल पावर बढ़ाने वाली टेक्निक सीखने के बाद वह लगभग मॉडल रियल लो लेवल तक पहुंच गई थी। मॉडल रियल लो लेवल को सिर्फ सबसे बेसिक सोल रेल समझकर कम मत समझिए। ये पहले ही फाइटिंग क्यूबी कॉन्टिनेंट के 90% से ज्यादा अल्केमिस्ट से आगे निकल चुका है। कई अल्केमिस्ट को अपनी पूरी जिंदगी में आत्मा के लोगों के कॉन्सेप्ट के बारे में पता भी नहीं था। ज़ियाओ यान के शरीर ने एक अजीब तेज मोड़ लिया। उसकी दाहिनी कोहनी एक चुभने वाली आवाज के साथ बाहर निकली, छिपी हुई शक्ति। यह जोर से ब्लेजिंग फायर लेपर्ड के आग जैसे लाल शरीर से टकराया और जंगल में गरजने जैसी धीमी आवाज गूंजी। एक बहुत बड़ी ताकत जैसे कोई जबरदस्त लहर हो बाहर निकली और ब्लेजिंग फायर लेपर्ड तुरंत उड़ गया, जिससे धूल का गुबार उड़ गया। बैंग बैंग! अचानक धूल के अंदर से लगातार 2 दबी हुई आवाजें आईं, जो ब्लेजिंग फायर लेपर्ड के शरीर के अंदर से आ रही थी और फिर एक बड़े पुराने पेड़ से जोर से टकरा गईं। एक पल के लिए पूरा जंगल कांप उठा और हवा में धधकती आग की गंध फैल गई। टकराना! इसके तुरंत बाद एक और धीमी आवाज आई। हालांकि यह आवाज पिछली 2 आवाजों से बहुत कम थी, फिर भी इससे पुराना पेड़ खतरनाक तरीके से हिलने लगा। याओ लाओ चौंक गया। 8 हाथियों के गिरने की उसकी समझ फिर से गहरी हो गई है। 3 छिपी हुई ताकतें। लेकिन यह अभी भी थोड़ा अलग था। टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा था, जिससे ब्लेजिंग फायर लेपर्ड को इसे हल करने का समय मिल गया। याओ लाओ को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इस समय ज़ियाओ यान सिर्फ एक दिन से 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स सीख रहा था, जो पहले से ही आसमान को चुनौती देने वाला अस्तित्व था। हुटिल्ड! ज़ियाओ यान ने एक गंदी सांस छोड़ी। इस येलो रैंक लो लेवल बर्निंग टेक्निक में सच में बहुत कम रुकी हुई था। उनके पास इस कमी को ठीक करने का आइडिया पहले से ही था, लेकिन इसे असल में लागू करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। हवा अचानक कांप उठी और धूल के अंदर अचानक एक चमकदार आग जैसी रोशनी दिखाई दी। इसके बाद गर्मी की एक लहर आई जिसने धूल को बिखेर दिया। सावधान रहो, यह पागल हो गया है। याओ लाओ ने चेतावनी दी। इस समय ब्लेजिंग फायर लेपर्ड का पूरा शरीर और भी ज्यादा आग की लपटों में घिरा हुआ था, जैसे उसने खुद को आग लगा ली हो। उसकी आंखें 2 चमकती हुई लाल लालटेन जैसी थी और उसकी सांसें आग निकल रही थी। ये साफ दिख रहा था कि ब्लेजिंग फायर लेपर्ड का बायां पिछला पैर खून से सना हुआ था, जिससे एक बिल्कुल सफेद हड्डी दिख रही थी। हड्डी पर पहले से ही दरारें आ गई थी, जैसे कि वह किसी भी पल टूट सकती थी, जो साफ तौर पर ज़ियाओ यान का किया हुआ नुकसान था। ज़ियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया। पिछली बार उसने ब्लेजिंग फायर लेपर्ड के पिछले पैर पर निशाना साधा था और उसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जानलेवा नहीं थी, खासकर एक जादुई जानवर के लिए जिसमें भयानक शारीरिक ताकत हो। 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स की छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने में अपने अनुभव पर भरोसा करके आपको एक एपिफनी मिली है। आपने डू टेक्निक 8 एक्सट्रीमिटीज स्काई पियर्सिंग कैनन को समझ लिया है। 8 एक्सट्रीमिटीज स्काई पियर्सिंग कैनन 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स की सभी छिपी हुई ताकतों को एक साथ बाहर निकालता है, उन्हें एक लाइन में इकट्ठा करता है। 8 छिपी हुई ताकतें एक साथ आती हैं और उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वे दी रैंक डाउन टेक्निक को टक्कर दे सकती हैं। ज़ियाओ यान के होंठ धीरे-धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी स्वर्ग को मात देने वाली समझ सिर्फ सोचने समझने के लिए नहीं थी, प्रैक्टिकल अनुभव भी उसकी स्वर्ग को मात देने वाली समझ को असरदार बना सकता था। वह पहले भी कई बार 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स का इस्तेमाल कर चुका था। उसकी गहरी समझ के साथ ये छोटी सी सफलता हासिल करना काफी था, जिससे छिपी हुई ताकतों के बीच के गैप की समस्या हल हो गई। पहली बार इतनी गंभीर चोट लगने के कारण ब्लेजिंग फायर लेपर्ड न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पागल हो गया था। गुस्से ने ब्लेजिंग फायर लेपर्ड के शरीर में तेज दर्द को छिपा दिया और उसने तुरंत एक जोरदार हमला कर दिया। हालांकि उसका पिछला पैर बुरी तरह घायल था, लेकिन बेस एम्प्लीफिकेशन के साथ उसकी स्पीड पहले से कुछ पॉइंट ज्यादा थी। एक तेज लाल बिजली चमकी जो पीछे निशान छोड़ गई। ज़ियाओ यान को बस अपनी तरफ गर्मी की एक लहर महसूस हुई। उसकी गहरी आंखें ब्लेजिंग फायर लेपर्ड की पोजीशन पर टिक गईं और उसने अचानक एक मुक्का मारा जो ब्लेजिंग फायर लेपर्ड के नीचे की ओर काटने वाले सिर पर जोर से लगा। 8 एक्सट्रीम आसमान भेदने वाली तोप। 3 छिपी हुई ताकतें एक लाइन में आ गईं और ज़ियाओ यान की सारी रुकी हुई लहर की तरह बाहर निकल आई।
ब्लेजिंग फायर लेपर्ड की आंखें अचानक हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने पहले ही अपनी बेस स्टेट एक्टिवेट कर ली थी, जिससे उसकी स्पीड और बढ़ गई थी, तो फिर इस इंसान का हमला एक कदम तेज क्यों था? 19 मैजिक कोड फायर बम को रिफाइन करना डूजी की शारीरिक शक्ति और आत्मा की शक्ति में से जियाओ यान की डूजी की शक्ति सबसे कमजोर थी और उसकी आत्मा की शक्ति सबसे मजबूत थी। भले ही एक ब्लेजिंग फायर लेपर्ड या दो मैजिकल बीस्ट बन जाए, उसके लिए जियाओ यान की नजर से बचना मुश्किल होगा। उसकी शक्तिशाली आत्मा की समझ ने जियाओ यान को अपने दुश्मनों का अंदाजा लगाने में मदद की। ब्लेजिंग फायर लेपर्ड की ताकत जियाओ यान जैसी ही थी जब उसे जुबान हैवी रूलर ने दबा दिया था, लेकिन जियाओ यान हमेशा उसके हमलों को देख सकता था और तुरंत गैप को चौड़ा कर देता था। छिपी हुई ताकत एक लाइन में इकट्ठा हो गई और ब्लेजिंग फायर लेपर्ड के शरीर के अंदर से एक रहस्यमय पीली रोशनी निकली। एक धमाके के साथ ब्लेजिंग फायर लेपर्ड का शरीर पूरी तरह से फट गया, खून, मांस और टूटी हड्डियां हर जगह बिखर गईं। घास पर सिर्फ एक आग जैसा लाल मैजिक कोड घूम रहा था। ये है याओ लाओ अचानक हड्डी की आग की अंगूठी से बाहर निकला। एक समय के शांत जंगल को अब खून की गंध से भरा हुआ देखकर उसका दिल डर से भर गया। अगर जियाओ यान सिर्फ एक टू स्टार डूजे नहीं होता जिसके पास डूजी की कमी होती, तो ये सोचना मुश्किल होता कि यह ताकत कितनी बड़ी होगी। जियाओ यान घास पर बैठ गया, जोर-जोर से हाँफते हुए। एक एक्सट्रीमिटी स्काई पियर्सिंग कैनन या एक एक्सट्रीमिटी कोलैप्स की छिपी हुई ताकतों को एक लाइन में जोड़ता है, जिससे उनके बीच का टाइम गैप खत्म हो जाता है। जियाओ यान ने भी खून और मांस के ढेर को डर के मारे देखा, जहां कोई हड्डी नहीं बची थी। ये सच में डरावना लग रहा है। इस जादुई जानवर के फर, हड्डियां और मांस सब खराब हो गए हैं, सिर्फ एक जादुई कोड बचा है। घूमते हुए मैजिक कोड को दबाते हुए जियाओ यान ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। गर्म एहसास ने उसकी थोड़ी सुन्न हथेली को बहुत आरामदायक महसूस कराया। इस मूव को करने के लिए न सिर्फ डूजी के लिए सख्त जरूरतें थी, बल्कि एक एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स से ज्यादा अच्छी फिजिकल क्वालिटी की भी जरूरत थी। इतनी जल्दी 8 हाथ पैरों के गिरने को इस लेवल तक बढ़ा पाना कितना डरावना छोटा सा बंदा है। याओ लाओ ने हैरानी से कहा, यह एक हाई मिस्टिक ग्रैंड डू टेक्निक थी। 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स में बहुत ज्यादा फिजिकल जरूरतें थी, जिससे आम लोगों के लिए साधना की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि डूजी की जरूरत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ 8 हाथ पैर के कोलैप्स को सबसे आसान तरीके से करने के लिए थी। छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करने और 8 हाथ पैर के कोलैप्स को पूरा करने के लिए डूजी की काफी जरूरतें थी। तथाकथित नॉट हाई केवल अन्य शक्तिशाली डू टेक्निक के सापेक्ष था। नहीं तो हाई मिस्टिक ग्रैंड डू टेक्निक्स जो अर्थ टियर डू टेक्निक्स के बराबर हैं, सड़क किनारे जंगली आलू की तरह होंगी, जो कोई भी उगा सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। जियाओ यान ने न सिर्फ बहुत कम समय में उस छिपी हुई ताकत को हासिल किया जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल था, बल्कि उसने नई सफलताएं और नए आविष्कार भी किए। याओ लाओ के लिए ऐसी प्रतिभा पहली बार थी। आम जीनियस लोग ज्यादा से ज्यादा मौजूदा खेती के तरीकों और डू टेक्निक को तेजी से सीख सकते थे। जो लोग सीखी हुई चीजों में कुछ नया कर सकते थे, वे सभी डरावने लोग थे जिनकी ताकत बढ़ गई थी। जियाओ यान ने डूजे स्टेज पर अपनी साधना की शुरुआत में ही एक ही दिन में नए आविष्कार कर दिए थे। उसकी समझ सच में कमाल की थी। एक टीचर के तौर पर याओ लाओ उसके लिए खुश तो थे, लेकिन उन्होंने गंभीरता से चेतावनी भी दी, तुम्हारा डाओ जीची का इस्तेमाल और भी ज्यादा है। इसे करने के बाद तुम्हारे पास इस्तेमाल करने के लिए कोई डाओ जीची नहीं बचेगी। जियाओ यान ने पलकें झपकाईं। भले ही वह डू मास्टर लेवल पर पहुंच गया हो, अगर उसकी साधना का तरीका आगे नहीं बढ़ा, तो शायद 8 एक्सट्रीम स्काई पियर्सिंग कैनन को पूरी तरह से दिखाना मुश्किल होगा, जिसने 8 छिपी हुई ताकतों को एक लाइन में इकट्ठा कर दिया था। अभी तक वह मुश्किल से 3 किस्में ही इकट्ठा कर पाया था। इसके आधार पर छिपी हुई ताकत को और बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डूजी की जरूरत होगी। धीरे से गुनगुनाते हुए जियाओ यान ने 2 दवा वाली चीजें रख दी, एक फायर एट्रिब्यूट मैजिक को लिया और जल्दी से उस जगह से निकल गया। यहाँ खून की तेज गन से कई जादुई जानवर आकर्षित होंगे और उनके पास उनसे लड़ने के लिए अभी कोई डूजी की नहीं थी। 20 मिनट से ज्यादा चलने के बाद जियाओ यान को एक छिपी हुई जगह मिली और उसने अपनी डू को वापस पाने के लिए बर्निंग टेक्निक को एक्टिवेट किया। ये गंभीर साधना थी। जियाओ यान को स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए ध्यान से देखते हुए और यह पुष्टि करते हुए कि इसकी गति एक हाई येलो रैंक साधना विधि के बराबर थी। याओ लाओ एक बार फिर जियाओ यान की भयानक प्रतिभा से हैरान रह गया। अगर बर्निंग टेक्निक कल्टीवेशन मेथड में उसे घसीटा न गया होता और अगर वह जियाओ यान के टैलेंट के साथ किसी जुबान रैंक कल्टीवेशन मेथड पर स्विच करता, तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड और भी डरावनी होती। अपनी डूजी को जल्दी से पूरी तरह ठीक करने के बाद जियाओ यान को लगा कि लड़ाई के बाद उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। ऐसा लगता था कि लड़ाई सिर्फ डू टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि इससे साधना को भी बहुत फायदा होता था। तोड़ो और फिर खड़े हो जाओ कहावत शायद जिंदगी और मौत के संकट के बीच साधना को बढ़ावा देने के लिए थी। जियाओ यान ने धीरे से अपनी गहरी आंखें खोलीं और इस लड़ाई से अपनी एक लूट निकाली, ब्लेजिंग फायर लेपर्ड का फायर एट्रिब्यूट मैजिक कोर। जियाओ यान मैजिक कोर से अनजान नहीं था, वह बचपन से ही उनके साथ खेलता था। असल में जब वह छोटा था तो उसने जुनर और दूसरों के मनोरंजन के लिए मैजिक कोर पपेट भी बनाए थे। बदकिस्मती से उस समय उसके पास सिर्फ डूजी की थी और जियाओ फैमिली की कम ताकत की वजह से वे बेहतर मटेरियल नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उसकी रिसर्च की स्पीड रुक गई। समझ और रिसोर्स को खेती के लिए जरूरी कहा जा सकता है। कठपुतलियों पर रिसर्च करने, मैजिक कोर का इस्तेमाल करने और अपनी आग की खूबी डूजी के सालों के अनुभव के आधार पर आपको एक नई बात समझ में आई और आपने फ्लेम बुलेट बनाने का तरीका समझ लिया। फ्लेम बुलेट बनाने का तरीका फायर एट्रिब्यूट डू जेड को एक्टिवेट करें ताकि फायर एट्रिब्यूट मैजिक कोर के अंदर की एनर्जी से कम्युनिकेट किया जा सके, रूम्स बनाए जा सके और वायलेंट एनर्जी को गाइड किया जा सके। इस फ्लेम बुलेट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सोल पावर की जरूरत होती है, नहीं तो खुद को जलाने का खतरा रहता है। एक बार एक्टिवेट होने पर पूरी हुई फ्लेम बुलेट कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका करेगी। जियाओ यान जानता था कि उसकी खेती के तरीके की वजह से उसकी डूजी की बहुत कम है, इसलिए उसके पास जितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड होंगे उतना ही अच्छा होगा। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके जियाओ यान ने सावधानी से अपनी आत्मा की शक्ति से मैजिक कोर की एनर्जी को महसूस किया और हल्के पीले रंग की डूजी की एक धार धीरे धीरे बाहर निकली। जब वह छोटा था तो उसने कई बार कठपुतलियों के शरीर पर एनर्जी कम्युनिकेशन पैटर्न बनाए थे। अब अपनी बड़ी हुई ताकत की वजह से मैजिक कोर पर इसे करते हुए यह ज्यादा अनजान नहीं था। पूरा खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा दिमागी ध्यान की वजह से जियाओ यान के माथे पर सोयाबीन के साइज के पसीने की बूंदें बन गईं। याओ लाओ ने जियाओ यान को देखा जो उस समय काफी टेंशन में लग रहा था और कंफ्यूजन में बुदबुदाया, ये बच्चा खेती करने के बजाय क्या कर रहा है। हालांकि याओ लाओ ने उसे जल्दबाजी में परेशान नहीं किया। जब मैजिक कोर पर सभी पैटर्न एक में जुड़ गए तो चिकने मैजिक कोर से एक चमकदार लाल रोशनी निकली। इस समय जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे एक गंदी सांस छोड़ी। अपने हाथ में चमकते मैजिक कोर को देखकर जियाओ यान खुशी से मुस्कुराया। डू मास्टर को उड़ाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर डूजे को चोट लगी तो वे बिना किसी शक के जरूर मर जाएंगे। याओ लाओ ने फिर कहा, मैजिक कोर से साधना करने के बारे में सोचना भी मत। इन चीजों में एनर्जी बहुत तेज होती है जब तक कि तुम किसी अल्केमिस्ट के तरीकों में माहिर न हो जाओ। टीचर बस इंतजार करो और शो देखो। जियाओ यान मुस्कुराया और खड़ा हुआ और अपने पास रखा जुबान हैवी रूलर उठाया। चलो मेडिसिनल मटेरियल की खोज जारी रखते हैं। हमें अभी तक सिर्फ 2 तरह के मिले हैं। जियाओ यान की समझ बहुत तेज थी, इसलिए याओ लाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पास में मौजूद दवाइयों की जगह की ओर इशारा किया। इस बार तुम काफी लकी हो। ये बिना मालिक की दवाइयां हैं, इसलिए तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन्हें इकट्ठा करने की स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है। 20 वुल्फ एक मर्सिनरी ग्रुप हार्मोन जैसे ही सूरज डूबा, जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया और पत्ते हल्के से हिलने लगे। जियाओ यान एक बड़े पेड़ से खून जलाने को ठीक करने के लिए 10वीं दवाई चुन रहा था, जिसे 2 बड़ों को गले लगाना पड़ता था। पेड़ के तने पर उगे मुट्ठी जितने बड़े खून जैसे लाल मशरूम को देखकर याओ लाओ थोड़ा मुस्कुराया। क्रिम्सन फायर मशरूम, ये सिर्फ 100 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों पर ही उग सकता है। मुझे पहले लगा था कि इसे ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पहले ही दिन मिल जाएगा। तुम्हारी किस्मत छोटे दोस्त सच में बुरी नहीं है। जियाओ यान मुस्कुराया, फिर उसकी तेज इंद्रियों ने अचानक एक शक्तिशाली आभा को पास आते हुए महसूस किया। उसका नाजुक जवान चेहरा तनाव में आ गया। एक जादुई जानवर आ रहा है और ये दूसरे दर्जे का है। याओ लाओ ने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में हर समय चौकन्ना रहने की जियाओ यान की काबिलियत की तारीफ में सिर हिलाया। यह एक सेकंड टियर क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर है और यह काफी बुरी तरह घायल है। आपको सबसे जरूरी क्रिम्सन फायर मशरूम मिल गया है और आपको जल्द ही सेकंड टियर डेमोनिक कोर मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी किस्मत खराब नहीं है। जियाओ यान की शारीरिक बनावट बहुत ज्यादा थी। ध्यान से सोचने के बाद याओ लाओ को लगा कि दूसरे दर्जे के आग वाले जादुई जानवर का खून शायद उतना असरदार न हो। केवल एक डेमोनिक कोर ही जियाओ यान के लिए सबसे अच्छा कल्टीवेशन इफेक्ट पैदा करेगा। क्रिम्सन फायर मशरूम को हटाने के बाद जियाओ यान ने अपने ऑरा को पूरी तरह से छिपाने के लिए ऑरा कंसीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया। उसकी गहरी आंखें नीचे की ओर ध्यान से टिकी थी और उसके शरीर के अंदर डू धीरे धीरे घूम रहा था, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार। थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा राक्षसी बाघ जियाओ यान की नजर में आ गया। जादुई जानवर का सिर बहुत भयानक था। उसकी आंखें लावा की तरह जल रही थी, जिनमें से ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। हर बार जब उसके 4 मोटे पंजे जमीन पर कदम रखते तो वे जमीन पर एक बड़ा पंजा का निशान छोड़ देते, जैसे लावा से खराब हो गया हो। हालांकि उसके शरीर पर तलवार और कृपाण के कई घाव थे, जिससे पता चलता है कि उसने कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ लड़ाई की थी।
जियाओ यान अच्छा इंसान नहीं था। अगर उसे दूसरे दर्जे के जादुई जानवर से उसके पीक पर लड़ना होता तो उसे अपने सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पड़ते। हर जादुई जानवर में डेमोनिक कोर नहीं पाए जाते थे। उसने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में 5 जादुई जानवरों का शिकार किया था और पहले वाले से उसे सिर्फ एक फायर एट्रिब्यूट डेमोनिक कोर मिला था। ऐसी चीजें मिलना मुश्किल था, इसलिए जितना हो सके उतना बचाना स्वाभाविक था। अब ये सेकंड टियर जादुई जानवर बुरी तरह घायल हो गया था, जो कि एकदम सही था। जब यह नीचे है तब प्रहार करो। पूरी तेजी से आगे बढ़ने और खून की कमी के कारण भले ही जादुई जानवर का शरीर बहुत मजबूत था, क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और यह पक्का करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर आखिरकार थक कर ले गया। कई सांसें लेने के बाद क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर की हिफाजत को सबसे कम होने देने के बाद जियाओ यान ने अपने पैरों से धक्का दिया और अचानक पुराने पेड़ से नीचे कूद गया। जैसे कोई तीर कमान से छूटा हो, वह क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर की ओर बढ़ा। अपनी मुट्ठी में गहरे पीले रंग की डुकी को दबाए हुए जियाओ यान ने अपना पहला मूव लगभग पूरी तरह से लगा दिया। क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर का रिएक्शन बिल्कुल भी धीमा नहीं था। वह अचानक घास से ऊपर आ गया, उसका दिल बेकाबू गुस्से से भर गया और उसकी टाइगर जैसी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? अगर जियाओ यान अकेला होता तो वह इतनी जल्दी नीचे नहीं उतर पाता, लेकिन उसकी पीठ पर रखा जुबान का भारी रूलर बहुत ज्यादा भारी था। उसके शरीर पर लगे जुबान हैवी रूलर ने जियाओ यान की पहले से ही धीमी नहीं हुई स्पीड को और बढ़ा दिया। क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर के पास रिएक्ट करने का समय नहीं था, क्योंकि रेत के बोरे जितनी बड़ी मुट्ठी ने किंग कैरेक्टर के माथे पर जोर से मारा। 8 हाथ पैर गिर गए। जबरदस्त ताकत ने क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर का बड़ा सिर तुरंत जमीन पर पटक दिया। बैंग बैंग बैंग। इसके तुरंत बाद क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर के दिमाग में 3 दबी हुई आवाजें गूंजी। डरावनी छिपी हुई ताकत फट गई, जिससे तुरंत क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर का दिमाग फट गया और उसके साथ छेदों से खून बहने से वह मर गया। उसका विशाल शरीर जो अभी उठना शुरू ही हुआ था, बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। डुक्यूई के काफी खर्च के साथ जियाओ यान ने जोर से सांस छोड़ी। अपने सामने पड़े दूसरे दर्जे के क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर को देखकर, जिसे उसने आसानी से निपटा था, उसकी खुशी साफ दिख रही थी। क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर की लाश को देखकर याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जुबान भारी रूलर को उठाने से तुम्हारी मूवमेंट स्पीड पर असर पड़ेगा, लेकिन नीचे उतरते समय ये तुम्हारी स्पीड को काफी बढ़ा सकता है। इस क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर की मौत कुछ हद तक गलत तरीके से हुई। मुझे उम्मीद है कि वहां कोई डेमोनिक कोर होगा। जियाओ यान ने हाथ बढ़ाकर जुबान हैवी रूलर का हैंडल पकड़ा, फिर उसे जोर से बड़े क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर पर घुमाया। हालांकि जुबान हैवी रूलर बहुत चपटा था और उसमें कोई तेज धार नहीं थी, लेकिन जियाओ यान ने पहले ही पावर को एक लाइन में इकट्ठा करने की टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी, जो उसने 8 एक्सट्रीमिटीज कोलैप्स से सीखी थी, जिससे 8 एक्सट्रीमिटीज का पियर्सिंग कैनन बनी। एक बार से क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर की पीठ पर अचानक एक दरार आ गई। उसका मांस पूरी तरह से खुल गया, जिससे उसका बिल्कुल सफेद कंकाल दिखने लगा। एक दिन में इसे इस हद तक इस्तेमाल कर पाने के लिए याओ लाओ ने तारीफ में सिर हिलाया। आप इस भारी तलवार को चलाने में और भी माहिर होते जा रहे हैं। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था, आपने तो इसका नाम पहले ही जुबान हैवी रूलर रख दिया है, याओ लाओ ने कहा। गुड लक, एक डेमोनिक कोर है। जियाओ यान ने आग जैसा लाल डेमोनिक कोर उठाया और मुस्कुराया। मैं सच में इंतजार कर रहा हूं कि टीचर मुझे जल्दी ही जुबान हैवी रूलर से जुड़ी पावरफुल टेक्निक सिखाएं। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको जब तक तुम्हारी डुक्यूई ताकत कुछ और लेवल तक बढ़ न जाए। अगर मैं तुम्हें अभी सिखा भी दूं तो भी तुम्हारे पास इसे इस्तेमाल करने के लिए डुक्यूई नहीं होगी। डुक्यूई ताकत बढ़ाएं। हालांकि अभी उनकी साधना तकनीक आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन किसने कहा कि उन्हें ज्यादा डुक्यू पाने के लिए अपनी डुक्यू ताकत बढ़ानी होगी। पोजीशन के बाद आपके डुक्यूई लेवल की किसे परवाह है? खून की तेज गन से उत्तेजित अपनी नाक को रगड़ते हुए जियाओ यान को अपनी डुक्यूई को बढ़ाने की समझ और साफ होती गई। डेमोनिक कोर को हटाने के बाद जियाओ यान जंगल के उस हिस्से से चला गया, ताकि अंधेरा होने से पहले और दवाई ढूंढने की तैयारी कर सके। अंधेरा होने के बाद जादुई जानवर और भी आजादी से घूमने लगे और जादुई जानवर माउंटेन रेंज का खतरा दोगुना हो गया। याओ लाओ उसे दवाई का सामान ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन वह उन जादुई जानवरों से निपटने में उसकी मदद नहीं करेगा। थोड़ी देर चलने के बाद जियाओ यान को भाड़े के सैनिकों का एक बड़ा ग्रुप अपनी ओर दौड़ता हुआ मिला। एक नजर डालने पर पता चला कि भाड़े के सैनिकों के इस ग्रुप में करीब 30 लोग थे। उनकी ताकत काफी थी और उन्होंने अपनी छाती पर एक ही निशान पहना हुआ था। निशान के अंदर एक आंख वाले भेड़िए का सिर बना हुआ था। जियाओ यान ने पलकें झपकाईं। क्या ये 3 या 4 साल पहले वाला वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप था? किराए के सैनिकों ने जियाओ यान जैसे कई युवाओं को देखा था जो अनजान लोगों से मौके की तलाश में मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में आए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर युवाओं के हाथ पैर टूट गए या फिर जादुई जानवरों ने उन्हें खा लिया। बच्चे, क्या तुमने घायल राक्षसी बाघ को देखा है? नुकीले मुंह और बंदर जैसे गाल वाले एक भाड़े के सैनिक ने पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने क्रिम्सन फ्लेम डेविल टाइगर को बुरी तरह घायल कर दिया हो? जियाओ यान के मन में थोड़ा शक हुआ, फिर वह चुपचाप मुस्कुराया। इन लोगों का शुक्रगुजार था। हालांकि जियाओ यान सच नहीं बताएगा। नहीं, जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और ग्रुप से निकलने की तैयारी की। रुको, जैसे ही जियाओ यान जाने वाला था, किराए के सैनिकों में से लगभग 2 मीटर लंबे एक आदमी ने गहरी आवाज में कहा, अपनी कमर पर कपड़े का थैला छोड़ दो जिसमें दवाई का सामान है। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के तीसरे लीडर के तौर पर हेमिंग न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि उसकी नजर भी बहुत अच्छी थी। कपड़े के थैले के मुंह पर दिखने वाला सिर्फ क्रिम्सन फायर मशरूम ही 3000 सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती था। एक लकी नौजवान से निपटना दूसरे दर्जे के जादुई जानवर से निपटने से कहीं ज्यादा आसान था।